आते आते सुबह होने वाली थी। जाओ गोडाउन को रातों रात मिलिट्री इंटेल भेज दिया गया था ताकि उससे पूछताछ की जा सके। और इधर बिल्डिंग नंबर 1 के ड्राइंग रूम में मैं लेटिंग को गले लगाए बैठा था और चेक कर रहा था कि कहीं उस लड़ाई में उसे कोई चोट तो नहीं आई। मैंने अपना सिर उठाया और उन पांचों आदमियों के टेंशन से भरे चेहरों को देखकर कहा, पापा उस गंदे अंकल ने कहा कि शैडो अंकल के पास सिर्फ 5 दिन का टाइम बचा है। श्याओ युआन ने हां में सिर हिलाया। वो मां के पास गए और उस लाल रंग के सार मां को देखने लगे। वो गोल्डन ट्रायंगल का बीचों बीच का इलाका था। वो एक ऐसी जगह थी जहां कोई कानून नहीं चलता था। ड्रग्स माफियाओं और वॉर लॉर्ड्स का असली नर्क। 5 दिन। श्याओ युआन ने एक गहरी सांस ली। अगर हम ऑफिशियल तरीके से बॉर्डर पार करने की परमिशन मांगेंगे तो पेपर वर्क में ही कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। हमारे पास टाइम नहीं है। ली हू ने मेरी मॉडिफाई की हुई स्नाइपर राइफल को जोर से टेबल पर पटका। तो फिर ऑफिशियल तरीके को मारो गोली। मैं अब छुट्टियों पर जा रहा हूं, यूनान घूमने जा रहा हूं और अपनी सेफ्टी के लिए एक बंदूक साथ ले जाना कोई गलत बात थोड़ी है। ली जियान ने अपना चश्मा उतारा और उसे साफ करते हुए कहा, मैं भी चलूंगा। उस इलाके में जहरीले कीड़े और खतरनाक बीमारियां बहुत हैं। वहां एक डॉक्टर का होना जरूरी है। मैं अपने साथ बेस्ट एंटी वेनम और अपनी सर्जरी वाली छुरियां लेकर जाऊंगा। ये चिंगजू ने एक नक्शा बाहर निकाला। सामान और हथियारों का जुगाड़ मैं करूंगा। चाइना म्यांमार बॉर्डर पर मेरे कुछ स्मगलिंग वाले रूट्स हैं। हम चेकिंग पोस्ट को चकमा देकर सीधा हथियार वहां पहुंचा देंगे। शेन यानजो एक सैटेलाइट फोन सेट कर रहा था। इंटेलिजेंस का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने वहां के अपने भाइयों से कांटेक्ट कर लिया है। वो हमें वहां रिसीव कर लेंगे। पांचों आदमियों का फैसला एकदम एक था। भाड़ में गए सारे रूल्स, भाड़ में गए सारे ऑफिशियल ऑर्डर्स। जब भाई की जान खतरे में हो तो चाहे वो मौत का नर्क ही क्यों ना हो, वो वहां घुसकर तबाही मचा देंगे। तभी एक बहुत ही छोटी लेकिन एकदम सॉलिड आवाज गूंजी, मैं भी जाऊंगा। सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। मैंने पहले से ही अपना छोटा सा स्कूल बैग पहन लिया था और मेरे बगल में एक बड़ा सा सिल्वर रंग का मिलिट्री ट्रंक बॉक्स रखा था। बॉक्स खुला हुआ था। उसके अंदर दुनिया भर की कमाल की चीजें भरी थी। माइक्रो रेजोनेंस मैकेनिकल स्पाइडर, छोटी जासूस रोबोट मकड़ी, पोर्टेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमर, हाई फ्रीक्वेंसी सोनिक ग्रेनेड, आवाज वाला बम और लेटिंग के लिए बनाई गई उसकी नई एक्सोस्केलेटन आर्मर, रोबोटिक सूट का बेसिक डिजाइन। शाओ युआन पापा एकदम घबरा गए। चिन जिद मत करो, वो लड़ाई का मैदान है, वहां जान का बड़ा खतरा है, तुम घर पर इंतजार करो। पापा लोग शैडो अंकल को जरूर वापस लेकर आएंगे। मैंने सिर ना में हिलाया। मेरी आंखों में एक ऐसी जिद थी जो एकदम येटिंग मेरे असली पापा जैसी थी। वो पापा के दोस्त हैं तो इसका मतलब वो मेरे भी दोस्त हैं। और ऊपर से आप लोगों को गाड़ियां रिपेयर करनी नहीं आती, आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स क्रैक करना नहीं आता और ना ही आपको उन इंफ्रारेड लेजर ट्रैप्स को डिसेबल करना आता है। मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने लेटिंग के सिर को थपथपाया। मेरी हिफाजत के लिए लेटिंग है और मेरे पास ये सारी एडवांस इक्विपमेंट्स गैजेट्स हैं। मैं पापा लोगों की जरूर मदद कर सकता हूं। उन पांचों मर्दों ने मुझ जैसे सिर्फ 4 साल के बच्चे को देखा और मेरे उस बॉक्स को देखा जिसकी टॉप सीक्रेट ब्लैक टैग देकर स्पेशल फोर्सेस वाले भी हैरान रह जाएं। उन्हें अचानक से एहसास हुआ कि ये बच्चा अब वो छोटा परिंदा नहीं रहा जिसे हमेशा पंखों के नीचे छुपा कर रखना पड़े। वो अब एक बाज ईगल बन चुका था। एक ऐसा बाज जिसके पंजे और दांत अब एकदम शार्प और तैयार थे। शाओ युआन पापा बहुत देर तक शांत रहे। आखिर में उन्होंने लेटिंग की तरफ देखा। लेटिंग, क्या तू इसे बचा पाएगा? लेटिंग ने अपनी छाती चौड़ी की और अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें लोहे की तरह मजबूत थीं। भाऊ ठीक है। शाओ युआन पापा ने अपना बड़ा सा हाथ हवा में लहराया, पूरे भौकाल और जोश के साथ बोले, तो फिर पूरी फैमिली एक साथ जाएगी। टारगेट यूनान। चाहे जो कोई भी मेरे बड़े भाई के दोस्त पर हाथ डालने की सोचे, चाहे वो पॉइजन स्कॉर्पियन कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, हमारी लियाओ या फैंग सीम इस बार उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगी। सुबह के 8 बजे यूहोंग प्राइमरी स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल यान फुगू अपना पढ़ने वाला चश्मा पहने थे और टेबल पर रखी उस छुट्टी लीव की एप्लीकेशन को घूर रहे थे। उनके हाथ डर के मारे ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी सदमे में हो। वो छुट्टी की एप्लीकेशन एक नोटबुक से फाड़े गए पेपर पर लिखी थी। हैंडराइटिंग भले ही बच्चों जैसी थी पर एकदम नीट और साफ थी। उस पर लिखा था, छुट्टी लेने वाला ये चेन, छुट्टी का कारण घर में थोड़ा पर्सनल काम है, यूनान जाना पड़ेगा, शायद 1 हफ्ता लग सकता है। छुट्टी का समय आज से। पेरेंट्स के साइन शाओ युआन, ले हू, ली जेयान, ये किंग छो, शेन यानछो। 5 एकदम लाल और क्लियर सिग्नेचर्स। इनमें से एक भी नाम पढ़कर प्रिंसिपल यान के पैरों की ताकत खत्म हो सकती थी। प्रिंसिपल यान ने टेबल के सामने खड़े शख्स को देखा। वो शाओ युआन पापा थे जो भले ही नॉर्मल कपड़ों में थे पर उनकी आंखों की वो खतरनाक चमक छुप नहीं रही थी। उन्होंने डर के मारे अपना थूक निकला। सेमेस्टर अभी अभी तो शुरू हुआ है और ये चेन बेटा इतनी लंबी छुट्टी ले रहे हैं और ऊपर से यूनान जा रहे हैं। वहां का माहौल आजकल बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। शाओ युआन पापा ने ज्यादा सफाई नहीं दी, बस वो एप्लीकेशन वापस ली, उसे मोड़ कर अपनी पॉकेट में रख लिया। प्रिंसिपल यान, ये एक नोटिस है, कोई परमिशन लेटर नहीं। चिन की पढ़ाई की फिक्र आप मत कीजिए। वो रास्ते में कुछ जो पढ़ लेगा ना वो आपके स्कूल के सिलेबस से भी बहुत एडवांस होगा। और जहां तक उसकी सेफ्टी का सवाल है, शाओ युआन पापा ने खिड़की के बाहर देखा। वहां एकदम फुली लोडेड काले रंग की एसयूवी खड़ी थी। जब तक हम आज जिंदा हैं, मौत का फरिश्ता भी इसे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। ये बोलकर शाओ युआन पापा ने एक सैल्यूट मारा, पीछे मुड़े और लंबे कदम रखते हुए वहां से निकल गए। 2 घंटे बाद बीजिंग नान युआन मिलिट्री एयरपोर्ट। प्लेन के बड़े बड़े प्रोपेलर्स की आवाज इतनी तेज थी कि कानों में गूंज रही थी। एक ग्रे रंग का YR ट्रांसपोर्ट प्लेन जिस पर कोई नाम या लोगो नहीं था, रनवे के एंड पर शांति से खड़ा था। ये किंग जो पापा ने अपने स्पेशल नेटवर्क से एक कार्गो प्लेन अरेंज करवाया था। प्लेन के गेट पर जियांग रुओक्सुए रो कर अपना पूरा चेहरा आंसुओं से गीला कर चुकी थी। उसने मेरी शर्ट का कोना पकड़ा हुआ था और छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। चिन भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं भी मदद कर सकती हूं। मुझे स्कूल में अकेले टीचर झांग से डांट नहीं खानी। मैंने आज एकदम मस्त कैमोफ्लेज फौजी प्रिंट वाले कपड़े पहने हुए थे। पैरों में छोटे छोटे आर्मी बूट्स थे। सिर पर विंड गॉगल्स, हवा से बचने वाला चश्मा लगाया था और अपने छोटे से चेहरे पर आर्मी वाली कैमोफ्लेज क्रीम लगाई थी। मैं एकदम किसी मिनी स्पेशल ओप्स कमांडो की तरह लग रहा था। मैंने अपने हाथ से जियांग रुओक्सुए के आंसू पोंछे और उसके हाथ में एक ड्राइंग ब्लूप्रिंट थमा दी। रुओक्सुए, तू नहीं जा सकती, वो बड़े लोगों का जंग का मैदान है। तू यहाँ घर पर रहकर इस ड्राइंग का ध्यान रखना। ये लेडिंग के नए एक्सोस्केलेटन रोबोटिक सूट का रफ डिजाइन है। जब तक मैं वापस आऊं तुझे इसके सारे पार्ट्स ढूंढकर जमा करने होंगे। ये तेरा मिशन है। जैसे ही उसने मिशन शब्द सुना, जियांग रुओक्सुए ने अपनी नाक अंदर खींची और तुरंत एकदम स्ट्रैक खड़ी हो गई। गारंटी से मिशन पूरा करूंगी। मैं पीछे मुड़ा और प्लेन में चढ़ गया। प्लेन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। प्लेन के अंदर वहां बैठने के लिए कोई आरामदायक सीट्स नहीं थी। सिर्फ 2 लाइन में लोहे की ठंडी फोल्डिंग चेयर्स थी और पहाड़ की तरह सप्लाई बॉक्सेस रखे थे। हवा में इंजन ऑयल और मेटल की कच्ची महक घूम रही थी। लियाओ या फैंग टीम इतने सालों बाद आखिरकार एक बार फिर से पूरी टीम एक साथ थी। वाइस कैप्टन शाओ युआन अपनी चमचमाती हुई टाइप 92 पिस्टल को साफ कर रहे थे। असॉल्टर ली हू अपनी मैगजीन में एक एक करके गोलियां लोड कर रहे थे। वो स्पेशल आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स, लोहा फाड़ने वाली गोलियां थी। मेडिक ली जेयान अपनी फर्स्ट एड किट सेट कर रहे थे। उसके अंदर सर्जिकल नाइफ के अलावा कुछ अजीब से रंग वाले लिक्विड बैटल्स भी थी। वो हेवी एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा थी। लॉजिस्टिक्स इंचार्ज किंग छो एक सैटेलाइट फोन पकड़े हुए थे और बॉर्डर एरिया में होने वाले फंड्स के ट्रांसफर को कंफर्म कर रहे थे। इंटेलिजेंस ऑफिसर शेन यानजो आंखें बंद किए थे। उनकी उंगलियां घुटने पर हल्के हल्के टैप टैप कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दिमाग में आगे होने वाले हजारों ऑप्शंस को कैलकुलेट कर रहे हो। और ठीक एक कोने में एक शांत आदमी बैठा था, झांग दाजुन। उसकी टांग जो ली जियान पापा ने ठीक की थी वो अब लगभग 80% ठीक हो चुकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो वापस से अपने उसी पुराने रूप में आ गया था जिसे देखकर दुश्मन डर जाते थे। वो रिकान कंपनी का टॉप एस स्नाइपर बन चुका था। उसने अपने हाथ में एक मॉडिफाई की गई स्नाइपर राइफल पकड़ी हुई थी। उसे ऐसे सहलाकर प्यार कर रहा था जैसे अपने किसी अजीज को कर रहा हो। शाओ युआन पापा ने पूछा, दाजुन टांग ठीक तो है ना? झांग दाजुन ने एक चौड़ी मुस्कान दी, अपने सफेद दांत दिखाए। टेंशन मतलब कैप्टन, जब तक आप मुझसे 50 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ने को नहीं कहोगे, लेट कर गोली चलाने में मैं अभी भी पूरी फौज में नंबर 1 हूं। मैं झांग दाजुन अंकल के ठीक पास बैठा था और जमीन पर लेटे हुए लेडिंग को उसके इक्विपमेंट्स पहना रहा था। ये एक स्पेशल केनो टैक्टिकल वेस्ट थी। इसका मेन हिस्सा केवल फाइबर बुलेट प्रूफ मटेरियल से बना था। उसकी पीठ पर मैंने एक मिनी कैमरा और सिग्नल ट्रांसमीटर लगाया था और दोनों साइड में 2 छोटे पॉकेट्स थे जिसमें फर्स्ट एड किट और कंप्रेस्ड बिस्किट्स थे। भाऊ, लेडिंग ने एक हल्की सी आवाज निकाली और मुझे आराम से अपना काम करने दिया। उसकी नजरें लगातार खिड़की के बाहर थी। जैसे जैसे प्लेन साउथ की तरफ जा रहा था, हवा में नमी, ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही थी। वो जानी पहचानी ट्रॉपिकल जंगल की महक उसके अंदर के सोते हुए शेर को जगा रही थी। शाओ युआन पापा खड़े हो गए। प्लेन के अंदर का माहौल एकदम जम गया। सब लोग ध्यान से सुनो। शेन यानजो की फ्रेश इंफॉर्मेशन के हिसाब से और उस गद्दार झाओ गुआडोंग की दी हुई इंफॉर्मेशन से 4 साल पहले वाली उस जंग में बड़े भाई सच में शहीद हो गए थे। भले ही सबको ये बात पहले से पता थी, लेकिन दोबारा कंफर्म होने के बाद प्लेन के अंदर एक बार फिर से शांति छा गई। मेरा हाथ 1 सेकंड के लिए रुक गया पर मैंने फटाफट लेडिंग के वेस्ट का आखिरी लाख बंद किया। लेकिन शाओ युआन पापा ने बात को आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में दुश्मन के लिए एक सॉलिड गुस्सा था। उस नरक हेल में एक और आदमी जिंदा बचा है जिसका कोड नेम है शैडो, असली नाम चेन फैंग। वो बड़े भाई का
बनाया हुआ एक इन्फॉर्मर था, एक ऐसा आदमी जो हमेशा बड़े भाई की इज्जत करता था, जिसने बड़े भाई के शहीद होने के बाद उनकी आखिरी निशानियां जमा की और यहाँ तक कि अपनी जान की फिक्र किए बिना उसने ये खबर हम तक पहुंचाई। वो एक असली मर्द है। अभी शैडो को पाइजन स्कॉर्पियन ने पकड़ लिया है, गोल्डन ट्रायंगल के किसी छोटे कैंप में रखा है। पाइजन स्कॉर्पियन को लगता है कि उसने ड्रैगन हेड के किसी बचे कुछ साथी को पकड़ा है और वो उसे यूज करके हम जैसी बड़ी मछलियों का शिकार करना चाहता है। शाओ युआन पापा ने सबकी तरफ एक बार घूम कर देखा। हम इस बार वहां अपना टाइम वेस्ट करने नहीं जा रहे हैं, हम उस वफादार भाई को बचाकर वापस लाने जा रहे हैं और उन बुरे दुश्मनों को ये बताने जा रहे हैं कि अगर हमारे लोगों पर हाथ डाला तो हम उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे और उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। यस सर। सब लोगों की एक साथ आई गरज इतनी भारी थी कि प्लेन के इंजन का शोर भी दब गया। शाम के 4 बजे प्लेन बॉर्डर एरिया के एक सुनसान खाली पड़े मिलिट्री रनवे पर लैंड हो गया। वहां पहले से ही ये किंग झो पापा की अरेंज की हुई कुछ पुरानी जीप्स वेट कर रही थी। फिर हम सब उसमें बैठकर रुईली शहर के किनारे एक छोटे से लकड़ी के घर सिल्ट हाउस में पहुंचे। ये किंग झो पापा का पुराने दिनों में बनाया हुआ एक सेफ हाउस और सप्लाई था। अंदर घुसते ही एकदम सीलन और गर्मी वाली हवा मुंह पर आकर लगी। शाओ युआन पापा ने ऑर्डर दिया, सब जल्दी अपना गियर और इक्विपमेंट सेट करो। नंबर 6 तू जाकर कांटेक्ट कर। नंबर 5 गाड़ी और रास्ता दिखाने वाले गाइड का इंतजाम कर। बाकी सब अपने वेपन्स लास्ट टाइम चेक करो। मैंने वो बड़ा सा सिल्वर टर्न टेबल पर खींचा और खोल दिया। उस बॉक्स के अंदर का सामान देखकर इन दुनिया देख चुके स्पेशल फोर्सेस वालों के भी होश उड़ गए। लेहू पापा ने एक मकड़ी स्पाइडर जैसी मशीन को उठाया। चिंचन ये सब क्या बवाल है? मैं एंटीना सेट कर रहा था। मैंने वहीं से समझाया, ये मैकेनिकल जासूस मकड़ी रेकॉन स्पाइडर है। इसके अंदर पावर के लिए अलार्म क्लॉक का स्प्रिंग लगा है। भले ही ये सिर्फ 10 मिनट दौड़ सकती है, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं निकलता तो कोई भी डिटेक्टर इसे पकड़ नहीं पाएगा। इसकी पीठ पर मैंने एक माइक्रो माइक लगा दिया है। फिर मैंने कुछ अजीब सी दिखने वाली गन्स बाहर निकाली। ये हाई प्रेशर गैस वाली बेहोशी की गन ट्रैंक्विलाइजर है। ये पापा के लिए। इसमें बारूद जलने की आवाज नहीं आती, पर ये एक हाथी को भी आराम से सुला सकती है। ये इंफ्रारेड जैमर है। ये पापा के लिए है। रास्ते में कोई भी इंफ्रारेड अलार्म या लेजर दिखे, बस ये रोशनी डालना, वो बेवकूफ बन जाएगा। और ये मैंने एक स्पेशल चश्मा गॉगल्स निकालकर झांग दाजुन अंकल को दिया। झांग अंकल, इन शीशों पर मैंने 3 लेयर की एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की है और इसमें पोलराइज फिल्टर भी ऐड किया है। जंगल के अंदर इससे आपको बाज ईगल की आंखों से भी ज्यादा साफ दिखेगा। पांचों मर्द टेबल पर रखी हुई इन माइंड ब्लोइंग ब्लैक को घूर रहे थे। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, एक चीफ इंजीनियर को जंग के मैदान में साथ लाने का यही फायदा होता है। रात का अंधेरा छा गया। रुईली का बॉर्डर नाइट मार्केट पूरी रोशनी और भीड़ के शोर से भरा था। शेन यानजो पापा वहां के लोकल कपड़े पहनकर एक टूरिस्ट की तरह भीड़ में घुस गए। वो एक शोर शराबे वाले नूडल शॉप में गए और एक कोने में बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक काले रंग का एक आंख वाला बूढ़ा आदमी उनके सामने आकर बैठ गया। बूढ़े ने लोकल भाषा में पूछा, माल आ गया? शेन यानजो पापा ने धीमी आवाज में कोड वर्ड में जवाब दिया, आ गया, पर थोड़ा हार्ड है, डर है दांत न टूट जाए। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए अपने पीले दांत दिखाए। उसने टेबल के नीचे से एक तेल ऑयल लगी हुई पुरानी न्यूज़पेपर पकड़ा दी। पाइजन स्कॉर्पियन का ठिकाना बदल गया है। वो पुराने पहाड़ पर नहीं है। वो लोग मेकांग रिवर के ऊपर वाले हिस्से में एकदम घने जंगल में है। उस जगह को डेविल्स ट्रायंगल कहते हैं। वहां हर जगह जमीन के अंदर बॉम्ब माइनफील्ड्स और दलदल स्वैम्प्स है। बूढ़े की आवाज बहुत धीमी हो गई। तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो वो जिंदा है, पर उसकी हालत बहुत खराब है। पाइजन स्कॉर्पियन पिछले कुछ दिनों से उसे बहुत हरपा रहा है। वो लोग उससे उगलवाना चाहते हैं कि येटिंग ने उस साल वो सामान कहां छुपाया था। परसों रात को पाइजन स्कॉर्पियन की बर्थडे पार्टी है, वही तुम्हारा इकलौता चांस है। शेन यानजो पापा ने न्यूज़पेपर रखा और टेबल पर कुछ अमेरिकन डॉलर दबा दिए। शुक्रिया। रात के 10 बजे सेफ हाउस। शेन यानजो पापा एकदम लेटेस्ट खबर लेकर वापस आ गए। टेबल पर एक हाथ से बनाया हुआ नक्शा मैप फैला हुआ था, डेविल्स ट्रायंगल। झांग दाजुन अंकल ने मैप देखा और उनके माथे पर लकीरें आ गई। मैं इस जगह पर जा चुका हूं। जब मैं ड्यूटी पर था तो यहाँ दुश्मन ने हम पर घात लगाकर एम्बुश हमला किया था। यहाँ का रास्ता बहुत ही पेचीदा है। हर तरफ सैकड़ों साल पुराने बड़े बड़े पेड़ हैं और हवा में बहुत जहरीली गैस मियाज़मा भरी रहती है। शाओ युआन पापा ने हिसाब लगाया, गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। पैदल? लेहू पापा ने थोड़ी टेंशन से मेरी तरफ देखा। बड़े लोग तो ठीक है, पर ये 4 साल का बच्चा क्या इस घने जंगल में इतनी तेज स्पीड से चल पाएगा? मैं उस वक्त लेटिंग को पानी पिला रहा। ये सुनकर मैं खड़ा हुआ और मैंने लेटिंग को थपथपाया। अगर मैं थक गया तो मैं लेटिंग की पीठ पर बैठ जाऊंगा और लेटिंग कह रहा है कि उसे रास्ता याद है। भाऊ लेटिंग मैप के ठीक पास लेट गया। उसमें अपनी नाक से डेविल्स ट्रायंगल की लोकेशन को सूंघा। उसकी आंखें अचानक एकदम खतरनाक और गुस्से से भर गई। उसे बिल्कुल याद था, ये वही जगह थी जहां उसे अपना बदला लेने वापस जाना था। शाओ युआन पापा ने बिना सोचे फैसला लिया, ठीक है दाजुन तू स्नाइपर कवर देगा, लेहू तू पॉइंटमैन आगे चलने वाला बनेगा, रास्ता साफ करेगा, मैं और नंबर 6 आगे से अटैक करेंगे, नंबर 5 तू बाहर रहकर बैकअप और निकलने का रास्ता एक्सट्रैक्शन से करेगा, ली जियान तू चेंचन को प्रोटेक्ट करेगा और इमरजेंसी में किसी की भी जान बचाने के लिए तैयार रहना। कल का पूरा दिन हम वेपन्स और गियर तैयार करेंगे, परसों निकलते हैं। अगली रात हमारी पूरी टीम उस अंधेरे और घने जंगल में घुस गई। ये एक असली नो मैंस लैंड था। बड़े बड़े पेड़ों ने आसमान को ऐसे ढका था कि दिन में भी वहां रात जैसा अंधेरा रहता था। पैरों के नीचे सड़ी हुई पत्तियां और फंसने वाली दलदल थी। हवा में एक सड़ी हुई और खतरनाक महक घूम रही थी। हम सब ने उस जहरीली गैस से बचने के लिए सिंपल गैस मास्क पहने थे। मैं टीम के ठीक बीच में चल रहा था। ली जियान पापा ने मेरा हाथ पकड़ा था। मैंने एक बार भी थकने की शिकायत नहीं की। मैंने अपने वो स्पेशल बनाए हुए गॉगल्स पहने थे और मेरे हाथ में एक छोटा रेडियो जैसा डिवाइस था, वो मेरा सिग्नल ट्रैकर था। अचानक मेरे ईयरफोन में एक बहुत ही हल्की सी इलेक्ट्रिक आवाज आई। मैं तुरंत रुक गया। मैंने लेफ्ट साइड के घने जंगल की तरफ इशारा किया। पापा वहां पर मेटल का रिएक्शन है और वहां बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ रही है। पक्का वहां जमीन के नीचे बॉम्ब माइनफील्ड बिछे हैं। माइनफील्ड? लेहू पापा एकदम से चौंक गए। उन्होंने आगे बढ़ाया हुआ अपना पैर हवा में से तुरंत पीछे खींच लिया। वो नीचे बैठे और हल्के से घास को हटाया। सच में एक बाल जितनी पतली ट्रिप फायर तार उनके जूते से सिर्फ 5 सेंटीमीटर दूर थी। अगर मैंने ठीक उस वक्त नहीं बोला होता तो उन्हें इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। बाप रे। लेहू पापा ने अपना ठंडा पसीना पोंछा। उन्होंने मुड़कर मुझे देखा। उनकी आंखों के एक्सप्रेशन ही बदल गए। बेटे तेरी आंखों में क्या एक्सरे मशीन फिट है? ये आंखें नहीं है। मैंने अपने हाथ के डिवाइस की तरफ इशारा किया। ये जमीन वाले बॉम्ब का फ्यूज है। उसमें पुराने जमाने का पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा है। वो एक बहुत ही हल्की सी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालता है। मेरे कानों में सुनने के लिए ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो। जिस रास्ते पर एक कदम चलना भी खतरे से खाली नहीं था। मेरी इस गाइड ने हमें एकदम आसानी से सेफ रास्ता दिला दिया। 3 घंटे की लगातार तेज वॉकिंग के बाद रात के 2 बजे हम आखिरकार अपने टारगेट एरिया के पास पहुंच गए। पेड़ों की झाड़ियों के बीच से देखने पर सामने की घाटी वैली में फुल रोशनी जलती हुई दिख रही थी। वो एक बहुत बड़ा कैंप झाइजी था जो पहाड़ के सहारे बना था। चारों तरफ बड़े वॉच टावर्स और कंटीली तारें लगी थी। रात के इस वक्त भी वहां AK-47 लिए हुए गार्ड्स घूम रहे थे। कैंप के ठीक पीछे वाले हिस्से में एक गंदे पानी का बदबूदार गड्ढा था। उसके ऊपर लोहे की जाली ग्रेट लगी थी और उसके अंदर किसी को कैद करके रखा गया था। उस आदमी का सिर नीचे लटक रहा था। पता नहीं वो जिंदा था या नहीं, लेकिन उसके गले में एक टूटा हुआ डार्क टैग लटक रहा था। ये लियाओ या फैंग सीम का रिजर्व डार्क टैग था। शेन यानजो पापा ने दूरबीन बाइनोकुलर से उस आदमी का चेहरा ठीक से देखा। ये शेन फैन था, वही नादान लड़का जो हमेशा रिंग के पीछे घूमता था और हीरो बनने की बातें करता था। ली जियान पापा ने अपने थर्मल इमेजर गर्मी देखने वाला कैमरा से चेक किया। वो जिंदा है, बॉडी में गर्मी है पर बहुत कम, उसे तुरंत बचाना होगा। लेहू पापा ने अपनी गन की बोल्ट खींची। कैसे मारना है? सीधा अंदर घुसकर सबको ढेर कर दें? शाओ युआन पापा ने उन्हें रोका। नहीं, दुश्मन कम से कम 200 से ज्यादा है। उनके पास हेवी मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। सीधी टक्कर में हमारा ही नुकसान होगा। हमें दिमाग से खेलना पड़ेगा। अचानक सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गई। जब दिमाग से खेलने की बारी थी तो सबने अपने छोटे जीनियस की तरफ ही देखा। मैं घास के बीच लेटा था। मैंने अपना सिल्वर ट्रंक खोला। मैंने वहां से वो मैकेनिकल रेकॉन स्पाइडर निकाली और फिर कुछ कोके कैन के साइज के छोटे सिलेंडर्स निकाले। ये हाई फ्रीक्वेंसी सोनिक ग्रेनेड्स आवाज वाले बॉम्ब थे। मैंने उस मैकेनिकल स्पाइडर की पीठ पर थोड़ी सेटिंग की। मैंने स्पाइडर का सिग्नल बदल दिया है। ये अब सिर्फ जासूसी नहीं करेगी बल्कि एक सिग्नल रिले पॉइंट का काम करेगी। अगर हम इसे कैंप के ब्रॉडकास्टिंग रूम या जनरेटर रूम तक पहुंचा दें तो मैं उनके स्पीकर सिस्टम को हैक कर लूंगा और फिर उन्हें सुनाऊंगा कि नरक खेल का म्यूजिक कैसा होता है। और ये मैंने उन सोनिक ग्रेनेड्स को उठाया। ले पापा क्या आप इन्हें उनके एमो गोडाउन बारूद खाने और कुत्तों के पिंजरों के पास फेंक सकते हैं? जैसे ही ऑन होंगे उनके सारे कुत्ते पागल हो जाएंगे और सारे आदमियों को उल्टियां वैमिट आने लगेंगी। उसी भाग दौड़ और हल्ला गुल्ला में हम ठीक टाइम पर आकर अपने आदमी को निकाल लेंगे। शाओ युआन पापा ने मेरा प्लान सुना तो उनकी आंखों में एक जबरदस्त रोशनी आ गई। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी से जंग का रुख पलटना। ठीक है, शाओ युआन पापा ने आखिरी ऑर्डर दिया। ऑपरेशन स्टार्ट। दाजुन ऊपर पहाड़ी पर जा और गार्ड्स को आराम से सुला दे। लेहू अंदर घुस और अपने बॉम्ब्स सेट कर। नंबर 6 उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क काट दे। लेटिंग चेंचन को कवर करना। आज रात हम पाइजन स्कॉर्पियन वालों को उनकी लाइफ का सबसे यादगार बर्थडे देंगे। मैंने उस मैकेनिकल स्पाइडर को जमीन पर रखा और उसकी चाबी स्प्रिंग को कस के घुमाया। कचाक। उस मैकेनिकल स्पाइडर ने अपनी 8 मेटल की टांगे आगे बढ़ाई और बिना कोई आवाज किए चुपचाप कंटीली तार वायर मेश के अंदर घुस गई और उस कैंप के घने हिस्से की तरफ आगे बढ़ने लगी। उसकी उन मल्टी लेंस आंखों में एक हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी। वो अपना हिसाब बराबर करने
वाली चमक थी। रात के 2:30 बज रहे थे। आज की रात इस जंगल में चांद की कोई रोशनी नहीं थी। हवा में बहुत ज्यादा नमी और जहरीली गैस मियाज़मा भरी हुई थी। 5 मीटर से आगे का कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। शाओ युआन, पापा ने अपनी आवाज दबाकर थ्रोट माइक गले के माइक पर मुझसे पूछा, चिंचन क्या तुम तैयार हो? उनके चेहरे पर इस वक्त कैमोफ्लेज फौजी पेंट लगा हुआ था। उनके हाथों में साइलेंसर लगी हुई टाइप 95 असॉल्ट राइफल पकड़ी थी। उनकी आंखें किसी धारदार चाकू की तरह ठंडी और फोकस थी। उनके ठीक बगल में जमीन पर लेटा हुआ मैं अपने वो स्पेशल पोलराइज्ड गॉगल्स पहने हुए था। मेरे हाथ में एक मॉडिफाई किया हुआ पुराना मिलिट्री वॉकी टॉकी था और अब ये मेरा स्पाइडर स्वॉर्म कंट्रोलर बन चुका था। मेरे पैरों के पास मिट्टी में मुट्ठी के साइज की 8 हार्ड और हल्की मेटल की रोशनी छोड़ने वाली मैकेनिकल स्पाइडर्स एकदम तैयार खड़ी थी। मेरी छोटी उंगलियों ने उस रेडियो के फ्रीक्वेंसी नॉब को हल्के से घुमाया और मैंने धीमी आवाज में बोला, स्पाइडर नंबर 1 पोजीशन पर है, स्पाइडर नंबर 2 पोजीशन पर है, स्प्रिंग पावर 80% बाकी है, सिग्नल रिले एकदम क्लियर है, पापा खेल शुरू किया जा सकता है। शाओ युआन, पापा ने ऑर्डर दिया। मिशन स्टार्ट। कचा कचा एक बहुत ही हल्की सी किसी घड़ी के चलने जैसी आवाज घास के बीच से आने लगी। 8 मैकेनिकल स्पाइडर्स ने अपनी शार्प और पतली मेटल की टांगें आगे बढ़ाई, एक स्ट्रैट लाइन बनाई और बिना आवाज किए दुश्मन के कैंप की वायर मेज की तरफ बढ़ गई। उनके अंदर कोई बॉडी हीट गर्मी नहीं थी, इसलिए उन्होंने किसी भी इंफ्रारेड अलार्म को ट्रिगर नहीं किया। उनका साइज इतना छोटा था कि ऊपर लगी सर्च लाइट्स उन्हें देख ही नहीं सकती थी। उनके अंदर कोई हैवी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं थे, यहां तक कि उन पर किसी नॉर्मल ईएमपी या सिग्नल जैमर का भी कोई असर नहीं होता था। ये एकदम बेसिक मैकेनिकल मशीनें थी और सबसे परफेक्ट जासूस थी। कैंप के मेन गेट पर 2 खतरनाक राट व्हीलर कुत्ते जमीन पर लेटे हुए नींद निकाल रहे थे। अचानक उनके कान हिले, जैसे उन्हें कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी हो। इससे पहले कि वो खड़े होकर भौंकना शुरू करते, बिना किसी वार्निंग के कैंप के ठीक बीचों बीच लगे उस लंबे टावर के बड़े स्पीकर से अचानक एक ऐसी रूह कांपा देने वाली आवाज निकली। वो कोई एयर रेड सायरन खतरे का हूटर नहीं था और ना ही वो कोई गाना था। ये वही आवाज थी जो मैंने अपनी मैकेनिकल स्पाइडर के माइक्रो माइक को उनके स्पीकर सिस्टम के इनपुट तार पर चिपकाकर भेजी थी और फिर अपने रेडियो से रिवर्स सिग्नल भेजकर एक स्पेशल सेट की हुई हाई फ्रीक्वेंसी आवाज निकाली थी। अगर इस आवाज को सही से समझाना हो तो समझ लो कि कोई ब्लैक बोर्ड पर अपने नाखूनों से जोर जोर से स्क्रैच कर रहा हो और उसमें किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज और मेटल काटने वाली मशीन का शोर मिला दिया हो और फिर उसकी आवाज 10-10 गुना बढ़ा दी गई हो। इस आवाज की फ्रीक्वेंसी इंसानी कानों की सबसे ज्यादा दर्द देने वाली लिमिट पर थी और उसमें वो अल्ट्रासाउंड लिमिट भी थी जो सिर्फ जानवरों को सुनाई देती है। वो दोनों राट व्हीलर कुत्ते 1 सेकंड में पागल हो गए। वो दर्द के मारे जमीन पर गोल गोल घूमने लगे, अपने ही पंजों से अपने कानों को खरोचने लगे और यहाँ तक कि एक दूसरे को काटने लगे। कैंप के अंदर बाकी सारे शिकारी कुत्ते भी आपे से बाहर हो गए। चारों तरफ कुत्तों के रोने और दर्द की आवाजें गूंज गईं और इंसानों के लिए तो ये आवाज सीधा दिमाग का दही करने वाली थी। मेरा सिर, ये कैसी आवाज है? जल्दी स्पीकर्स बंद करो। वातावरण पर खड़े गार्ड्स दर्द से अपने कान पकड़कर बैठ गए। उन्हें लग रहा था जैसे उनका दिमाग उबल रहा हो। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वो गन ठीक से पकड़कर निशाना तो दूर की बात थी, खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। शाओ युआन, पापा ने इस चांस का पूरा फायदा उठाया। वो झाड़ियों में से किसी तीर की तरह बाहर आए। यही मौका है, हमला करो, फट फट। साइलेंसर लगी हुई गन से 2 हल्की आवाजें आई। झांग दाजुन अंकल जो 200 मीटर दूर एक बड़े पेड़ पर लेटे थे, उन्होंने मेरी मॉडिफाई की हुई स्कोप से निशाना लगाया और एकदम परफेक्ट 2 गोलियां मारकर उनकी बड़ी सर्च लाइट्स को फोड़ दिया। पूरा कैंप एक ही पल में घोर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ वो दिमाग फाड़ने वाली आवाज वहां गूंज रही थी। लेहू, रास्ता खोल, अभी लो। अब इन दुश्मनों को तेरे लेहू पापा का बड़ा धमाका चखाता हूं। लेहू पापा किसी गुस्से में भरे भालू की तरह आगे भागे। उनके कंधे पर एक मॉडिफाई की हुई राइट गन थी। वो सीधा कंटीली तार वायर मेज के पास गए। बूम, एक स्पेशल ब्रीचिंग शेल दरवाजा तोड़ने वाला गोला ने उस लोहे की जाली में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया। घुस जाओ। शाओ युआन, शेन यानजो और लेहू पापा ने एक ट्रायंगल असॉल्ट हमला करने वाला फॉर्मेशन बनाया और किसी शार्प चाकू की तरह दुश्मन के कैंप के अंदर घुस गए। ली जियान पापा मुझे और लेटी को कवर करते हुए उनके पीछे चल रहे थे। अंदर की लड़ाई शुरुआत से ही बराबरी की नहीं थी। पाइजन स्कॉर्पियन के आदमी भले ही गिनती में ज्यादा थे, उनके हाथों में AK-47 और रॉकेट लॉन्चर्स भी थे, पर वो उस दिमाग फाड़ने वाली आवाज की वजह से पूरी तरह होश में नहीं थे। वो बिना सिर की मक्खियों की तरह इधर-उधर भाग रहे थे और वही हमारी लियाओ या फैंग्स टीम मेरे दिए हुए लो लाइट नाइट विजन चश्मे पहने हुए थे। अंधेरे में वो किसी मौत बांटने वाले फरिश्ते की तरह घूम रहे थे। उस तरफ फायर! दुश्मनों का एक छोटा बास अभी काउंटर अटैक करने की कोशिश कर ही रहा था। फक! एक गोली एकदम परफेक्ट उसके दोनों आंखों के बीच आकर लगी। दूर बैठे झांग दाजुन अंकल एकदम शांत मौत के फरिश्ते लग रहे थे। जब भी वो ट्रिगर दबाते एक बुरे दुश्मन की सांस वही रुक जाती। करीब की लड़ाई क्लोज कॉम्बैट और भी ज्यादा खतरनाक चल रही थी। लेहू पापा ने अपनी गन साइड में फेंकी और अपनी सबसे फेवरेट बड़ी मचेटी तलवार निकाली। कैंप के उन पतले रास्तों में ये चाकू तलवार जैसी चीजें गन से बहुत ज्यादा काम आती हैं। पुराने साल का हिसाब आज तेरा बाप एक-एक करके बराबर करेगा। चाकू की रोशनी चमकी, दुश्मनों का सफाया हो रहा था। वही शेन यानजो पापा अपने कोड नेम घोष की तरह अंधेरे में चुपचाप इधर-उधर निकल रहे थे। उनका छोटा चाकू जब भी हवा में घूमता वो ठीक किसी दुश्मन की सांस की नली पर निशाना लगाता। उनकी चीख निकलने की आवाज भी नहीं आती थी। मैं ली जियान, पापा के कवर के अंदर सैंड बैग्स मिट्टी की बोरियों के पीछे छुपा हुआ था और मेरे छोटे हाथ रेडियो पर तेजी से चल रहे थे। मैं अलग-अलग मैकेनिकल स्पाइडर्स के कैमरास देख रहा था। पापा लेफ्ट साइड में 3 बजे के डायरेक्शन में मशीन गन बंकर के अंदर 2 लोग हैं। मैंने एकदम ठंडे दिमाग से उन्हें लोकेशन बताई। कॉपी दैट। शाओ युआन, पापा ने हाथ उठाते ही एक ग्रेनेड फायर कर दिया। बूम! वो बंकर हमेशा के लिए शांत हो गया। मेरी परफेक्ट लोकेशन ट्रैकिंग के साथ हमारी असॉल्ट टीम बहुत जल्दी कैंप के पीछे वाले पानी की जेल वाटर डंजन के पास पहुंच गई। ये जगह किसी गंदे और बदबूदार नाले जैसी थी जिसके ऊपर लोहे की जाली लगी थी। वहां एक हड्डियों का ढांचा बन चुका आदमी लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ था। उसकी आधी बॉडी उस गंदे पानी के अंदर डूबी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर ठीक न होने वाले जख्म थे। नए और पुराने जख्म एक दूसरे के ऊपर लगे थे। वो इंसान जैसा लग ही नहीं रहा था। लेहू पापा भागकर पास गए और अपने हाथों से ही उस लोहे की जाली का ताला उखाड़ दिया। शैडो, पानी में डूबे हुए उस इंसान ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। टैक्टिकल टार्च की हल्की सी रोशनी में उसकी उस एक धुंधली आंख ने वही जाना पहचाना बैच देख लिया। ये लियाओ या फैंग्स टीम का वो पुराना और फीका पड़ चुका बैच था। चेन फैंग की आवाज इतनी भारी हुई थी जैसे 2 रेतमाल आपस में रगड़ रहे हों। फैंग्स, ले टाइगर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? लेहू पापा जैसा फौलाद से बना मर्द, उनकी आंखें भी ये देखकर आंसुओं से भर गई। वो उस गंदे पानी में कूद गए और कटर से चेन फैंग पर लगी लोहे की जंजीरें काट दी और उसे उठाकर बाहर निकाल लाए। तू सपना नहीं देख रहा मेरे भाई, हम लोग तुझे घर ले जाने आए हैं। ली जियान, पापा तुरंत आ गया है। अपनी मेडिकल किट खोली। इसे खाना नहीं मिला है, बॉडी पूरी सूख गई है, जख्म बहुत बुरी तरह पक गए हैं, बॉडी का टेंपरेचर बहुत गिर गया है। उन्होंने तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए चेन फैंग को दिल की धड़कन ठीक करने वाला इंजेक्शन और एंटीबायोटिक्स लगा दी। हमें अभी के अभी निकलना होगा, इसकी बॉडी ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगी। शाओ युआन, पापा ने तुरंत ऑर्डर दिया, फॉल बैक, वापस चलो। जब सब लोग वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, कैंप के अंदर वाले हिस्से में एक सीमेंट के बंकर के अंदर पाइजन स्कॉर्पियन का इस एरिया का बास, एक मोटा और डरावना एक आंख वाला आदमी, वो कैमरास में इस एक तरफा मौत के खेल को देख रहा था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। कमीने, ये कहां से आ गए स्पेशल फोर्सेस वाले? इनके पास सिग्नल जैमर्स भी हैं। तभी उसके एक आदमी ने रोते हुए और चिल्लाते हुए बोला, बास हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, हमारे सारे आदमी मारे जा चुके हैं। उस एक आंख वाले बास की आंखों में एक पागलों वाला जुनून और मौत का खेल दिखा। बचकर निकलना इतना आसान नहीं है। वो एक आंख वाला बास अचानक पीछे मुड़ा और बंकर के कोने में रखे एक लाल रंग के कंट्रोल पैनल की तरफ भागा। वहां पूरे कैंप को एक साथ उड़ाने वाला सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम था जो सीधा जमीन के नीचे बने गोडाउन के सैकड़ों किलो सी 4 एक्सप्लोसिव से जुड़ा था। वो एक आंख वाला बास गुस्से में हंसा, सबके सब यही खत्म होंगे, चलो साथ में ऊपर चलते हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस लाल रंग के ब्लास्ट लीवर को पकड़ा, लेकिन ठीक जिस सेकंड उसकी उंगलियां उस लीवर को छूने वाली थी, कचा, एक बहुत ही हल्की सी आवाज आई। वो बास वहीं हैरान रह गया। उसे लगा जैसे लीवर किसी चीज में बुरी तरह फंस गया। वो उसे खींच ही नहीं पाया। उसने अपना सिर नीचे झुकाकर देखा और उसने देखा कि उस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मैकेनिकल ट्रिगर गियर्स के बीचों बीच पता नहीं कब एक मुट्ठी के साइज की मैकेनिकल स्पाइडर अंदर घुस चुकी थी। ये वही स्पाइडर थी जो मैंने अपनी 8 स्पाइडर्स की टीम में से भेजी थी। अपना शोर मचाने नवाइज वाला टास्क पूरा करने के बाद मैंने उसे रिमोट कंट्रोल करके इस सबसे मेन बंकर में घुसा दिया था। इस वक्त उस मैकेनिकल स्पाइडर की वो सॉलिड मेटल की पतली टांगें उस ब्लास्ट सिस्टम के सबसे मेन गियर्स के बीच में बुरी तरह फंस चुकी थी। उस बास की आंखें डर के मारे पूरी तरह फटी की फटी रह गई। वो पागलों की तरह उस स्पाइडर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। ये आखिर क्या बवाल है? लेकिन स्पाइडर इतनी बुरी तरह फंसी हुई थी कि हिली भी नहीं और उसकी टांगों का डिजाइन कांटों बाप्स वाला था।
जितना वो खींचना चाहता वो उतना ही और टाइट फंसती जा रही थी। बाहर सैंडबैग्स के पीछे से मैं अपने वाकी टाकी पर गियर्स जैम का सिग्नल देख रहा था। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिजिकल हैक्स सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। इस तरह के पुराने मैकेनिकल ब्लास्ट सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि गियर्स अटक जाम सकते हैं। वो एक आंख वाला बास हारी हुई हालत में जोर से चिल्लाया। उसने अपनी गन के पिछले हिस्से से उस मशीन को तोड़ना चाहा पर कोई फायदा नहीं हुआ। गियर्स 1 इंच भी नहीं हिले और बाहर से गोलियों की आवाज उसके ठीक पास आती जा रही थी। वो बात समझ गया था कि अब सब खत्म हो चुका है। वो हिम्मत हारकर जमीन पर बैठ गया और उस मैकेनिकल स्पाइडर को घूरने लगा जो जैसे उस पर हंस रही थी। आखिरकार उसने अपने कांपते हाथों से अपनी पॉकेट से एक आखिरी कैप्सूल निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। लड़ाई अब बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। जब कंफर्म हो गया कि दुश्मनों का बास खुद अपनी कहानी खत्म कर चुका है तो शाओ युआन पापा और बाकी सब लेहू पापा को कवर करते हुए जंगल के किनारे की तरफ पीछे हटने लगे जो अपनी पीठ पर चेन फैंग उठाए हुए थे। कैंप में हर तरफ हारे हुए दुश्मन जमीन पर पड़े थे। आग की लपटें आसमान तक जा रही थी। जो दुश्मन अभी बचे थे उनमें भी लड़ने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। वो सब जमीन पर दर्द से तड़प रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारी टीम एक शांत दिखने वाले दुश्मन के ठीक पास से गुजरी वो अचानक से हिल गया। वो एक दुश्मन था जो जमीन पर बेहोश होने का नाटक कर रहा था। उसके हाथ में एक छोटी हैंडगन कस के पकड़ी हुई थी। उसकी गन की नाली चुपचाप ऊपर उठी और सीधा सबसे पीछे चल रहे लेहू पापा की पीठ की तरफ लाख हो गई। इस वक्त लेहू पापा की पीठ पर चेन फैंग थे तो उनके पास बचने या हटने का कोई टाइम ही नहीं था। और शाओ युआन और शेन यानजो पापा लेफ्ट राइट साइड पर फोकस कर रहे थे। ये एकदम ब्लाइंड स्पॉट छुपा हुआ हिस्सा था। अब सबक सीखो। उस दुश्मन की आंखों में एक खतरनाक जहर दिख रहा था। उसकी उंगली ट्रिगर दबाने ही वाली थी। एकदम आखिरी सेकंड में जो लेटिंग शांति से मेरे बगल में चल रहा था उसकी उन पीली एम्बर आंखों में अचानक से एक ऐसी खतरनाक रोशनी आई जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। उसे किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं थी। अपने साथियों को बचाना इसके जीन्स और खून में बसा हुआ था। रोर एक बिजली कड़कने जैसी गरज पूरे जंगल में गूंज गई। एक काले रंग की शैडो साइड से किसी रॉकेट की तरह निकल कर आई। इसकी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि उस दुश्मन को अपनी गन घुमाने तक टाइम नहीं मिला। लेटिंग हवा में उछला। उसका 80-80 किलो का भारी वजन पूरी स्पीड की पावर के साथ किसी तोप के गोले की तरह जाकर उस दुश्मन से टकराया। कचाक ये उस दुश्मन के गन पकड़े हुए हाथ की हड्डी टूटने की आवाज थी। उसकी गन जमीन पर गिर गई। उस दुश्मन के मुंह से किसी जानवर जैसी चीख निकली। वो टक्कर खाकर जमीन पर 2 बार गोल घुमा। इससे पहले कि वो उठने की कोशिश करता लेटिंग उसके ऊपर चढ़ चुका था। उसके वो डरावने दांत बिना एक सेकंड सोचे उस दुश्मन को बुरी तरह जकड़ चुके थे। एकदम खतरनाक सबक। उस दुश्मन की चीखें वही बंद हो गई। लेटिंग ने उसे तब तक कसके दबाए रखा जब तक वो कंफर्म नहीं हो गया कि दुश्मन का चैप्टर क्लोज हो गया है। तब तक उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर थोड़ी धूल लगी थी लेकिन उसकी आंखें एकदम ठंडी और घमंड से भरी थी जैसे जंगल का कोई वुल्फ किंग भेड़ियों का राजा हो। उसने एक नजर लेहू और चेन फैंग पर डाली जिन्हें उसने अभी बचाया था और फिर मुड़कर थोड़ी दूर खड़े मेरी तरफ देखा। भाऊ उसने बहुत आराम से एक आवाज निकाली और अपनी पूंछ हल्के से हिलाई। खतरा क्लियर हो चुका था। शाओ युआन पापा और बाकी सबने मुड़कर देखा। ये सीन देखकर उनके पसीने छूट गए। अगर लेटिंग ठीक वक्त पर नहीं आता तो इसका अंजाम क्या होता ये सोचना भी डरावना था। बहुत बढ़िया मेरे शेर। लेटिंग लेहू पापा के हाथ फ्री नहीं थे पर उन्होंने जोर से गरज कर बोला घर चलकर तेरा सबसे बड़ा इनाम लिखूंगा। जो खाना हो आराम से मांग लेना। मैं भाग पास गया। मुझे लेटिंग के उस गुस्से से भरे रूप से बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं उसके सामने नीचे बैठा। अपनी पॉकेट से टिश्यू पेपर निकाला और एक एक करके बहुत ध्यान से लेटिंग का मुंह साफ किया। लेटिंग बहुत बहादुर है। तुमने लेई पापा को बचाया और शैडो अंकल को भी बचाया। घर चलकर मैं तुम्हें नई आर्मर सूट बनाकर दूंगा फिर तुम्हें कभी चोट नहीं लगेगी। वाइन लेटिंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने साफ वाले हिस्से से मेरी हथेली पर अपना चेहरा रगड़ा। उसके गले से प्यार भरी घुराहट निकल रही थी। ईस्ट पूरब की तरफ आसमान रोशन हो रहा था। पीछे डेविल्स ट्रायंगल का वो कैंप भयानक आग में जलकर राख हो चुका था। हमारी टीम आखिरकार जंगल से बाहर निकल आई। लेने आई हुई ट्रक रास्ते के किनारे खड़ी थी। लेहू पापा ने बहुत आराम से चेन फैंग को ट्रक के पिछले हिस्से में बिछे गड्ढे कुशन पर लिटा दिया। चेन फैंग को इस वक्त थोड़ा होश आ गया था। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी उस इकलौती आंख को खोला और अपने आसपास उन सभी जानी पहचानी शक्लों को देखा। शाओ युआन, लेहू, ली जियान, शेन यानजो, झांग दाजुन और वो बूढ़ा डागी लेटिंग। आखिर में उसकी नजर उस छोटे लड़के पर रुकी जो अभी लेटिंग को पानी पिला रहा था। मेरी आंखें और मेरा चेहरा एकदम ये टिंग पापा जैसा ही दिखा था। चेन फैंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझे छूने की कोशिश की। मिट्टी और धूल के साथ उसके आंसू बहने लगे। सही कहा कैप्टन तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। मैं चलकर पास गया और चेन फैंग अंकल के धूल भरे हाथ को पकड़ लिया। अंकल मैं ये चेन हूं। पापा हमें आसमान से देख रहे हैं। हम आपको घर लेकर चलेंगे। ट्रक स्टार्ट हुआ और नॉर्थ उत्तर की तरफ अपने देश चल पड़ा। सुबह की रोशनी सबके थके हुए चेहरों पर पड़ रही थी। इस जंग में हम जीत गए। हमने अपनी इज्जत वापस ली लेकिन हमें अभी ये नहीं पता था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। दूर कैपिटल सिटी बीजिंग में एक इससे भी बड़ा जाल हमारा इंतजार कर रहा था। जहरीले सांप की पूंछ भले ही कट गई थी पर उसके जहरीले दांत अभी भी खतरनाक थे। सुबह होने से पहले का अंधेरा सबसे घना होता है। एक कैमोफ्लेज फौजी प्रिंट वाली ट्रक किसी थकी हुई गाय काऊ की तरह बॉर्डर की कच्ची और टूटी हुई सड़क पर हिलते हुए आगे बढ़ रही थी। ट्रक के अंदर माहौल बहुत टेंशन और बिजी था। एक हल्की रोशनी वाली इमरजेंसी लाइट ऊपर लटक रही थी। गाड़ी के हिलने के साथ उसकी रोशनी भी घूम रही थी। हवा में बहुत हैवी मौत और जख्मों की महक भरी थी। दवाई की महक और बारूद की जली हुई खुशबू। ली जियान पापा ट्रक के गड्ढे कुशन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके हाथों में मौत को हराने का खेल चल रहा था। उनकी आवाज एकदम शांत थी। लाइट दिखाओ। बगल में बैठे शेन यानजो पापा ने अपने सिर पर एक स्पेशल टैक्टिकल हेडलैम्प पहना हुआ था। उन्होंने रोशनी को एकदम परफेक्ट फोकस के साथ चेन फैंग के जख्मी सीने पर सेट किया। रोजा दैट ली जियान पापा के माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। दिल के लेफ्ट साइड की नसवें फट गई है। स्टिचेस आंखें लगाने होंगे। उनके सामने लेटे हुए चेन फैंग की हालत एकदम कचरे जैसी हो चुकी थी। 3 पसलियां रिप्स टूट चुकी थी। पूरे शरीर पर एक भी जगह साफ नहीं थी और तो और कुछ गहरे जख्म पक चुके थे। उनमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। ये सब उन दुश्मनों के घटिया टार्चर डरवाने का नतीजा था जिसके लिए उन्होंने गर्म लोहे की तार और कांटे वाले कोड़े विप्स यूज किए थे। नंबर 3 वो क्या ये अभी भी झेल पाएगा? लीहू पापा बगल में बैठे थे। उनके हाथों में गन कस के पकड़ी हुई थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। ये मर्द जो जंग के मैदान में सबसे आगे रहता था आज अपने पुराने छोटे भाई की ऐसी हालत देखकर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। ली जियान पापा ने अपने दांत पीसे। उनके हाथों में पकड़ी सुई नीडल होल्डर तेजी से चल रही थी। जब तक दिल की धड़कन चल रही है मैं इसे मौत के मुंह से भी खींच लाऊंगा। एड्रेनालाइन दिल तेज करने वाली दवा। एक और डोज लाओ। ये लो। शेन यानजो पापा ने तुरंत एक इंजेक्शन पकड़ाया। जैसे ही दवा बॉडी के अंदर गई अभी तक बेहोश पड़े चेन फैंग ने अचानक दर्द से एक आवाज निकाली। उसकी बॉडी एकदम से झटके से कांप उठी। ली जियान पापा ने जोर से चिल्लाया जल्दी से पकड़ो। शाओ युआन और लीहू पापा तुरंत आगे लगे। एक ने लेफ्ट से और एक ने राइट से चेन फैंग के हाथों और पैरों को कस के दबा लिया ताकि वो दर्द की वजह से हिले नहीं और उसके जख्म न खुल जाएं। शाओ युआन पापा ने धीमी आवाज में बोला थोड़ा सहना मेरे भाई हम घर आ गए हैं अब सब ठीक है। उसी वक्त ट्रक के कोने में लेटकर पीछे की तरफ निगरानी गार्ड कर रहा लेटिंग अचानक से हिल उठा। लेटिंग धीरे धीरे रेंगते हुए पास आया। उसके मूवमेंट्स इतने नरम थे जैसे वो 80 किलो का कोई हैवी मिलिट्री डॉग हो ही नहीं। उसने अपना बड़ा सा सिर चेन फैंग के उस धूल और जख्मों से भरे चेहरे के पास किया। उसकी नाक हिल रही थी जैसे वो कुछ कंफर्म कर रहा हो। भले ही चेन फैंग की बॉडी से इस वक्त बहुत हैवी जख्मों की महक आ रही थी लेकिन उस खतरनाक ऑरा के ठीक नीचे लेटिंग को अभी भी वही पुरानी जानी पहचानी खुशबू मिल गई थी। ये 4 साल पुरानी खुशबू थी। ये उस नए फौजी लड़के की खुशबू थी जो हमेशा अपना मीट का डब्बा बचाकर चुपचाप उसे खिलाता था। ये उस जवान फाइटर की महक थी जिसने जंगल में जख्मी होने पर इसे अपनी पीठ पर उठाकर 10 किलोमीटर तक का रास्ता तय किया था। लेटिंग के गले से एक बहुत ही धीमी और बहुत ही प्यार भरी आवाज निकली। उसने अपनी खुरदरी और गर्म जीभ बाहर निकाली और बहुत आराम से चेन फैंग के गाल पर लगे एक निशान को चाटकर साफ किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे चेन फैंग उसके जख्म साफ करता था जब वो जख्मी होता था। शायद उस जानी पहचानी गर्माहट को फील करके चेन फैंग की वो इकलौती ठीक आंख उसकी पलकें थोड़ी हिली और धीरे धीरे खुल गई। उसके धुंधले विजन नजारे में पहले ट्रक की छत पर लगी हुई इमरजेंसी लाइट आई और उसके बाद वो जानी पहचानी पर थोड़ी बूढ़ी हो चुकी डागी की शक्ल उसके सामने आई। लेटिंग चेन फैंग की आवाज इतनी भारी थी जैसे कोई टूटी हुई मशीन आवाज करती है। इतनी धीमी थी कि ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी। तू भी बुरा हो गया है यार। भाऊ अपना नाम सुनते ही लेटिंग खुश हो गया। उसकी पूंछ जोर जोर से ट्रक के फ्लोर पर बजने लगी। उसने अपना बड़ा सा सिर चेन फैंग की गर्दन में घुसा दिया। उसकी लंबी नाक से आंसू बहने लगे। हिला मत उसके जख्म मत चाट। ली जियान पापा भले ही मुंह से डांट रहे थे पर उन्होंने लेटिंग को पीछे नहीं हटाया क्योंकि उन्होंने चेन फैंग के हार्ट रेट मॉनिटर पर देखा कि उसकी दिल की धड़कन जो बहुत कमजोर थी वो अचानक से थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी। ये जिंदा रहने की जिद थी। ये दोस्तों के मिलने से हुआ एक मैजिक था। मैंने अपना मिट्टी से भरा पर एकदम क्यूट सा चेहरा आगे किया। शैडो अंकल मैं चेन हूं। मैं येटिंग का बेटा हूं। हम आपको घर लेने आए हैं। चेन फैंग ने बहुत मुश्किल से अपनी आंख घुमाई और अपने सामने मुझ छोटे लड़के को देखा। 4 साल पहले कैप्टन येटिंग आखिरी पल में अपने नए पैदा हुए बेटे का ही नाम ले रहे थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उसकी जान बचाने वाला कैप्टन का अपना बेटा ही होगा। चेन फैंग ने अपना हाथ उठाकर मुझे छूना चाहा
रहा, पर उसके हाथ को शाओ युआन पापा ने पकड़ रखा था ताकि वो हिले नहीं। दो गंदे आंसुओं की धारें उसके जख्मों से भरे गाल से ढलकर नीचे आई और उस मिट्टी पर सफेद निशान बना दिए। मैंने कैप्टन को धोखा दिया, मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया, मैं 4 साल तक ऐसे ही बेकार जिंदा रहा। लेहू पापा जोर से गरजे, उनकी आवाज भारी हुई थी। चुप कर, कौन सी बेकार जिंदगी? तू उस नरक में 4 साल तक छुपा रहा, तू एक हीरो है, तू हमारी फैंग टीम की सबसे मजबूत हड्डी है। उसके बाद आधे घंटे के इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद चेन फैंग की हालत थोड़ी स्टेबल हो गई। ट्रक भी बॉर्डर के सबसे डेंजर जोन से बाहर निकल आया था और एक थोड़ी सेफ पहाड़ी रोड पर आ गया था। शैन यानजो पापा ने शैन फैंग को थोड़ा पानी दिया और बोले, शैन फैंग, भले ही अभी ये पूछना थोड़ा हार्ड लग रहा है, पर हमें जानना जरूरी है, वो कैंप जहां हम थे, क्या वही पाइजन स्कॉर्पियन का मेन बेस था? और वो एक आंख वाला जिसका दी एंड हुआ, क्या वो उनका बास था? शैन फैंग ने एक घूंट पानी पिया, उसे जोर की खांसी आई। उसने अपना सिर ना में हिलाया, उसकी आंखों में एक गहरा डर दिख रहा था। नहीं, वो सिर्फ वेपन्स और बुरा सामान इधर से उधर करने वाली एक ब्रांच थी। वो एक आंख वाला बास जिसका कोड नेम बुचर था, वो बस एक थोड़ा बड़ा गुंडा था। क्या? लेहू पापा ने ट्रक के फ्लोर पर एक जोर का मारा। इतना बड़ा कैंप, 200 से ज्यादा आदमी, इतने सारे खतरनाक वेपन्स, और वो सिर्फ एक ब्रांच थी। कफ कफ। शैन फैंग ने दर्द में अपनी आंखें बंद की, जैसे उसे कोई बहुत खतरनाक याद आ गई हो। असली पाइजन स्कॉर्पियन का ठिकाना किसी को नहीं पता, या ये कहो किसी ने आज तक उसका असली चेहरा नहीं देखा है। मैं वहां 4 साल तक चुप रहा, सबसे छोटे आदमी से शुरू किया था और तब जाकर बुचर के ठीक पास पहुंचा, पर मुझे अभी भी नहीं पता कि असली बिग बास कौन है। शैन फैंग ने एक लंबी सांस ली। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बिग बास बहुत सीक्रेट रहता है, वो कभी सामने नहीं आता, यहाँ तक कि वो फोन भी नहीं करता। वो एक स्पेशल शॉर्ट वेव रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है और एन्क्रिप्टेड कोड से ऑर्डर देता है। हर 3 महीने बाद एक आदमी आता है जिसका सिर्फ कोड नेम होता है। वो बिना नाम का स्पेशल एजेंट कैंप में आता है, अकाउंट की फाइल और सारा कैश लेता है और फिर भीड़ में गायब हो जाता है। स्पेशल एजेंट शाओ युआन पापा के माथे पर लकीरें आ गई। हाँ, और तो और वो एजेंट जब भी आता है तो अपने साथ बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस इंडस्ट्रियल मशीनें लाता है। ना कोई गन, ना कोई तोप, वो सीएनसी मशीनें लाता है, माइक्रोचिप्स और केमिकल साफ करने वाले एडवांस सेटअप्स। पाइजन स्कॉर्पियन सिर्फ बुरे सामान का ट्रेड नहीं कर रहा, वो लोग एक अंडरग्राउंड वेपन्स फैक्ट्री का एम्पायर राज बना रहे हैं। ये सुनकर ट्रक के अंदर बैठे सभी लोगों को जोर का झटका लगा, खास करके ये किंग जू पापा को। एक मिलिट्री इंडस्ट्री के टॉप बास होने के नाते उन्हें सबसे अच्छे से पता था कि इसका मतलब क्या है। गोल्डन ट्रायंगल जैसी बिना कानून वाली जगह पर एक प्रॉपर वेपन्स फैक्ट्री सेटअप करना, इसका मतलब था कि पाइजन स्कॉर्पियन के पीछे किसी बहुत बड़े टेक्निकल सपोर्ट और पैसे की बैकिंग थी। शायद किसी बड़े देश का भी हाथ हो सकता था। मैंने अचानक अपनी आवाज निकाली। मैं अपने घुटने पकड़कर बैठा था और कुछ सोच रहा था। तो यही वजह है कि मुझे उस गोडाउन के ब्लास्ट सिस्टम में जर्मनी के इंपोर्ट किए हुए एडवांस गियर्स दिखे थे, और वो यूनिवर्सल जॉइंट जो झाओ गोडाउन ने नकली लगाया था, वो कचरा पार्ट्स पैसा बचाने के लिए नहीं लगाए गए थे, बल्कि असली पार्ट्स को कहां भेजा गया है इसे छुपाने के लिए थे। वो बेस्ट क्वालिटी के स्पेशल सील मटेरियल्स चुपचाप यहां भेजे गए थे मशीन बनाने के लिए। चेन फैंग हैरानी से मुझे देखने लगा। चेन चेन चेन, तुझे ये सब भी पता है? शाओ युआन पापा के चेहरे पर एक घमंड भरी खुशी आ गई। ये हमारे आर्मामेंट डिपार्टमेंट का चीफ एडवाइजर है। चेन फैंग ने हल्की सी खुशी और दुख वाली मुस्कान दी। कैप्टन को अगर ये पता चलता तो वो बहुत खुश होते। खैर कमांडर शाओ, आप लोगों को अलर्ट रहना होगा। आज हमने भले ही उनका कैंप उड़ा दिया और उस एक आंख वाले का दी एंड कर दिया, लेकिन असली पाइजन स्कॉर्पियन के लिए ये बिल्कुल वैसा है जैसे छिपकली की पूंछ कट जाना। उसने अपनी एक पूंछ गवाई है पर उसका सिर अभी भी जिंदा है और अब वो पक्का अलर्ट हो चुका होगा। उसका बदला किसी जहरीले सांप से भी खतरनाक होगा। ट्रक के अंदर एकदम शांति छा गई। जीतने की खुशी में जो जोश था उस पर एक सेकंड में ठंडा पानी गिर गया था। उन्हें लगा था कि उन्होंने हेड को हिट कर दिया है, पर रिजल्ट में उन्होंने एक मल्टी हेडेड मॉन्स्टर का सिर्फ एक सिर उड़ाया था। ठीक उसी वक्त शेन यानजो पापा के पास रखा हुआ वो ब्लैक सैटेलाइट फोन अचानक से एक बेचैन करने वाली बीप बजाने लगा। उसकी लाल लाइट तेजी से ब्लिंक कर रही थी। ये सबसे टॉप लेवल की इमरजेंसी एन्क्रिप्टेड कॉल थी। शेन यानजो पापा का चेहरा बदल गया। इस वक्त इस फोन पर कॉल सिर्फ एक ही जगह से आ सकती है, सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में बैठे मेरे अपने आदमी से। उन्होंने फोन उठाया। उनकी आवाज ठंडी थी। मैं शेन यानजो बोल रहा हूं। फोन के उस तरफ एक ऐसी टेंशन वाली आवाज आई जो डर से कांप रही थी। डायरेक्टर कांड हो गया है। 15 मिनट पहले किंचेंग सीक्रेट प्रिजन में लॉक किया गया नंबर 1 सस्पेक्ट झाओ गोडाउन खत्म हो गया है। बूम। शेन यानजो पापा को लगा जैसे दिमाग में एक धमाका हो गया हो। उन्होंने फोन को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियों के जॉइंट सफेद पड़ गए। क्या कहा तुमने? खत्म हो गया? वो एक टॉप लेवल क्रिमिनल था। 24 घंटे कैमरा लगे थे। अकेले सॉफ्ट सेल पैड वाली रूम में था। यहां तक कि दीवारें भी सॉफ्ट थी। वो आखिर खत्म कैसे हो गया? सामने वाले आदमी की आवाज में रोना आ रहा था। कैमरा की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि रात के 3 बजे वो ब्रश कर रहा था। उसने अचानक ब्रश के हैंडल को तोड़ा और जमीन पर रगड़कर उसे शार्प बनाया और फिर एकदम निशाने पर अपने गले की मेन नस में घुसा दिया। ये सब 3 सेकंड से भी कम टाइम में हुआ। जब तक जेल के गार्ड्स अंदर भाग गए सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे बचा नहीं पाए। टूथब्रश। शेन यानजो पापा गुस्से में पागल होकर हंसने लगे। उनकी हंसी ऐसी थी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। किंचेंग प्रिजन के ब्रश स्पेशल सॉफ्ट रबर से बने होते हैं। उसे शार्प बनाना नामुमकिन है सिवाय इसके कि किसी ने उसका ब्रश चेंज कर दिया हो। फोन के दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। ये क्लियर था उस लेवल की हाई सिक्योरिटी जेल में बिना किसी को पता चले एक बेसिक चीज को रिप्लेस करना और एक इंपॉर्टेंट विटनेस को खुद अपनी जान लेने पर मजबूर करना, ये गेम खेलने वाले की पहुंच बहुत दूर तक फैली हुई थी। इतनी दूर जहां तक ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। दूसरी तरफ उस आदमी ने थोड़ा डरते हुए बोला, डायरेक्टर एक और बात है, हमें झाओ गोडाउन के पेट में वैक्स मोम से पैक की हुई एक पेपर मिली है। डॉक्टर्स ने अभी उसे निकाला है। उस पर क्या लिखा है? सिर्फ 4 शब्द लिखे हैं, परिवार को इससे बाहर रखना। शेन यानजो पापा ने धीरे से फोन नीचे रखा। उनका चेहरा डर और गुस्से से काला पड़ चुका था। शाओ युआन पापा को समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? शेन यानजो पापा ने सिर उठाया, सबको देखा और बोले, झाओ गोडाउन का चैप्टर क्लोज हो गया है। सबसे सेफ जेल के अंदर किसी ने उसका गेम बजा दिया और ऊपर से उसे उसकी फैमिली की धमकी देकर खुद अपनी लाइन क्लियर करने पर मजबूर किया गया। कमीने। लेहू पापा ने गुस्से में ट्रक के दीवार पर एक जोर का मुक्का मारा। लोहे की बाड़ी में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इन जानवरों का कोई रूल या कानून नहीं बचा क्या? वो हमारी इकलौती क्लू ही था। अब झाओ गोडाउन के ना होने से ऊपर के गद्दार को कैसे ढूंढेंगे? ये किंग जो पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। झाओ गोडाउन उनका पुराना आदमी था। भले ही उसने उनके साथ धोखा किया था, लेकिन उसकी ऐसी आखिरी हालत सुनकर उनके अंदर भी डर और दुख बैठ गया था। परिवार को दूर रखना। ये किंग जो पापा ने आराम से खुद को बोला, ये तो अंडरवर्ल्ड का पुराना रूल है। लगता है हमें सिर्फ किसी स्पाई जासूस से नहीं लड़ना है, हम एक ऐसे ग्रुप से लड़ रहे हैं जिनकी कोई लिमिट या शर्म नहीं है। शाओ युआन पापा ने एक लंबी सांस ली और जबरदस्ती अपने दिमाग को ठंडा किया। हिंट टूट चुकी है। गद्दार अभी भी वही है और इस गद्दार का पावर बहुत आगे तक फैला हुआ है। हमारी आंखों के सामने उसने काम तमाम कर दिया। लगता है बीजिंग वापस जाने के बाद हमारी जिंदगी बहुत हार्ड होने वाली है। शाओ युआन पापा ने खिड़की के बाहर उस काले अंधेरे को देखा। दुश्मन ने अब ओपनली तलवार निकाली थी। जंगल के अंदर हम लोग जीत चुके थे, लेकिन बीजिंग के उस पावर वाले खेल में हम शायद एक चाल हार चुके थे। ट्रक के अंदर का माहौल एकदम डर से भरा था। ठीक उसी वक्त मैं जो कब से चुपचाप बैठा था, मैंने अचानक से ट्रक के कोने से अपना सिल्वर ट्रंक खींचा। बॉक्स को खोला। उसके अंदर अलग अलग टूल्स के अलावा एक आधी खुली हुई सिग्नल ट्रैकर मशीन रखी थी। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया। मेरी उन बड़ी बड़ी आंखों में बड़े लोगों जैसा कोई डर या कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं था। शेन यानजो पापा ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ चेंचेन? मैंने एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और उस सिग्नल ट्रैकर की तरफ इशारा किया। जो चला गया वो तो बोल नहीं सकता, लेकिन उनका यूज किया हुआ सामान तो बोलता है ना। जाओ अंकल भले ही नहीं रहे, पर उन्होंने जो रेडियो यूज किया था वो तो वही होगा ना। मैंने उस रेडियो की स्टोरेज चिप के अंदर एक घोस्ट लॉक हिडन मेमोरी फंक्शन ऐड किया था। हर बार जब वो फ्रीक्वेंसी चेंज करते, हर बार जब कोई बटन दबाते, यहां तक कि जब वो रेडियो के सामने अकेले में कुछ बोलते, वो सब कुछ मैंने एक हिडन मेमोरी ब्लॉक में बैकअप कर लिया था। शेन यानजो पापा हैरानी से होश खो बैठे और अगले ही सेकंड उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। तुम्हारा मतलब है रेडियो में उसका बैकअप है? मैंने हाँ में अपना छोटा सा सिर हिलाया। मैं तो बस इसका यूज करके उनकी आदत चेक करना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि उनका चैप्टर इतनी जल्दी एंड हो जाएगा। वापस जाकर बस वो रेडियो मेरे हाथ में दे देना और मैं उनके आखिरी 1 महीने का पूरा कॉल रिकॉर्ड वापस निकाल लूंगा, जिसमें उस सीक्रेट एजेंट का रेडियो फ्रीक्वेंसी नंबर भी होगा। शेन यानजो पापा ने एक ही झटके में मुझे गोद में उठाया और मुझे जोर से एक पपी किस दी। ऊपर वाला कभी किसी के सारे रास्ते बंद नहीं करता। बंदे के पास हमेशा कोई ना कोई उम्मीद होती है। झाओ गोडाउन को लगा होगा कि उसके जाने के बाद रात छुप जाएंगे। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके बुरे कामों का दी एंड एक 4 साल के बच्चे ने एक माइक्रोचिप में सेव करके रखा है। शाओ युआन पापा भी हंसने लगे। वो एक ऐसी हंसी थी जिसमें गुस्सा और बदले का जुनून था। ठीक है तो फिर हम वापस चलते हैं। बीजिंग वापस। मैं भी देखा हूं वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ बिग बास आखिर कौन सा भगवान है जिसने मेरे शाओ युआन के भाई को छूने की हिम्मत की। मैं उसे दिखाऊंगा कि किसी से पंगा लेना तो आसान है, पर उस पंगे को निभाना बहुत भारी पड़ेगा। ट्रक जंगल की सड़कों से निकल आई और सीधी प्लेन हाईवे पर चलने लगी। ईस्ट पूरब की तरफ एक बहुत ही कमाल का लाल सूरज निकल रहा था। सुबह की रोशनी धुंध को चीर रही थी और ट्रक के अंदर
जख्मों से भरे हुए पर जोश से भरपूर उन फाइटर्स के चेहरों को रोशन कर रही थी। शेन फेंग मैट्रेस गड्ढों पर लेटे थे और मेरी तरफ देख रहे थे और मैं लेटिंग की पीठ पर सिर रखकर आराम से सो चुका था। लेटिंग एक लायल गार्ड की तरह बिना हिले अपने छोटे मास्टर की हिफाजत कर रहा था। शेन फेंग ने दिल ही दिल में सोचा, कैप्टन आप देख रहे हो ना, आपका बेटा सच में बड़ा हो गया है और आपके पुराने दोस्तों ने आपका नाम खराब नहीं होने दिया। आगे का रास्ता चाहे कितना भी अंधेरा हो, वो पॉइजन स्कॉर्पियन चाहे कितना भी जहरीला हो, जब तक हम लोग एक साथ हैं कोई ऐसी दीवार नहीं जो हम तोड़ न सके। ट्रक के पहिए तेजी से नॉर्थ की तरफ घूम रहे थे। जंगल वाली वो खूनी लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक और खतरनाक पावर, लालच और बदले की आग में लिपटी हुई बीजिंग की हिडन वार बस अभी शुरू ही हुई थी। बीजिंग वेस्ट माउंटेन मिलिट्री कंपाउंड, बिल्डिंग नंबर 1 के बाहर। ये अब नवंबर का टाइम था, लेट ऑटम। बीजिंग की रात की हवा सूखे पत्तों को उड़ा रही थी और बिल्डिंग नंबर 1 के उन भारी शीशे के दरवाजों से टकरा रही थी। घर के अंदर का हीटर फुल पर चल रहा था, पर फिर भी वहां बैठे हर इंसान को दिल के अंदर ठंडक महसूस हो रही थी। यूनान से वापस आए हुए 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों में जो लेटिंग हमेशा आंगन में मस्ती से घूमता था, आज वो भी ड्राइंग रूम के कोने में बैठा था। उसने अपना सिर अपने पंजों के बीच छुपा रखा था और बिना हिले चुपचाप पड़ा था। टेबल पर एक आप सीक्रेट पोस्टमार्टम ऑटोप्सी रिपोर्ट रखी थी। शेन यानजो पापा सोफा पर बैठे थे। उनके हाथ में एक सिगरेट थी जो जलकर पूरी खत्म हो चुकी थी और उसने उनकी उंगलियों को जला दिया था, पर उन्हें जैसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। शेन यानजो पापा की आवाज बहुत भारी और ठहरी हुई थी। रिजल्ट आ गया। झाओ गोडोंग ने खुद अपनी जान नहीं ली, या ये कहो उसने ये सब मजबूरी और नशे की हालत में किया। डॉक्टर्स को उसके खून में थोड़ी सी मात्रा स्कोपोलामाइन ट्रूथ सीरम की मिली है। ये एक ऐसी दवा है जो हेलुसिनेशन, भ्रम पैदा करती है। मतलब आखिरी वक्त पर उसका दिमाग उसके कंट्रोल में था ही नहीं और ऊपर से कैमरा में भले ही दिखा हो कि उसने खुद वो टूथब्रश शार्प किया, लेकिन उसके दी एंड से आधे घंटे पहले खाना देने वाला एक गार्ड जेलर उसके सेल के दरवाजे पर पूरे 5 मिनट रुका था। लेहू पापा ने अपनी लाल आंखों से पूछा, वो गार्ड कहां है? शेन यानजो पापा गुस्से में थे, गायब हो गया। अगले ही दिन उसने बीमारी की छुट्टी ली और उसके बाद हवा में गायब हो गया। उसकी सारी फाइल नकली निकली। क्लू पूरी तरह से टूट चुका है। ड्राइंग रूम में फिर से शांति छा गई। ये नाकामी वाली फीलिंग इन 5 दोस्तों के लिए जो हमेशा गेम अपने कंट्रोल में रखते थे, एक बहुत ही बड़ा दुख और गुस्से का सबब थी। कफ कफ एक बहुत ही जोर की खांसी ने उस सन्नाटे को तोड़ा। चेन फैंग व्हीलचेयर पर बैठे थे और ली जियान पापा उन्हें धक्का देकर आगे लाए। उनकी पूरी बॉडी पर पट्टियां, बैंडेज बंधी हुई थी। चेन फैंग की आवाज बहुत कमजोर थी। सर दोस्तों, जाओ गोडोंग चला गया तो जाने दो, मुझे पता है आप लोग सच में क्या जानना चाहते हो। 4 साल पहले उस रात जब मैं आप लोगों से अलग हो गया था, उसके बाद ड्रैगन हेड के साथ आखिर क्या हुआ था? शाओ युआन, ली जियान, लेहू, ये किंगजो, शेन यानजो, इन 5 मर्दों की बॉडी एक साथ झटके से हिली। उन्होंने अचानक से अपना सिर उठाया और उनकी आंखें ठीक चेन फैंग पर लाक हो गई। पिछले 4 साल ये उनका सबसे बड़ा बुरा सपना थे और उनका वो जख्म था जिसे छूने से वो डरते थे। शाओ युआन पापा की आवाज कांप रही थी पर उन्हें सुनना था। बताओ। चेन फैंग ने अपनी आंखें बंद की। उसके निशान वाले चेहरे पर 2 गंदे आंसू ढलकर नीचे आए। कुछ बातें मैंने वहां चुप कर रहने के दौरान ही सुनी। वो दुश्मन दारू पीने के बाद आपस में ये बातें कर रहे थे। टाइम जैसे उस पल के लिए पीछे मुड़ गया, वापस उस रात पर चला गया जब जोरदार बारिश हो रही थी और हर जगह खून और कीचड़ बिखरा था। 14 जुलाई 1981 रात के 11:15 बजे भारी बारिश। ब्रोकन सोल क्लिफ एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। तीनों तरफ लंबे पहाड़ी गायब थे। सिर्फ एक कच्चा रास्ता था जो पहाड़ के नीचे जाता था, लेकिन इस वक्त वो रास्ता पॉइजन स्कॉर्पियन के दुश्मनों ने ब्लॉक कर दिया था। ये टिंग पूरी तरह खून से भरे हुए थे। उनके लेफ्ट हाथ पर एक बाम के टुकड़े से चोट आई थी जहां सफेद हड्डी दिख रही थी। उनके हाथ की टाइप 95 स्क्वाड मशीन गन गोलियां चला चलाकर लाल और गर्म हो चुकी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अपने उन सभी जख्मी और थके हुए दोस्तों को देखा। शाओ युआन की टांग में एक भगती हुई गोली लग गई थी और लेहू उन्हें अपनी पीठ पर उठाए हुए थे। ली जियान जल्दी जल्दी जख्मी येटिंग को आखिरी बैंडेज कर रहे थे। ये किंगजो और शेन यानजो पागलों की तरह उस जैम किए गए रेडियो को सेट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो लेने आने वाले हेलीकॉप्टर से कांटेक्ट कर सकें। येटिंग ने पहाड़ के नीचे देखा, वहां सैकड़ों फ्लैशलाइट्स, टार्च की रोशनियां उनकी तरफ आ रही थी। वो सैकड़ों दुश्मन उन्हें घेरते हुए आगे बढ़ रहे थे। टाइम नहीं बचा। उन्होंने एक ही झटके में अपने गले का डार्क चेन तोड़ा और उसे शाओ युआन के हाथ में पकड़ा दिया। नंबर 2, भाइयों को लो और नीचे कूद जाओ। वहां वाइन स्पीडो की लटकती बेल का एक छुपा हुआ रास्ता है। उन वाइन से पकड़कर नीचे स्लिप कर जाओ। नीचे एक दलदल स्वैम्प है, तुम बच जाओगे। लेहू ने शाओ युआन को नीचे उतारा। उनकी आंखें लाल हो गईं और वो मशीन गन की तरफ लगे। नहीं जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे। बड़े भाई तुम पहले निकलो, मेरी चमड़ी मोटी है, मैं इनको रोकता हूं। धाम। येटिंग ने एक जोर की किक लेहू के पेट पर मारी और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। दफा हो। येटिंग गड़क कर बोले। वो एक ऐसा खतरनाक एक्सप्रेशन था जो इन लोगों ने उन पर पहले कभी नहीं देखा था। तुम सबकी हालत खराब है, तुम कितनी देर तक पाओगे? मैं कैप्टन हूं, आखिरी डिफेंस मेरी ड्यूटी है। शाओ युआन तू वाइस कैप्टन है, अब ये मेरा तुझे आखिरी ऑर्डर है। इनको यहां से निकाल। अगर किसी ने भी पीछे मुड़कर देखा ना तो सबसे पहले मैं उसे ठोक दूंगा। येटिंग ने अपनी गन ऊपर उठाई। गन की नाली ठीक उनके अपने ही दोस्तों की तरफ ठहरी थी। बारिश का पानी उनके चेहरे पर गिर रहा था। ये समझना मुश्किल था कि वो पानी था या उनके आंसू। जाओ और मेरी खातिर जिंदा रहना। शाओ युआन ने अपने होठों को इतनी जोर से काटा कि वहां से खून बहने लगा। उन्होंने एक बहुत ही गहरी नजर से येटिंग को देखा। वो नजर हमेशा के लिए आखिरी नजर थी। शाओ युआन ने अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल ऑर्डर दिया, फॉल बैक, वापस चलो। लेहू पापा को शाओ युआन और ली जियान पापा ने जबरदस्ती खींचकर वहां से निकाला था। वो कीचड़ में तड़प रहे थे, गरज रहे थे। उनके नाखून पत्थरों पर रगड़ खाकर लाल हो चुके थे। रात के 11:35 पीएम 23:35 शाओ युआन पापा और बाकी सब पेड़ों की उन बेलों वाइन्स के सहारे पहाड़ से नीचे फिसल गए थे, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो कीचड़ से भरी उस दलदल स्वैम्प में पागलों की तरह भाग रहे थे। उनका हर एक कदम जैसे किसी चाकू की धार पर पड़ रहा था। लेहू पापा भागते हुए बार-बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे। बड़े भाई अभी भी ऊपर है, गोलियों की आवाज अभी भी आ रही है, वो जिंदा है। वो वापस ऊपर जाना चाहते थे पर शाओ युआन पापा ने उन्हें कस के पकड़ लिया। उनकी कुर्बानी को बेकार मत जाने दे, चुपचाप चल, पीछे मुड़कर मत देख। ये किंग जो पापा आगे रास्ता बना रहे थे, वो भी पूरी तरह कीचड़ में सने हुए थे। शेन यान जो पापा ने हेडफोन्स पहने थे। उनके हाथों में एक छोटा मिलिट्री रेडियो था। वो पहाड़ की चोटी से आने वाली आवाजें सुन रहे थे। हेडफोन्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस का शोर था और लगातार चलने वाली गोलियों की आवाज और उन दुश्मनों की गमन भरी गालियां सुनाई दे रही थी। अचानक हेडफोन्स में येटिंग पापा की आखिरी आवाज आई, एकदम क्लियर, एकदम शांत। मेरे भाइयों सब सेफ हो ना? शेन यान जो पापा के चेहरे पर आंसुओं की नदियां बह निकली। उन्होंने माइक में जोर से चिल्लाकर बोला, बड़े भाई हम लोग बाहर निकल आए हैं, आप जल्दी वहां से निकालिए। हेडफोन्स की दूसरी तरफ एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वहां से येटिंग की एकदम खुली और जोरदार हंसी आई। अब निकल नहीं सकता यार, देखो मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ा सा पटाखा फोड़ता हूं। रात के 12:05 AM 0:05 येटिंग ने अपने हाथ से वो मशीन गन फेंक दी जिसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। उनके आसपास दुश्मनों के ढेर लगे हुए थे, लेकिन और भी ज्यादा दुश्मन उन पर चढ़ाए थे। उनका बास गुस्से में हंसी हुई डरावनी शक्ल बनाकर आगे आया। अपने दर्जनों आदमियों के साथ उसने एक गोल घेरा बना लिया था और धीरे-धीरे पास आ रहा था। गोलियां खत्म हो गई ना, तू सच में मर्द है, हार मान ले। हमारा बास पॉइजन स्कॉर्पियन तेरे जैसे लोगों को पसंद करता है। येटिंग एक बड़े पत्थर के सहारे टिके हुए थे। उन्होंने अपनी पॉकेट से एक फोटो निकाली। वो सुवान मेरी मां की फोटो थी। फोटो के पीछे एक नाम लिखा था, ये चेन। बारिश के पानी ने भले ही फोटो को गीला कर दिया था पर उन्होंने उसे बहुत ही प्यार और नरमी से देखा। येटिंग हल्के से मुस्कुराए, हार मान लो। उन्होंने धीरे-धीरे अपनी वो बुरी तरह फट चुकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म खोली। उनके सीने पर एक ग्लोरी ग्रेनेड आखिरी बम लटक रहा था। ये एक I-82 2 हैंड ग्रेनेड था जो एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर की आखिरी इज्जत होता है। इस वक्त उसकी पेन रिंग उनकी उंगली में फंसी हुई थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ ऊपर वाले और अपने मां-बाप के आगे सिर झुकाया है। येटिंग ने उन दुश्मनों की भीड़ को देखा। उनकी आंखों में उनके लिए वही नफरत थी जैसे कचरे को देख रहे हो। पर तुम जैसे जानवरों के आगे कभी नहीं झुकूंगा मेरे बेटे। पापा अब तुझे गले नहीं लगा पाएंगे। पापा अब तारा स्टार बनने वाले हैं। आओ सालो। येटिंग अचानक आसमान फाड़ देने वाली आवाज में गरजे। उन्होंने दुश्मनों की गोली चलाने का इंतजार नहीं किया। येटिंग ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाई और उस पत्थर के पीछे से हवा में उछले। पहाड़ से उतरते हुए किसी खतरनाक शेर की तरह वो सीधा दुश्मनों की सबसे घनी भीड़ के बीच में कूद गए। दुश्मन डर के मारे चिल्लाने लगे, ये पागल है, ये पागल हो गया है, जल्दी गोली चलाओ। फाट फाट फाट। न जाने कितनी गोलियां येटिंग की बॉडी के आर पार हो गई पर वो जमीन पर नहीं गिरे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस रोक रखी थी और उस दुश्मन बास को बहुत कस के पकड़ लिया। चलो सब मिलकर टिकट कटवाते हैं। उंगली ने पिन खींची। बूम। एक बहुत ही खतरनाक और चमकती हुई आग की बाल उस अंधेरी बारिश वाली रात में आसमान की तरफ उठी। उसकी रोशनी ने एक सेकंड में पूरे ब्रोकन सोल क्लिफ को रोशन कर दिया, यहां तक कि आधे जंगल में उजाला हो गया। एक बहुत ही भारी ब्लास्ट वेव ने 10-10 मीटर के अंदर आने वाली हर चीज को राख में बदल दिया। उस पल जैसे बारिश रुक गई थी पहाड़ के नीचे। ये किंग जो गाड़ी ठीक कर रहे थे उनके हाथ में रेंज पाना पकड़ा था। वो सुन्न होकर पहाड़ की चोटी पर उठी हुई उस धुएं की मशरूम
क्लाउड को देख रहे थे। उस एक पल में उन्हें लगा जैसे उनका खुद का दिल भी उस ब्लास्ट में फट गया हो। शेन यानजो के हेडफोन्स में अब सिर्फ एक शांति और डेड स्टैटिक साउंड आ रही थी। शाओ युआन, लेहू, ली जियान, ये तीन लोहे की तरह मजबूत मर्द आसमान तक जाती हुई उस आग को देख रहे थे। उनकी बॉडी की जैसे सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। लेहू कीचड़ में घुटनों के बल गिर गए और दुख से रोते हुए एक ऐसी चीख मारी जिसने सबका दिल छलनी कर दिया। बड़े भाई! उस रात वो पांचों जिंदा बच गए थे क्योंकि उस ब्लास्ट की आवाज ने पीछे आने वाले सारे दुश्मनों को डराकर भगा दिया था। क्योंकि उस ब्लास्ट ने एक इंसान की कुर्बानी देकर 5 लोगों की जान बचा ली थी। चेन फेंग ने अपनी कहानी खत्म की। ड्राइंग रूम में शांति ऐसी थी जैसे वहां सब जिंदा लाशें हों। सिर्फ घड़ी की टिक टॉक की आवाज सुनाई दे रही थी। लेहू पापा रोते रोते जमीन पर थे। उन्होंने अपने मुंह से कारपेट को ही फाड़ दिया था। मेरी गलती थी, मैं ही किसी काम का नहीं। अगर मैं उस वक्त वहां से नहीं निकलता तो बड़े भाई के साथ होता। शाओ युआन पापा ने अपना सिर ऊपर उठाया हुआ था। उनके आंसू बिना किसी आवाज के बह रहे थे। उन्हें आखिरकार सारी डिटेल्स पता चल चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि कैसे बड़े भाई ने जीने की उम्मीद उन्हें दी और सबसे दर्दनाक आखिरी मंजिल अपने लिए चुनी, ग्लोरी ग्रेनेड। शाओ युआन पापा धीरे से बड़बड़ाए, वही एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर की आखिरी मंजिल होती है। बड़े भाई की आखिरी लड़ाई बहुत ही कमाल की थी। ठीक उसी वक्त मैं जो कब से कोने में बिना कुछ बोले बैठा था चलकर उनके पास गया। मेरा छोटा सा चेहरा एकदम सफेद पेल पड़ गया था। आंखें रो रो कर लाल थी, पर मैं जोर से नहीं रो रहा था। मैं चेन फेंग अंकल के सामने गया, अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और बहुत आराम से उनके चेहरे के आंसू पोंछ दिए। मेरी आवाज बहुत धीमी थी पर एकदम फोकस और कॉन्फिडेंट थी। अंकल, पापा हमें छोड़कर नहीं गए। वो आसमान से हमें देख रहे हैं। देखो बाहर आसमान में तारे कितने चमक रहे हैं। सबने मुड़कर उस बड़े शीशे वाले दरवाजे के बाहर देखा। आज की रात भले ही हवा बहुत ठंडी चल रही थी लेकिन आसमान एकदम क्लियर था। ठीक साउथ दक्षिण की तरफ एक तारा था जो बहुत ज्यादा रोशन था, बिल्कुल बड़े भाई की उन आंखों की तरह जो हमेशा मुस्कुराती थी और पावर से भरी होती थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा उन पांचों मर्दों को जो दुख में डूबे हुए थे। पापा लोग, हमें रोना नहीं चाहिए। पापा एक हीरो है और हीरो की फैमिली रोते हुए बच्चे नहीं हो सकते। हमें उन दुश्मनों को पकड़ना होगा जिन्होंने पापा पर हमला किया था और उनका चैप्टर क्लोज करके पापा को श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट देनी होगी। ये लाइन किसी बिजली की तरह थी जिसने सबके दिल पर छाए हुए दुख के बादलों को चीर दिया। हाँ सही तो है, रोने से क्या होगा। बड़े भाई ने अपनी कुर्बानी क्यों दी थी? ताकि ये लोग जिंदा रह सकें, ताकि ये लोग चेन की हिफाजत कर सकें। शाओ युआन पापा अचानक एक झटके से खड़े हो गए, अपने आंसू पोंछ दिए। उनकी आंखें एकदम बदल चुकी थी। ये ऐसी नजर थी जो मौत और जिंदगी के खेल से आती है, एकदम ठंडी, स्ट्रिक्ट और किसी सॉलिड लोहे की तरह। शाओ युआन पापा की आवाज अब कांप नहीं रही थी बल्कि किसी मेटल की गरज की तरह भारी हो चुकी थी। चेन ने ठीक कहा, ये रोना धोना यही खत्म। आज से हम सब बदला लेने वाले अवेंजर्स हैं। ये किंग जो प्रेजेंट, वो झाओ गोडोंग भले ही दी एंड हो गया हो पर उसको कमांड देने वाला अभी भी है। वो सीक्रेट एजेंट अभी भी है। पता लगाओ, चाहे जितना पैसा बहाना पड़े, क्लू निकाल कर लाओ। शेन यानजो प्रेजेंट। चेन ने रेडियो से जो गोस्ट लॉक हिडन मेमोरी निकाला है उसका एक एक वर्ड एनालाइज करो। मुझे जानना है कि ये पॉइजन स्कॉर्पियन आखिर है कौन। लेहू प्रेजेंट। स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड को ट्रेनिंग पर लगाओ, कहीं भी अटैक करने के लिए रेडी रखो। अगली बार जब इनका सामना होगा तो मैं इनका पूरा ठिकाना जड़ से उखाड़ दूंगा। ली जियान प्रेजेंट। चेन फेंग का ध्यान रखो, ये बड़े भाई का छोड़ा हुआ एक लौता सॉलिड विटनेस है और ये हमारा नया भाई भी है। शाओ युआन पापा ने घूम कर सबको देखा। उन्होंने वो वाइन का ग्लास उठाया जो अभी तक ठंडा पड़ चुका था। बड़े भाई के नाम चीयर्स। उस लियाओ या फैंक्स टीम के नाम जो कभी नहीं मिटी। बड़े भाई के नाम, फैंक्स के नाम। पांचों ग्लास एक साथ टकराए। उसका शार्प और लाउड साउंड बिल्डिंग नंबर 1 की उस लेट नाइट शांति में गूंज गया। ये एक वादा था, ये इन पांचों मर्दों का अपनी पूरी बची हुई लाइफ में इस वादे को पूरा करने का स्टार्ट था। और उनके पैरों के ठीक पास लेटिंग ने अपना सिर उठाया और साउथ वाले उस सारे को देखने लगा। वो भौंका नहीं, वो बस चुपचाप मेरे ठंडे पैरों पर लेट गया, अपनी गर्माहट से अपने छोटे मास्टर के पैरों को गर्म कर रहा था। उस रात बिल्डिंग नंबर 1 की लाइट्स पूरी रात जलती रही। वो पांचों लोग पीकर आउट नहीं हुए थे। उनका दुख अब दिल के एकदम गहरे कोने में लाख हो चुका था और उसकी जगह एकदम सॉलिड आयरन जैसे इरादे ने ले ली थी। सुबह होने पर शाओ युआन पापा बालकनी पर खड़े थे और ईस्ट पूरब से निकलते हुए सूरज को देख रहे थे। उनके ठीक पीछे उनकी पूरी टीम रेडी खड़ी थी। शाओ युआन पापा बोले, चेन फेंग सर। चेन फेंग ने व्हीलचेयर पर बैठे हुए सैल्यूट मारा। शाओ युआन पापा ने ऑर्डर दिया, तेरे जख्म ठीक होने के बाद तू बिल्डिंग नंबर 1 में ही रहेगा। तेरा सिर्फ एक ही टास्क है, चेन की पर्सनल हिफाजत करना, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े तू उसकी सेफ्टी कंफर्म करेगा। क्या ये कर पाएगा? चेन फेंग की उस इकलौती आंख में किसी आग जैसी रोशनी जल उठी। आखिरी सांस तक ये मिशन पूरा करूंगा सर। नवंबर 1985। सर्द हवाएं चल रही थी लेकिन ये सर्द हवाएं प्राइमरी स्कूल के बच्चों के जोश को ठंडा नहीं कर सकी। आजकल यूहोंग प्राइमरी स्कूल में साइकिल चलाने का एक नया ट्रेंड चल पड़ा था। देश में बढ़ती तरक्की के साथ साइकिल अब सिर्फ आने जाने का साधन नहीं बची थी बल्कि ये बच्चों के बीच शो ऑफ करने का सबसे बड़ा खिलौना बन गई थी। ग्राउंड के एक कोने में लोगों की भीड़ जमा थी। उस भीड़ के ठीक बीच में एक लेदर जैकेट पहने हुए और साइड पार्टिंग वाले बाल बनाए एक सीनियर क्लास का लड़का था। वो बड़ी अकड़ के साथ एक ब्रांड न्यू साइकिल पर बैठा था। वाह झाओकुआन, तेरी साइकिल तो एकदम मस्त है। ये माउंटेन बाइक है ना? मैंने इसे मैगजीन में देखा था, सुना है ये कई सौ रुपए की आती है। इसके टायर्स तो देख कितने मोटे हैं और इसका कलर चेंजिंग पेंट क्या बवाल है। ये साइकिल सच में बहुत अटेंशन ले रही थी। ये एक ऐसी जापानीज शिमानो गियर वाली माउंटेन बाइक थी जो स्मगलिंग के रास्ते आई थी। इस जमाने में जब लोग अभी भी सिंपल देसी साइकिल चलाते थे, ये साइकिल तो उनके लिए फरारी जैसी थी। झाओकुआन स्कूल में सबसे अमीर लड़का था। उसके घर वाले बड़े बिजनेसमैन थे और उसे अकड़ दिखाने का बहुत शौक था। और नहीं तो क्या, झाओकुआन ने साइकिल के हैंडल पर लगे गियर शिफ्टर को हिलाया। खट खट की मस्त आवाज आई। इसे गियर सिस्टम कहते हैं। 18 गियर्स हैं इसमें। ऊपर चढ़ना तो इसके लिए मक्खन है। तुम लोगों के कबाड़ आयरन फ्रेम से तो 1000 गुना बेहतर है। ठीक उसी वक्त जियांग रुओक्सुए अपनी छोटी सी साइकिल पर मुश्किल से पैडल मारती हुई वहां से गुजरी। जियांग रुओक्सुए की साइकिल अगर ठीक से कहूं तो थोड़ी गरीब लग रही थी। वो जियांग दादाजी की खरीदी हुई पुरानी 20 इंच की लोकल साइकिल थी। भले ही मजबूत थी पर डिजाइन एकदम पुराना था और क्योंकि जियांग रुओक्सुए की हाइट बढ़ गई थी तो उस छोटी साइकिल पर उसके पैर ठीक से नहीं खुल पाते थे। वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई भालू किसी बंदर की साइकिल चला रहा हो। झाओकुआन की तेज नजर जियांग रुओक्सुए पर पड़ गई और उसने तुरंत अपना ताना मारने वाला मोड ऑन कर लिया। ओहो, तो ये हमारी मिस जियांग है। तुम अभी तक ये बच्चों वाली साइकिल चला रही हो? तुम्हारे पैरों को दर्द नहीं होता क्या? आओ एक रेस लगाते हैं, देखते हैं स्कूल के गेट तक पहले कौन पहुंचता है। आसपास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। रहने दो कुआन भाई, उसके छोटे पैर हैं, अगर उसने पैडल मार मार कर आग भी लगा दी ना तब भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ जियांग रुओक्सुए, तू घर जाकर मिट्टी से खेल। जियांग रुओक्सुए का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भले ही वो पढ़ाई में ठीक नहीं थी पर गैजेट्स और इक्विपमेंट की बाजी में वो आज तक नहीं हारी थी सिवाय मेरे। पर इस साइकिल के मामले में मैंने उसकी साइकिल को कभी अपग्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं सिखाया था जिसकी वजह से वो हमेशा इस स्लो साइकिल पर ही घूमती थी। जियांग रुओक्सुए भी बहुत जिद्दी थी। उसने अकड़ कर बोला, ठीक है लगाते हैं रेस, कल छुट्टी के बाद गेट पर मिलना। जो हारा वो दूसरे को दादाजी बोलकर बुलाएगा। डन, पकड़ रहा। झाओकुआन जोर से हंसा। सबने सुन लिया ना? कल मैं इसमें जियांग को बताऊंगा कि धूल चाटना किसे कहते हैं। उस दिन छुट्टी के बाद जियांग रुओक्सुए अपने घर भी नहीं गई। उसने अपना स्कूल बैग तक नहीं उतारा और सीधा मेरी लैब में घुसाई। चिंचन भाई मुझे बचाओ। जियांग रुओक्सुए ने रोते हुए मेरे पैर पकड़ लिए। मुझे अपनी साइकिल अपग्रेड करनी है, मुझे हाई स्पीड चाहिए, मुझे उस अकड़ वाले बच्चे की औकात दिखानी है। मैं अपना मैग्नीफाइंग ग्लास चश्मा पहने हुए था और लेटिंग के नए कॉलर पट्टे पर एक जीपीएस चिप वेल्ड कर रहा था। मैंने आराम से जियांग रुओक्सुए के बड़े चेहरे को पीछे धक्का दिया। क्या हुआ? किसने मारा तुझे? क्या चेन अंकल तुझे लेने नहीं आए थे? लड़ाई नहीं है, साइकिल की रेस है। जियांग रुओक्सुए ने रोते रोते झाओकुआन की सारी अकड़ की कहानी सुना दी। भाई तुम मेरी साइकिल में टर्बो चार्जर लगा दो जैसे लेई पापा की उस जीप में लगा है, या फिर एक रॉकेट थ्रस्टर रॉकेट वाला इंजन ही लगा दो। मैंने अपनी सोल्डरिंग आयरन वेल्डिंग मशीन टेबल पर रखी और उसे ऐसे देखा जैसे कोई पागल को देखा है। टर्बो चार्जर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर वाली एग्जॉस्ट गैस चाहिए। तो क्या तू अपनी पीठ पर एक एग्जॉस्ट पाइप लगाने का प्लान बना रही है? और रॉकेट थ्रस्टर तू खुद को साइकिल सहित चांद पर लॉन्च करना चाहती है या अपना पीछे वाला हिस्सा जलाना चाहती है? जियांग रुओक्सुए उदास हो गई। तो फिर क्या करूं? मैं रेस के लिए हां कर चुकी हूं। अगर मैं हार गई तो मुझे उसे दादाजी बोलना पड़ेगा। अगर मेरे दादाजी को पता चला कि मैंने किसी और को दादाजी बोला है तो वो मेरी टांगे तोड़ देंगे। मैंने एक लंबी सांस ली। भले ही जियांग रुओक्सुए थोड़ी बुद्धू थी पर वो मेरी नंबर 2 साथी थी। और हां, साइकिल की स्पीड और फिजिक्स के बारे में मैंने रिसेंटली एक रशियन मैकेनिक्स मैगजीन में एक बहुत मस्त थ्योरी पढ़ी थी और मुझे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई बकरा भी चाहिए था। मैंने पूछा, क्या तू सच में जीतना चाहती है? जियांग रुओक्सुए ने किसी मुर्गी की तरह जल्दी जल्दी से हिलाया। हां, मैं कुर्सी से नीचे कूदा और अपना रेंज पाना उठाया। जाओ, ये पापा ने पिछले हफ्ते जो वॉशिंग मशीन कबाड़ी में निकाली थी जाकर उसका पुराना मोटर उठा ला और झांग अंकल की व्हीलचेयर से जो पुरानी लेड एसिड बैटरी निकाली थी वो भी ले आना। आज रात हम एक बहुत बड़ा जुगाड़ बनाएंगे। उस रात बेसमेंट लैब में बहुत आवाजें आई, खटपट। जियांग रुओक्सुए को भले ही साइंस समझ नहीं आती थी पर वो भारी सामान उठाने और मुझे टूल्स पकड़ाने में बहुत अच्छी थी। मैंने उस साइकिल में कोई इंजन नहीं लगाया
लगाया क्योंकि वो बहुत आवाज करता और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए ठीक नहीं था। मैंने उसमें एक और भी ज्यादा सॉलिड और एक्सट्रीम फिजिक्स रूल अप्लाई किया था, फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज KERS सिस्टम का एक देसी वर्जन। ध्यान से देख, मैंने उस वॉशिंग मशीन के अंदर से निकाले हुए बड़े से मोटर के रोटर पर इशारा किया और फिर उस हैवी लोहे के पहिए फ्लाईव्हील पर इशारा किया। इसे काइनेटिक एनर्जी रिकवरी और रिलीज सिस्टम कहते हैं। जब तू साइकिल चलाएगी तो तेरी पैडल की पावर इस भारी पहिए को तेज घुमाएगी। मैंने उस भारी लोहे के पहिए को साइकिल के पीछे वाले कैरियर सीट पर फिट कर दिया और एक मोटे रबर बेल्ट पट्टे से उसे पीछे वाले टायर से जोड़ दिया। क्योंकि वो पहिया बहुत भारी था, साइकिल का पूरा वेट पीछे की तरफ चला गया था। ये ऐसा लग रहा था जैसे पीछे किसी ने बड़ा सा ब्लास्ट करने वाला पैकेज बांध दिया हो और ऊपर से नंगी तारे, वायर्स, एक देसी क्लच का लीवर और वो बैटरी जिसे मैंने टेप से साइकिल के बीच वाले डंडे पर चिपकाया था। ये साइकिल देखने में इतनी बदसूरत लग रही थी कि आंखें फट जाएं। ये किसी कबाड़ी वाले का सस्ता जुगाड़ लग रही थी। जियांग रुओक्सुए इस कबाड़ जैसी साइकिल को देखकर अंदर ही अंदर डरने लगी। ये चलेगी क्या? ये तो ऐसा लग रहा है कि रास्ते में ही पूरी टूट कर बिखर जाएगी। मैंने उस लोहे के पहिए पर ठीक से थपकी दी। टेंशन मत ले, इसकी मजबूती का हिसाब मैंने ठीक से लगाया है। मैंने इस पहिए में एक इलेक्ट्रिक स्टार्टर भी लगाया है। रेस शुरू होने से ठीक पहले तू उस लाल बटन को दबा कर रखना जिससे मोटर पहले से ही उस भारी पहिए को घुमाना शुरू कर दे और उसे 3000 RPM राउंड पर मिनट तक ले जाए और फिर अपना क्लच छोड़ देना। वो उस 1 सेकंड की जो अचानक झटके वाली पावर आर्क होगी ना, वो तुझे रॉकेट की तरह आगे फेंक देगी। मैंने उसे एक सीरियस नजर से देखा और याद रखना इस बटन को सिर्फ 3 सेकंड के लिए दबाना है। ज्यादा दबाया तो मोटर हीट से फट जाएगी। और हां, ब्रेक्स थ्योरी के हिसाब से तो ब्रेक्स लगने चाहिए। जियांग रुओक्सुए ने अपना थूक निकला। भले ही उसे मेरी साइंस समझ नहीं आई पर रॉकेट की तरह फेंक देगी सुनकर उसके अंदर का जोश जग गया। ठीक है, अपनी इज्जत के लिए मैं तैयार हूं। अगले दिन दोपहर में जैसे ही छुट्टी की बेल बजी, स्कूल का गेट भीड़ से भर गया। सिर्फ तमाशा देखने वाले बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चों को लेने आए हुए काफी पेरेंट्स भी वहां थे। चेन फेंग अंकल अपनी बुलेट प्रूफ SUV को रास्ते के किनारे लगाकर खड़े थे। लेटिंग आगे वाली सीट पर बैठा था, एकदम सीरियस होकर इस रेस का हेड जज बना हुआ था। आ गया भीड़ में हल्ला मच गया। झाओकुआन अपनी चमकती हुई गियर वाली माउंटेन बाइक पर कूल सा चश्मा पहने हुए किसी बड़े मूवी स्टार की तरह वहां आया। उसके पीछे साइकिल पर उसके चमचे भी थे। वो उसकी साइकिल रेसिंग टीम थी। झाओकुआन ने मस्ती लेते हुए पूछा, जियांग रुओक्सुए कहां है? डर के मारे नहीं आई क्या? एक जोर की आवाज आई। किसने कहा मैं डर गई? जियांग रुओक्सुए अपनी उसका बाड़ी लगने वाली मॉडिफाई की हुई साइकिल धक्का मारते हुए वहां पहुंच गई। पूरी भीड़ 3 सेकंड के लिए एकदम चुप हो गई और फिर ऐसी जोर की हंसी आई कि कान फाड़ दे। वो आखिर क्या बवाल है? क्या उसने साइकिल की पीछे वाली सीट पर कुकर का ढक्कन बांध दिया है? वो तो वॉशिंग मशीन की मोटर है ना, और इतनी सारी तारें, क्या ये कबाड़ बेचने आई है? ये साइकिल चलेगी भी? मुझे तो लगता है 2 कदम में टूट जाएगी। झाओकुआन की हंस-हंस कर आंखों से आंसू आ गए। जियांग रुओक्सुए, यही है तेरा सीक्रेट वेपन? तू क्या कॉमेडी करने आई है यहां? तुझे लगता है तू इस कबाड़ के ढेर से मुझे हरा देगी? जियांग रुओक्सुए का चेहरा गुस्से से और लाल हो गया, लेकिन उसे मेरी कही हुई बातें याद थी। उसने एक लंबी सांस ली और साइकिल पर ठीक से बैठ गई। जोर से बोली, फालतू बात बंद कर, फिनिश लाइन आगे वाले चौराहे क्रॉसिंग तक है, जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। झाओकुआन ने अकड़ से बोला, ठीक है, मैं तो तुझे 10-10 मीटर पहले निकलने का चांस भी दे दूंगा। रेडी? रेस का जज बनने वाले एक सीनियर बच्चे ने सीटी विसल मुंह में रखी। स्टार्ट। झाओकुआन की स्पीड एकदम गजब थी। उसने दोनों पैरों से जोर का पैडल मारा और उसकी गियर वाली साइकिल मक्खन की तरह आगे निकल गई। बाय बाय लूजर। उसने पीछे मुड़कर एक फनी शक्ल बनाई, लेकिन जियांग रुओक्सुए 1 इंच भी नहीं हिली। उसने साइकिल के हैंडल पर लगे उस लाल बटन को कस के दबा लिया। एक बहुत अजीब सी आवाज जियांग रुओक्सुए की साइकिल के पीछे से आने लगी। शुरू में वो एक लो फ्रीक्वेंसी की भिन-भिन आवाज थी, पर 1 सेकंड बाद वो चीख वाली हाई स्पीड आवाज में बदल गई। ये उस वॉशिंग मशीन की मोटर की आवाज थी जो उस हैवी लोहे के पहिए को पागलों की तरह घुमा रही थी। 1000 RPM, 2000 RPM, 3000 RPM। आसपास के लोगों की हंसी एकदम बंद हो गई। सब लोग डरकर उस साइकिल को देख रहे थे जो अपनी जगह पर खड़ी होकर बुरी तरह कांप रही थी। ये आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई जेट प्लेन उनके सामने उड़ान भरने वाला हो। अब टाइम आ गया। जियांग रुओक्सुए ने मन में पूरे 3 सेकंड काउंट कर लिए थे और उसने जोर से गरज कर आवाज लगाई। जियांग रुओक्सुए ने क्लच का लीवर छोड़ दिया। हाई स्पीड में घूमते हुए फ्लाईव्हील ने बेल्ट के जरिए एक ही सेकंड में अपनी पूरी पावर पीछे वाले टायर को ट्रांसफर कर दी। स्क्रीच! पीछे वाला टायर जमीन पर बुरी तरह रगड़ने लगा। उसमें से धुआं का एक गुब्बार निकलने लगा और अगले ही पल जियांग रुओक्सुए ने एक पैडल भी नहीं मारा और पूरी साइकिल के साथ किसी तोप से फायर किए गए गोले की तरह एक ही सेकंड में वहां से लॉन्च हो गई। उसकी स्पीड और थ्रस्ट इतना खतरनाक था कि हवा के प्रेशर से जियांग रुओक्सुए का चेहरा ही पिचक गया था। उसके दोनों हाथ पूरी ताकत से हैंडल को कस के पकड़े हुए थे ताकि वो साइकिल से उड़ न जाए। आगे पूरी ताकत से पैडल मार रहा झाओकुआन, उसने अचानक अपने पीछे से एक डरावनी चीख जैसी आवाज सुनी। इससे पहले कि वो पलट कर देखा, एक काले रंग की शैडो करके उसके ठीक बगल से निकल गई। साइकिल की हवा इतनी तेज थी कि वो गाड़ी समेत पलटी खाने वाला था। झाओकुआन का मुंह खुला का खुला रह गया और वो स्पीड से दूर जाती हुई शैडो को हैरानी से देखने लगा। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। वो आखिर क्या बवाल था? क्या वो सच में कोई साइकिल थी? मोटरसाइकिल भी इतनी फास्ट नहीं भागती। बहुत फास्ट है। इस वक्त जियांग रुओक्सुए हवा में पागल हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो साइकिल नहीं चला रही बल्कि किसी मिसाइल पर बैठी है। रास्ते के दोनों तरफ लगे पेड़ किसी स्लाइड शो की तरह तेजी से पीछे जा रहे थे। फ्लाईव्हील से निकली हुई जबरदस्त पावर की फोर्स उसे रॉकेट की तरह आगे धकेल रही थी। अगर उस साइकिल में स्पीड मीटर लगा होता तो पक्का सुई नीडल उसे फाड़ कर बाहर आ गई होती। जो रास्ता क्रॉस करने में 5 मिनट लगने थे वो सिर्फ 30 सेकंड्स में पूरा हो गया। सामने ही फिनिश लाइन वाला चौराहा क्रॉसिंग था, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई। इसे रोकूं कैसे? जियांग रुओक्सुए ने डर के मारे दोनों हाथ से ब्रेक दबा दिए। स्क्रीच! फट! वो साइकिल के नॉर्मल रबर वाले ब्रेक पैड्स थे। इतनी एक्सट्रीम हाई स्पीड में ब्रेक पैड्स एक ही सेकंड में घिसकर आग की तरह लाल हो गए। उनमें से धुआं निकला और वो वहीं टूटकर हवा में उड़ गए। जियांग रुओक्सुए उस पास आते क्रॉसिंग और रेड लाइट को देख रही थी और वहां से आ जा रही गाड़ियों को देखकर उसकी जान ही निकल गई। हटो, जल्दी रास्ता छोड़ो, ब्रेक्स फेल हो गए हैं। अगर वो उन गाड़ियों से टकराई तो उसकी वाकई चटनी बन जाएगी। ठीक इस मौत वाले सीन में जो बुलेट प्रूफ SUV उनके पीछे आ रही थी, चेन फेंग अंकल के माथे पर पसीना आ गया। खतरा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, हमारी गाड़ी भी इसे पकड़ नहीं पाएगी। रोर! आगे वाली सीट पर बैठा लेटिंग कब का बेचैन हो रहा था। जिस सेकंड जियांग रुओक्सुए लॉन्च हुई थी उसे खतरे की वार्निंग मिल गई थी। गाड़ी का शीशा खुला हुआ था। लेटिंग ने चेन फेंग के गाड़ी रोकने का वेट भी नहीं किया। उसने एकदम परफेक्ट टाइमिंग देखी और चलती गाड़ी के विंडो से सीधा बाहर छलांग लगा दी और फिर बुलेट की तरह भागने लगा। इस जर्मन शेफर्ड ने आज अपनी पूरी लाइफ की सबसे एक्सट्रीम स्पीड दिखा दी थी। किसी काले रंग की चमकती हुई बिजली की तरह उस आउट ऑफ कंट्रोल साइकिल के पीछे दौड़ लगा दी। अगर कोई नॉर्मल डागी होता तो जिंदगी में कभी उसे नहीं पकड़ पाता, लेकिन लेटिंग ने मेरी बनाई हुई लिक्विड प्रेशर टैक्टिकल वेस्ट पहनी हुई थी। वेस्ट में लगे माइक्रो हाइड्रोलिक रॉड्स उसके भागने की रिदम के साथ मैच कर रहे थे और उसकी पीछे की टांगों को एक रॉकेट जैसी पुश दे रहे थे। 50 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर। लेटिंग ने साइकिल पकड़ ली। वो साइकिल के ठीक पीछे वाले साइड पर आया। उसे पता था कि वो सीधा टक्कर नहीं मार सकता, वरना जियांग रुओक्सुए उड़कर बुरी तरह गिरेगी और मौत भी हो सकती है। उसकी नजर सीट के पीछे वाले उस लोहे के बैक कैरियर पर गई। लेटिंग ने अपना बड़ा सा जबड़ा खोला और एक ही झटके में उस लोहे के कैरियर को कस के दांतों में दबोच लिया और फिर उसमें अपने चारों पैरों से पूरी पावर लगाई। अपने पंजे उस सीमेंट वाली सड़क पर कस के गाड़ दिए। अपनी पूरी बॉडी को उसने एक पैराशूट ब्रेक की तरह यूज किया। लेटिंग के पंजों ने सड़क पर घिसती हुई 4 गहरी लाइंस बना दी और वहां से चिंगारियां, स्पार्क्स निकलने लगी। एक जबरदस्त फ्रिक्शन रगड़ की पावर आई जिसने जबरदस्ती उस उड़ने वाली साइकिल की स्पीड को डाउन कर दिया। जियांग रुओक्सुए को लगा जैसे साइकिल का पीछे वाला हिस्सा भारी हो गया हो। स्पीड अचानक गिर गई। रुक जा। उसने भी मौका देकर अपने दोनों जूते जमीन पर रगड़ने शुरू कर दिए। आखिरकार क्रॉसिंग के इंटरसेक्शन से सिर्फ आधे मीटर पहले वो धुआं फेंकती हुई मॉन्स्टर साइकिल पूरी तरह से रुक गई। जियांग रुओक्सुए की पूरी हवा निकल चुकी थी और वो साइकिल के हैंडल पर ढेर हो गई। उसका दिल सीने से निकलकर बाहर आने को हो रहा था। उसने मुड़कर देखा, लेटिंग ने साइकिल का कैरियर छोड़ा और अपने मुंह से थू थू करके लोहे के जंग वाले टुकड़े थूकने लगा। उसके बाद जियांग रुओक्सुए ने बुरी तरह घबराते हुए पूछा, क्या मैं जीत गई? पीछे से झाओकुआन और उसकी टीम बुरी तरह हांफते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने उस साइकिल को देखा जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। जमीन पर बनी पंजों की उन खतरनाक 4 लाइंस को देखा और उस गुस्से वाली बड़ी ब्लैक दागी को देखा। झाओकुआन ने डर से अपना थूक निकला। भले ही वो हार गया था पर वो दिल से अपनी हार मान चुका था। भाई, ये आखिर कौन सी साइकिल है जो इंसान चला रहा था? ये तो डायरेक्ट सुसाइड अटैक था। झाओकुआन हल्लाते हुए चिल्लाकर बोला, जियांग दीदी, तुम जीत गई। आज से तुम मेरी बड़ी बहन हो। ये साइकिल बहुत भौकाल है। जियांग रुओक्सुए की अकड़ एकदम वापस आ गई। भले ही 1 मिनट पहले उसकी हवा टाइट हो गई थी पर इस वक्त वो एकदम बास बन चुकी थी। फिर जियांग रुओक्सुए ने टॉप लेवल प्रो वाला पोज मारा। देखा हमारा जलवा, आगे से थोड़ा औकात में रहना। लेकिन ये हीरो वाली फीलिंग 3 सेकंड भी नहीं चली। SUV आकर ठीक रास्ते के साइड में
की। चेन फेंग अंकल गुस्से में काले होकर गाड़ी से कूद गए। उनके ठीक पीछे मैं चल रहा था, एकदम हार मानकर फेस बनाए हुए, और उसके पीछे खबर सुनकर भागे हुए आए शाओ युआन पापा और जियांग वेगो दादाजी थे। दादाजी जियांग अपनी लाठी हवा में घुमाते हुए तेजी से आए। जियांग रुओक्सुए, तू नालायक बच्ची, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तू वॉशिंग मशीन चलाकर रोड पर आ गई। आज मैं तेरी टांगे तोड़ डालूंगा। जियांग रुओक्सुए अपना सिर पकड़कर डर के मारे चिल्लाती हुई इधर उधर भागने लगी। दादाजी बचा लो, माफ कर दो, ये साइंस है दादाजी, ये टेक्नोलॉजी है। वहीं शाओ युआन पापा चलकर उस मॉडिफाई की हुई साइकिल के पास गए और उसके फ्लाईव्हील वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने मुझे देखा, उनका चेहरा एकदम मिक्स्ड रिएक्शन दे रहा था। चेंचन बेटा, ये फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज ये तूने बस इन कुछ दिनों में किताबें पढ़कर बना लिया? इसका कॉन्सेप्ट क्या हम अपने टैंक्स के स्टार्टर इंजन में अप्लाई कर सकते हैं? मैंने ठीक से अपना सिर हिलाया और एकदम सीरियस होकर जवाब दिया, थ्योरी के हिसाब से तो हो सकता है, लेकिन टैंक्स के फ्लाईव्हील बहुत बड़े बनाने होंगे और उन्हें एयर रेजिस्टेंस से बचाने के लिए वैक्यूम चेंबर में सील करना पड़ेगा ताकि हवा उन्हें रोक ना पाए। जियांग रुओक्सुए की ये साइकिल सिर्फ एक टेस्टिंग मशीन थी, सेफ्टी को सच में इंप्रूव करने की जरूरत है। अगली बार मैं इसमें डिस्क ब्रेक्स लगा दूंगा। क्या मतलब अगली बार? जियांग रुओक्सुए को पीट रहे दादाजी जियांग जोर से चिल्लाए, ये साइकिल अभी कॉन्फिस्केट जब्त की जाती है। आज के बाद ये लड़की सिर्फ 3 पहिए वाली साइकिल चलाएगी। रात के डिनर टेबल पर जियांग रुओक्सुए अपने पीछे 2 मोटे तकिए लगाकर बैठी थी, दर्द से अजीब शक्लें बनाते हुए अपना खाना खा रही थी। लेटिंग टेबल के नीचे लेटा हुआ था और ऐश कर रहा था। मैं उसे अपने हाथ से 3 बड़े चिकन लेग्स खिला रहा था। उसके उन घिसे हुए पंजों पर मैंने पट्टियां बांधी थी और उस पे एक क्यूट सा बोटाई रिबन भी लगा दिया था। ये किंगजो पापा झींगा प्रांस छील रहे थे और बोले, आज का ये कांड भले ही थोड़ा डेंजर था पर एक पॉइंट क्लियर हो गया है, हमारे चेन का कन्वर्जन पावर बहुत कमाल का है। उस फ्लाईव्हील वाले सिस्टम के लिए मैंने अपनी फैक्ट्री को अप्लाई करके इसका पेटेंट लेने को कह दिया है। आगे जाकर हम इसे अपने ट्रैकलेस रैम्स में यूज करेंगे। लेहू पापा जोर से हंसे, ये तो तय है, मेरे बेटे का बनाया हुआ सामान भले ही कबाड़ दिखे पर असल में खजाना होता है। पर मैं अंदर से थोड़ा उदास था। मैंने अपने बाउल के चावल में चम्मच घुसा दी लेकिन ब्रेक्स ठीक से काम नहीं किए। ये एक डिजाइन फॉल्ट था। अगर लेटिंग नहीं होता तो मेरी नंबर 2 पार्टनर वहीं कबाड़ बन गई होती। अपना नाम सुनकर लेटिंग ने टेबल के नीचे से सिर निकाला और मेरे घुटनों को प्यार से सहलाया। उस रात यूहोंग प्राइमरी स्कूल में एक नया किस्सा फेमस हो गया। क्लास 1 में एक ऐसी फाइटर लड़की है जो रॉकेट साइकिल चलाती है और उसके पास एक जादुई डागी है जो साइकिल पर ब्रेक लगाता है, और वो फ्लाईव्हील साइकिल जिसे दादाजी जियांग ने जब्त किया था बाद में सीधा आर्मामेंट डिपार्टमेंट वेपन्स ब्रांच के म्यूजियम में भेज दी गई। उसके टैग पर लिखा था, ग्रेट जिया का फर्स्ट फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज टेस्ट व्हीकल क्रिएटर बनाने वाला। ये चेन 4 साल ऐसे ही टाइम गुजर गया। 1985 का साल पूरी तरह निकल गया। टाइम आया जनवरी 1986 का। बीजिंग में एक बहुत भयंकर बर्फबारी हुई। पूरा वेस्ट माउंटेन कंपाउंड सफेद बर्फ की चादर से ढक गया था। वैसे तो ये बच्चों का सबसे पसंदीदा मौसम होता है, स्नोमैन बनाना, बर्फ के गोले फेंकर मारना, बहुत ज्यादा मजेदार। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिल्डिंग नंबर 1 का माहौल अजीब सा क्रीपी बन चुका था। ये अजीबन शायद किसी आम इंसान को समझ ना आए, लेकिन मैं जो आर्मामेंट डिपार्टमेंट का करंट एडवाइजर था, बिल्डिंग नंबर 1 का चीफ इंजीनियर था और उसके साथ एकदम शार्प इंस्टिंक्ट वाला जीनियस बच्चा था, मेरे हिसाब से हवा में टॉप सीक्रेट मिशन की महक फैली हुई थी। सुबह डाइनिंग टेबल पर सब सिर झुकाकर अपना नाश्ता कर रहे थे। शाओ युआन पापा ने आज मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी बल्कि कैजुअल सिविल ड्रेस में थे। उनके हाथ में न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा हुआ था और उन्हें पता ही नहीं था। उनकी नजरें बार-बार दीवार वाली घड़ी पर जा रही थी। ट्रिंग ट्रिंग। ड्राइंग रूम में रखा लाल रंग का टॉप सीक्रेट फोन अचानक से बज उठा। शाओ युआन पापा की बॉडी करंट की तरह हिली और उन्होंने एकदम रॉकेट लॉन्च की तरह स्पीड पकड़कर फोन की तरफ दौड़ लगाई। हेलो, मैं शाओ युआन बोल रहा हूं। उनकी आवाज एकदम ठहरी हुई और लो वॉल्यूम में थी। उन्होंने जानबूझकर हमारी तरफ स्पीड घुमा ली और रिसीवर पर हाथ रख लिया। माल आ गया क्या? आइस बॉक्स वाली डिलीवरी कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। समझ गया। उसे एक झटका वाइब्रेशन भी नहीं लगना चाहिए। हल्का सा टच हुआ तो टूट जाएगा। डन। आज शाम ठीक 6 बजे। मैं डाइनिंग टेबल के सामने बैठा था। मेरे हाथ में चम्मच था पर मेरे कान किसी एंटीना की तरह खड़े थे। कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट, हिले डुले नहीं देना। हल्का सा टच हुआ तो टूट जाएगा। मेरा दिमाग गोली की स्पीड से चलने लगा। नाइट्रोग्लिसरीन या कोई बहुत ही डेंजरस बायोलॉजिकल वायरस का सैंपल? क्या दुश्मन के बचे कुछ लोगों ने बीजिंग में वापस कोई केमिकल वेपन भेज दिया है? शाओ युआन पापा ने फोन रखा। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें देखा कि मैं उन्हें एकदम शक वाली नजरों से घूर रहा था। मैंने अपना सिर टेढ़ा किया और एकदम मासूम बच्चे की तरह पूछा, पापा कौन सी चीज सच होते ही टूट जाएगी? क्या मैं उसके लिए एक शॉक प्रूफ बॉक्स, झटके रोकने वाला डब्बा बना दूं? शाओ युआन पापा का चेहरा एकदम जम गया। उनकी आंखें इधर-उधर घूमने लगी। खू खू खांसी, कुछ नहीं, वो बस पापा ने कुछ शीशे के ग्लास कप्स ऑर्डर किए हैं। ग्लास? हाँ ग्लास। ये बोलकर उन्होंने जल्दी 2 चम्मच दलिया पॉरिज खाया ताकि वो अपनी घबराहट छुपा सके। वैसे ये भाई तुम्हारा वो पिंक प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? ये किंग जो पापा बहुत आराम से अपना अंडा एग काट रहे थे। ये सुनते ही उनके हाथ का चाकू फिसल गया और उनकी उंगली कटने से बाल बचे। उन्होंने एक नजर मुझे देखा और फिर शाओ युआन पापा को तू चुप रहे वाली नजर से घूरा और गोल मोल बातें करने लगे। अभी टेस्टिंग चल रही है, वो फार्मूला थोड़ा हार्ड है, ज्यादा मीठा हुआ तो बेकार लगेगा। नहीं, मेरा मतलब है केमिकल फार्मूला को अभी थोड़ा परफेक्ट करना बाकी है। पिंक प्रोजेक्ट, केमिकल फार्मूला? मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। पिंक रंग का केमिकल वेपन, कोई नया नर्व गैस जहर या दिमाग घुमाने वाला नया केमिकल? मैंने अपना सिर घुमाया और ली जियान पापा को देखा। ली जियान पापा एक डॉक्टर थे जो हमेशा सबसे सीरियस रहते थे, पर आज वो एक बुक पढ़ रहे थे जिसका नाम था कलर साइकोलॉजी और बच्चों के इमोशंस। जैसे ही उन्होंने मुझे उनकी तरफ देखते हुए पाया, उन्होंने जल्दी से बुक बंद की और अपने व्हाइट कोट की पॉकेट में छुपा ली। उन्होंने अपना चश्मा सेट किया। चिन जल्दी खाओ, खत्म करने के बाद चेन फेंग तुझे स्कूल छोड़ाएगा। यहाँ तक कि जो लेहू पापा हमेशा सबसे ज्यादा शोर मचाते थे वो भी आज एकदम चुपचाप थे। वो एक कोने में बैठे थे और एक कपड़े से किसी चीज को साफ कर रहे थे। मैंने अपनी आंखें छोटी करके ध्यान से देखा। वो एक चमकती हुई खतरनाक दांतों वाली लंबी नाइफ थी। मैंने पूछा, लेहू पापा क्या आप किसी को काटने जा रहे हो? लेहू पापा डर के मारे बुरी तरह उछल पड़े। उन्होंने जल्दी से उस नाइफ को अपने पीछे छुपा लिया और एक जबरदस्ती वाली अजीब सी स्माइल दी। ना नहीं तो लेहू पापा तो बस चाकू तेज कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं मुर्गी काटने की। हाँ मुर्गी काटने की। मैंने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप अपने खाने का आखिरी निवाला खा लिया। कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। कोड नेम पिंक प्रोजेक्ट, खतरनाक टूटने वाले सामान का ट्रांसपोर्ट, केमिकल फार्मूला की टेस्टिंग और लेहू पापा के हाथ में वो खून की प्यासी नाइफ। ये पक्का कोई टॉप सीक्रेट मिशन है और हो सकता है एक बहुत ही खतरनाक मिशन हो। पापा लोग मुझसे छुपाना चाहते हैं, वो अकेले इस खतरे से लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4 साल पहले मेरे पापा येटिंग ने सबकी जान बचाने के लिए खुद मौत चुनी थी। मेरा पेट भर गया। मैंने अपना चम्मच नीचे रखा, अपना स्कूल बैग कंधे पर टांगा। मेरे छोटे से चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर पीछे मुड़ते ही मेरी आंखें किसी पत्थर की तरह पक्की और स्ट्रांग हो गई थी। पापा लोग, क्योंकि आप मेरी हिफाजत करना चाहते हैं तो इस बार मेरी बारी है आप सबको बचाने की। दोपहर का टाइम, यूहोंग प्राइमरी स्कूल, छुट्टी की बेल बजी। क्लास के अंदर मैं जल्दी घर जाने के लिए नहीं भागा। मैंने अपने बैग से अपना खुद का बनाया हुआ वायरलेस स्पेक्ट्रम एनालाइजर बाहर निकाला। मैंने जियांग रुओक्सुए को खींचकर एक कोने में किया। रुओक्सुए लेवल 1 अलर्ट, हाई अलर्ट। जियांग रुओक्सुए अपना बैग पैक कर रही थी। वो एकदम कंफ्यूज थी। क्या हुआ भाई, क्या फिर से लड़ाई होने वाली है? दालियो तो स्कूल छोड़ चुका है, अब किसी की हिम्मत नहीं है हमसे पंगा लेने की। मेरा चेहरा एकदम सीरियस था। ये लड़ाई नहीं है, ये जंग वार है। मैंने बिल्डिंग नंबर 1 के अंदर की आवाजें हैक कर ली हैं। पापा लोगों का आज रात एक मिशन है जिसका कोड नेम पिंक प्रोजेक्ट है। मेरी जासूसी के हिसाब से दुश्मन पक्का कोई केमिकल वेपन या हैवी बॉम्ब यूज करने वाला है। वो नहीं चाहते कि मुझे पता चले। वो खुद अपनी जान खतरे में डालना चाहते हैं। जियांग रुओक्सुए डर के मारे अपना बैग जमीन पर गिरा बैठी। तो अब हम क्या करें? क्या हमें पुलिस बुलानी चाहिए? मैंने उसे ध्यान से घूरा। कौन सी पुलिस? वो खुद पुलिस के बाप है। मुझे तेरी मदद चाहिए। तेरा वो इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी भी तेरे पास है ना? हाँ है तो उसे खोल दे और उसकी बैटरी निकालकर मुझे दे। मैं एक रफ पेपर पर ड्राइंग बना रहा था और साथ-साथ बोल रहा था, मैं पोर्टेबल ईएमपी जैमर सिग्नल तोड़ने वाली मशीन बनाने जा रहा हूं। अगर उस पिंक बॉम्ब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर हुआ तो मैं दूर से ही उसे हमेशा के लिए डेड कर दूंगा। अगर वो केमिकल वेपन हुआ, मैंने अपनी पॉकेट से 2 गैस मास्क निकाले। ये ले, आज रात तू मेरे साथ बिल्डिंग नंबर 1 चलेगी। हम बॉम्ब डिफ्यूज करेंगे। जियांग रुओक्सुए ने वो गैस मास्क पकड़ा। भले ही उसके पैर डर से कांप रहे थे पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बॉम्ब डिफ्यूज, दुनिया बचाना, ये तो होमवर्क करने से 1000 गुना ज्यादा एक्शन वाला काम है। डन, दुनिया की शांति के लिए मैं तैयार हूं। शाम का वक्त, अंधेरा बहुत जल्दी हो गया था। चेन फेंग अंकल ने गाड़ी चलाई और हम दोनों को वापस कंपाउंड ले आए। पूरे रास्ते चेन फेंग अंकल भी अजीब बिहेव कर रहे थे। वो बार-बार रियर व्यू मिरर से चुपचाप मुझे घूर रहे थे। उनके होंठों पर एक बहुत ही अजीब और डरा देने वाली मुस्कान थी। फिर चेन फेंग अंकल ने किसी सस्पेंस वाली आवाज में कहा, चेन आज रात घर थोड़ा अलग हो सकता है। मैं अपने स्कूल बैग को कस के गले लगाकर बैठा था। मेरी हथेली में
में वही नया बना हुआ ईएमपी जैमर कस के दबा हुआ था। मुझे पता है चेन अंकल, चाहे कुछ भी हो जाए आप खुद को बचा कर रखना। चेन फेंग अंकल एकदम से हैरान रह गए, खुद को बचा कर रखना। फिर उन्होंने अजीब तरह से जवाब दिया, अंकल समझ गया। हम बिल्डिंग नंबर 1 पहुंचे। ड्राइंग रूम एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था, कोई लाइट ऑन नहीं थी, जबकि नॉर्मल दिनों में इस टाइम पर पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा होता था। जियांग रुओक्सुए बहुत डर गई थी, उसने मेरी शर्ट को कस के पकड़ लिया। लाइट क्यों नहीं खुली है? यही तो बैटल ग्राउंड जंग का मैदान है। मैंने अपना गैस मास्क पहन लिया और दूसरा जियांग रुओक्सुए को दिया, इसे पहन ले, जहरीली गैस हो सकती है। दो एलियन जैसे दिखने वाले बच्चे गैस मास्क पहने हुए कमर झुकाकर चुपचाप दबे पांव घर के मेन हॉल में घुस गए। वहां अंधेरे के अंदर से लेटिंग की धीमी आवाज आई। लेटिंग सीढ़ियों के पास लेटा था। हम दोनों मास्क पहने हुए छोटे मॉन्स्टर्स को देखकर वो भौंका नहीं। उसकी आंखें बहुत अजीब थी, थोड़ी खुशी और थोड़ा डर। उसके गले पर पता नहीं क्यों एक लाल रंग का बो टाई रिबन बंधा हुआ था, जो देखने में बहुत ही फनी लग रहा था। मैंने जियांग रुओक्सुए के कान में धीरे से बोला, लेटिंग को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। उसका चेहरा देख साफ दिख रहा है कि इसे धमकी देकर रखा गया है, वो हमें वार्निंग दे रहा है। मैं उसके पास नीचे बैठा और लेटिंग का सिर सहलाया। मैंने एक ऐसी सीक्रेट आवाज में बोला जो सिर्फ हम दोनों समझते थे, लेटिंग बाम कहां है? लेटिंग ने अपना सिर टेढ़ा किया, बाम? कौन सा बाम? और उसके बाद वो मुड़ा और ड्राइंग रूम के ठीक बीच में रखे उस बड़े फोल्डिंग स्क्रीन पर्दे की तरफ देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। उस स्क्रीन के पीछे मेरी आंखें एकदम शार्प हो गई। मैंने अपना ईएमपी जैमर हवा में उठाया। मेरा अंगूठा उस लाल रंग के फायर बटन पर टिका हुआ था। रुओक्सुए मेरे ठीक पीछे रहना। 3 2 1 अटैक। हम दोनों बच्चे पूरी तैयारी के साथ हाथों में वेपन लिए बिना आवाज किए उस स्क्रीन के पीछे गए। उस फोल्डिंग स्क्रीन के पीछे हल्की हल्की मोमबत्ती कैंडल की रोशनी चमक रही थी और कुछ लोग दबी आवाज में आपस में फुसफुस कर रहे थे। शाओ युआन, आग लगा दिया, ध्यान से, हाथ मत जला लेना। लेहू, अरे यार तू जल्दी मत मचा, ये फ्यूज धागा बहुत छोटा है, आग लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। किंग जो, वो पिंक कलर का कवर सॉलिड तो है ना, कहीं गिर ना जाए। शेन यानजो, टारगेट पास आ गया है। ये बातें सुनकर मेरा दिल धड़ककर मेरे गले तक आ गया था। आग लगाना, फ्यूज, पिंक कवर, ये पक्का एक सुपर बम था। मैं गोली की तरह स्क्रीन के पीछे से कूदकर बाहर आया और जोर से चिल्लाया, रुक जाओ। मैंने अपना ईएमपी जैमर उनकी तरफ पॉइंट किया और बस उसका बटन दबाने ही वाला था, जियांग रुओक्सुए ने भी अपनी वाटर गन पिचकारी हवा में उठा रखी थी और जोर से चिल्लाई, कोई नहीं हिलेगा, अपने हाथ ऊपर कर लो। लेकिन ठीक अगले ही सेकंड मेरी उंगली बटन पर ही जम गई और जियांग रुओक्सुए की पिचकारी भी डर से जमीन पर गिर गई, क्योंकि उस गैस मास्क के धुंधले शीशे से जो हमने देखा वो कोई टेररिस्ट नहीं थे और ना ही कोई केमिकल लैब थी। हमने देखा कि उस बड़े से ड्राइंग रूम में हर तरफ कलरफुल रिबन्स और बलून्स, गुब्बारे लगे हुए थे। बीच में रखी एक लंबी टेबल पर आधा मीटर, हाफ मीटर लंबा एक पिंक कलर का टैंक जैसा दिखने वाला केक रखा था। वो टैंक इतना रियल लग रहा था, उसकी गन पाइप चॉकलेट से बनी थी, पहिए, टायर्स और ट्रैक ओरियो बिस्किट से बने थे और पूरी गाड़ी पर पिंक कलर की स्ट्रॉबेरी क्रीम लगी थी। और उसके चारों तरफ वो 5 मर्द जो बाहर अपनी पावर से सबको डराते थे, इस वक्त अपने सिर पर वो फनी सी लंबी वाली बर्थडे हैट्स, टोपियां पहने खड़े थे। लेहू पापा के हाथ में लाइटर था और वो झुककर उस टैंक की पाइप पर लगी कैंडल जला रहे थे। शाओ युआन, पापा के हाथ में पार्टी पापर था और वो बस उसे फोड़ने ही वाले थे। ये किंगजो, पापा फूलों का एक गुलदस्ता बुके पकड़े थे। ली जियान, पापा हाथ में कैमरा लिए खड़े थे। शेन यानजो, पापा म्यूजिक प्लेयर सेट कर रहे थे और झांग दाजुन अंकल बैसाखी क्रच के सहारे खुशी से मुस्कुराते हुए एक मिठाई की प्लेट लिए खड़े थे। मेरी आवाज सुनते ही सब के सब वहीं जम गए। शाओ युआन, पापा के हाथ का पार्टी पापर डर के मारे उनसे ही चल गया, फट, और उसके सारे रिबन्स उड़कर सीधा लेहू पापा के मुंह पर गिरे। ये शाओ युआन पापा ने अपने बेटे को देखा जो गैस मास्क पहने और हाथों में अजीब सी मशीन लिए खड़ा था। उनका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। चिन, ये तेरा कौन सा नया स्टाइल है? केमिकल वॉरफेयर सोल्जर, गैस से लड़ने वाला फौजी? मैं वहीं अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। मैंने अपना गैस मास्क हटाया। मेरा छोटा सा चेहरा इस वक्त पूरी तरह कंफ्यूज था। बाम कहां है? मैंने उस पिंक कलर के टैंक की तरफ इशारा किया, वो जिसे ठंडे डब्बे में लाना जरूरी था, केमिकल फार्मूले वाला, वो बाम कहां है? ये किंगजो पापा अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। अरे मेरे भोले बेटे, वो बाम यही आइसक्रीम केक तो है। ये मैं स्टेट गेस्ट हाउस के एक स्पेशल फ्रेंच शेफ से बनवा कर लाया हूं। इसमें 30 किलोग्राम इंपोर्टेड स्ट्रॉबेरीज और होकाइडो क्रीम लगी है। थोड़ा सा भी लगता तो सच में टूट जाता, इसलिए ठंडे डब्बे कोल्ड चेन में लाना जरूरी था। लेहू पापा ने अपने मुंह से वो पार्टी रिबन हटाए और जोर से ठहाके लगा हंसे। और वो पिंक प्रोजेक्ट, वो तो तेरा कोड नेम था जो हमने रखा था, और वो जो चाकू में साफ कर रहा था वो इस केक को काटने के लिए था। ये टैंक इतना बड़ा है कि फ्रूट काटने वाले चाकू से तो कटा ही नहीं। मेरा दिमाग एकदम उठ चुका था। मैंने पहले उस पिंक टैंक केक को देखा, फिर उन 5 पापा लोगों को देखा जिनके चेहरे पर इस वक्त सिर्फ प्यार था, और उनके पास खड़े लेडिंग को देखा जो बोटाई पहने हुए उस केक को घूरकर अपनी लाल सलाई पर रहा था। मैंने अपनी पलकें झपकाई। आज कौन सा दिन है? झांग दाजुन अंकल चलकर मेरे पास आए, बड़े प्यार से मेरा सिर सहलाया। अरे मेरे छोटे हीरो, आज दिसंबर की 6 तारीख है, तेरा 5वां बर्थडे जन्मदिन है। तू खुद अपना बर्थडे भूल गया? बर्थडे? मैं वही रुक गया। पिछले इन सालों में मैं मेरी फैमिली के उस गंदे कुत्ते के घर डाक हाउस में बड़ा हुआ था। किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं था, यहाँ तक कि मैं खुद भी भूल चुका था। मेरे लिए तो उस वक्त जिंदा रहना ही सबसे बड़ा गिफ्ट था। बर्थडे ये तो कहानियों वाली किताबों में होता था। मैं अपने आप से धीरे से बोला, मैं तो भूल ही गया था। शाओ युआन पापा चलकर मेरे पास आए, नीचे बैठे। उनकी आंखें एकदम मेरी आंखों के लेवल पर थी, लेकिन हम नहीं भूले थे। उन्होंने अपनी वो फनी सी बर्थडे हैट उतार दी और एकदम सॉफ्ट और प्यार भरी नजरों से मुझे देखा। चिन, पहले के बर्थडेज में हम पापा लोग तेरे साथ नहीं थे, हमें माफ कर देना, लेकिन आज से तेरे हर बर्थडे पर पापा लोग तेरे साथ होंगे। वो केक, वो गिफ्ट्स, वो खुशियां जो तुझे पहले नहीं मिली, हम वो सब पूरी करके तुझे लौटाएंगे। शेन यान जो पापा ने म्यूजिक प्लेयर की सुई नीचे रखी, म्यूजिक बजना शुरू हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे बेटे। वो फेमस हैप्पी बर्थडे वाला गाना पूरे रूम में गूंजने लगा। 5 मर्द और साथ में झांग दाजुन और चेन फैंग, 7 लोग जिनकी आवाज एकदम बेसुरी आउट ऑफ ट्यून थी, वो अपना गला फाड़ फाड़ कर इस बच्चों के गाने को गा रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आवाज बहुत गंदी लग रही थी, राग ट्यून भी एकदम बेकार थे, पर मेरी जिंदगी में मैंने इससे अच्छा गाना कभी नहीं सुना था। जियांग रुओक्सुए ने बगल में अपना गैस मास्क हटाया। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और उसे बहुत जलन हो रही थी। वाह, पिंक टैंक केक, ये तो बहुत मस्त है। चेन भाई, मुझे भी ऐसा बर्थडे मनाना है। मैं उस बड़े से केक को देख रहा था, मोमबत्तियों की रोशनी में चमकते उन मुस्कुराते चेहरों को देख रहा था। लेडिंग को वहां खुशी से अपनी पूंछ हिलाते देख रहा था। अचानक मुझे अपने नाक में अजीब सी दर्द जैसी फीलिंग आई। वो पत्थर जैसा स्ट्रॉन्ग, शांत और प्रैक्टिकल छिलका जिसने मुझे अब तक जिंदा और मजबूत बनाकर रखा था, इस एक पल में टूट कर चूर चूर हो गया। मैं आर्मामेंट डिपार्टमेंट का कोई एडवाइजर नहीं था, मैं गाड़ियां ठीक करने वाला कोई मैकेनिकल जीनियस नहीं था। मैं तो सिर्फ 5 साल का छोटा बच्चा था जो अपने पापा और अपनी मम्मी को बहुत मिस करता था। वाह, मैंने अचानक से अपना छोटा मुंह बहुत बड़ा खोला और जोर जोर से बिना रुके रोना शुरू कर दिया। ये कोई धीमी आवाज वाला रोना नहीं था, ये एक ऐसा रोना था जैसे सदियों सालों का दुख आज बाहर आ गया हो। मुझे मम्मी चाहिए मुझे पापा की याद आ रही है, मुझे भी अपना बर्थडे मनाना था, मुझे भी केक खाना था, मुझे अब कोई टैंक ठीक नहीं करना। मेरे जोर के रोने ने वहां खड़े सभी लोगों के पसीने छुड़ा दिए। अरे ये रो क्यों रहा है? क्या हमारा गाना इसे बहुत बुरा लगा? चिन, रोना बंद कर बेटा, मत रो, पापा लोगों का दिल टूट रहा है। 5 बड़े मर्द डरते डरते एक साथ आगे आए। शाओ युआन पापा ने मुझे गोद में उठाया। लेहू पापा ने मेरे आंसू पूछे। ली जियान पापा मेरी नब्ज पल्स चेक करने लगे। ये किंगजो पापा मुझे केक देकर चुप कराने लगे। शेनयानजो पापा मेरे लिए टिश्यू पेपर ढूंढने भागे। बस बेटा बस, पापा लोग यही है ना? शाओ युआन पापा ने मेरी पीठ थपथपाई। उनकी खुद की आंखें भी लाल हो गई थी। बहुत देर तक रोने के बाद आखिरकार मैं शांत हुआ। अभी भी हल्का हल्का रो रहा था। मैंने रोते रोते एक हिकअप हिचकी ली। सब के सब लोग जोर से हंस पड़े। शाओ युआन पापा ने मुझे गोद में उठाकर केक के ठीक सामने रखा। आओ विश मांगो, आंखें बंद करो और अपना बर्थडे विश मन्नत मांगो, जो चाहिए मांग लो। अगर तुझे आसमान के तारे भी चाहिए ना, तो तेरे ये पापा लोग वो भी तोड़ लाएंगे। मैंने आंखें बंद की। मोमबत्तियों की रोशनी मेरे आंसुओं से भरी हुई पलकों पर चमक रही थी। पापा मम्मी, आप लोगों ने देखा, मेरा भी घर है। मेरी विश है कि मेरे ये 5 पापा और झांग अंकल और चेन अंकल और लेडिंग और वो बुद्धू जियांग रुओक्सुए सब के सब हमेशा ठीक रहें और मुझे छोड़कर कभी कहीं ना जाएं। मैंने एक ही सांस में सारी मोमबत्तियां बुझा दी और उसके बाद लाइट चल गई। लेहू पापा ने जोर से चिल्लाकर बोला, चलो केक काटते हैं, मैं तो इसकी टैंक की गन खाऊंगा। जियांग रुओक्सुए भी चिल्लाई, और मुझे उसके टायर्स चाहिए। हंसी और शोर से बिल्डिंग नंबर 1 का एक एक कोना गूंज रहा था। वो केमिकल बायो हजार्ड बैम वाली गलतफहमी आज की रात का सबसे बड़ा मजाक बन चुकी थी। और वो पिंक कलर का टैंक केक सच में बहुत मीठा था, इतना मीठा कि सबके दिल तक पहुंच गया था। केक खाने के बाद सबने मुझे बहुत कीमती गिफ्ट दिए। अब लेडिंग की बारी थी। वो शर्माते हुए अपने घर डाक हाउस की तरफ भागा और वहां से एक छोटा सा बास्केट
उठाकर लाया। उस बास्केट में एक गोल मटोल सफेद रंग का पत्थर पेबल रखा था। ये उसने यूनान वाले रास्ते में एक छोटी नदी से उठाया था। उसे लगा था कि ये पत्थर बिल्कुल चांद मून जैसा लगा है, बहुत सुंदर है, तो वो उसे हमेशा अपने मुंह में दबाकर लाया था। वो हर रात उसे चाट चाट कर साफ करता था। वो मेरे सामने आया, उस पत्थर को रखा और अपनी नाक से उसे हल्के से मेरी तरफ पुश किया। छोटे मास्टर, हैप्पी बर्थडे, ये मेरा सबसे फेवरेट पत्थर है, मैं तुझे देता हूं। मैंने लेटिंग को जोर से गले लगा लिया। मेरे आंसू वापस आ गए थे। थैंक यू लेटिंग, ये मेरा अब तक का सबसे प्यारा गिफ्ट है। ड्राइंग रूम में हर तरफ उस मीठी स्ट्रॉबेरी वाली क्रीम की खुशबू फैली हुई थी। वो केमिकल वेपन वाला ड्रामेबाज सीन अब जा चुका था। उसकी जगह एक नई वार शुरू हो गई थी जिसका नाम था स्प्रिंग टैंक को फिनिश करो। मेरे हाथ में मेरा फोर्क कांटा था। मैं पूरी जान लगाकर अपने केक के पीस को बचा रहा था और साथ साथ अपने पैरों से लेटिंग को पीछे धकेल रहा था, जो चुपचाप केक चुराने की कोशिश कर रहा था। लेटिंग, गन पाइप को मत चाट, वो चॉकलेट की बनी है, डागी को चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। वाइन। लेटिंग एकदम रोते हुए फेस के साथ जमीन पर बैठ गया। उसकी नाक पर थोड़ी सी पिंक कलर की क्रीम लग गई थी। वो देखने में फनी और बेचारा लग रहा था। उसकी नजरें उस बड़े से केक पर रुकी हुई थी और उसके मुंह से पानी झरझर बह रहा था। लीजियान पापा ने अपनी ऑपरेशन वाली नाइफ स्कैल्पल से केक के एकदम बेस वाले हिस्से स्पंज केक से टुकड़ा काटा और उसे लेटिंग की तरफ फेंक दिया। ये वाला खा लो, भले ही इसमें भी मीठा ज्यादा है पर आज का दिन स्पेशल है, तो खा लो। भाऊ। लेटिंग ने एक ही बार में उसे हवा में ही कैच कर लिया और 2-3 बार दबाकर सीधा निकल गया और फिर मजा आने पर जमीन पर लेटकर गोल गोल घूमने लगा। और डाइनिंग टेबल के दूसरे हिस्से पर जियांग रुओक्सुए एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी। मुझे डायर ट्रैक्स खाने हैं, मैं पूरे डायर अकेले खाऊंगी। जियांग रुओक्सुए का पूरा मुंह काले रंग के ओरियो बिस्किट के चूर चूर से भरा हुआ था। उसका पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ लग रहा था, पर फिर भी वो खाती जा रही थी। ये सच में बड़ी जगह का केक है। मेरे दादाजी की लाई हुई मिठाइयों से तो 1000 गुना ज्यादा मस्त है। शाओ युआन और बाकी सब लोग एकदम प्यार से हम बच्चों को ऐसे भूखों की तरह खाते हुए देख रहे थे। ये 5 लोग जो आम दिनों में बास बनकर घूमते थे, इस वक्त उनके सिर पर वो जोकर वाली लंबी टोपी रखी हुई थी और उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं क्रीम चिपकी हुई थी। आराम से खा, कोई तुझसे नहीं छीन रहा। शाओ युआन पापा ने टिश्यू पेपर नैपकिन से मेरे मुंह के किनारे को साफ किया। उनकी आंखें इतनी नरम थी कि जैसे वहां से प्यार टपक रहा हो। चिंचन, केक ठीक लगा? मीठा था? मैंने खाना रोका और सीरियसली अपने चम्मच को चाटा। मीठा था, व्हाइट रैबिट कैंडी से भी ज्यादा मीठा। और ऊपर से मैंने उस केक की क्रीम पर इशारा किया। इस क्रीम में मिल्क फैट मलाई कम से कम 35% से ज्यादा है। इसकी फैंटा विपिंग भी एकदम परफेक्ट हुई है। इसमें हवा की वॉल्यूम बहुत अच्छी आई है। ये किंग जो पापा जोर से हंसे। बिल्कुल मेरे बेटे वाली बात। केक खाते खाते भी उसकी थ्योरी बता रहा है। केक फिनिश होने के बाद आखिरकार रात का सबसे मजेदार राउंड शुरू हुआ, गिफ्ट्स ओपन करना। ये कोई नॉर्मल गिफ्ट ओपनिंग नहीं था। इन 5 मर्दों के लिए ये एक शांत और छिपी हुई लड़ाई थी। जो बेटे को सबसे बेस्ट गिफ्ट देगा वही आने वाले 1 महीने तक उसे गोद में उठाने का पावर पाएगा। शाओ युआन पापा सबसे पहले आगे आए। मैं सबसे बड़ा हूं इसलिए मैं पहले दूंगा। उन्होंने अपने पीछे से एक लंबा लाल लकड़ी का बॉक्स निकाला और एकदम सीरियस होकर मुझे दिया। मैंने उस बॉक्स को खोला। उसके अंदर एक छोटा कॉम्बैट चाकू डैगर रखा था, लेकिन ये कोई नॉर्मल चाकू नहीं था। चाकू का ब्लेड थोड़ा डार्क ग्रे रंग का था और उस पे पानी की लहरों जैसा डमास्कस स्टील का डिजाइन बना था। उसका हैंडल एक पूरे मीटियोराइट उल्का पिंड के टुकड़े को घिसकर बनाया गया था। हाथ में पकड़ने पर वो किसी जेड पत्थर की तरह स्मूथ लग रहा था। चाकू के ब्लेड जहां शुरू होता था वहां 2 छोटे शब्द खुदे हुए थे, चेन टिंग। शाओ युआन पापा नीचे बैठे और उस चाकू पर हाथ फेरा। 4 साल पहले मैंने और तेरे पापा ने मिलकर दुश्मन का एक टैंक तबाह किया था। ये चाकू उस टैंक के गन बैरल वाले सील और मीटियोराइट आयरन को मिक्स करके बनाया गया है। ये इतना हार्ड है कि लोहा काटे और इतना शार्प है कि हवा में बाल काटे। ये एक वेपन हथियार भी है और तेरा लकी चार्म भी। शाओ युआन पापा की आंखें एकदम शार्प और फोकस हो गई। चिंचन, पापा की यही दुआ है कि तुझे कभी इसे यूज करने की जरूरत न पड़े, लेकिन अगर कभी किसी दिन पापा लोग तेरे आसपास ना हो तो इसका यूज करके अपनी हिफाजत जरूर करना। मैंने उस भारी चाकू को अपने हाथ में पकड़ा। उसके अंदर की ठंडक मेरी उंगलियों में उतर रही थी, पर उससे मुझे बहुत सेफ फीलिंग आ रही थी। थैंक यू बड़े पापा, मैं इससे फ्रूट भी काटूंगा और जरूरत पड़ने पर बुरे लोगों का गेम भी बजाऊंगा। अरे लाओ शाओ यार, तू भी कितना खूनी और खतरनाक आदमी है। ये किंग जो पापा ने शाओ युआन पापा को साइड में धक्का दिया। उनकी बातें उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी टाई ठीक की और एक पतला सा फाइल फोल्डर निकाल कर लाए। बेटे, अब ये पापा का गिफ्ट देख, इसे कहते हैं असली सॉलिड चीज। मैंने वो फोल्डर पकड़ा और अंदर से पेपर निकाले। पेपर पर पूरी इंग्लिश में ढेर सारी लाइंस लिखी थी और उस पे लाल रंग की स्टैंप लगी थी। ये क्या है? क्या कोई नई ड्राइंग ब्लूप्रिंट है? ये किंग जो पापा ने पूरे भौकाल और अमीर वाले स्टाइल में बोला। ये शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने झोंगचेंग हेवी इंडस्ट्री कंपनी का 5% शेयर सीधा तेरे नाम कर दिया है। इन 5% शेयर्स को हल्के में मत लेना। इसका साल भर का प्रॉफिट इतना होगा कि तू ऐसे 10,000 पिंग टैंक केक अकेले खरीद लेगा। और सुनो, ये पापा ने खास तेरे नाम से एक ये चेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन भी खोली है। आगे तू जो चाहे बनाना, चाहे वो टैंक ठीक करने का एक छोटा नट बोल्ट हो या किसी रॉकेट का फ्यूल, तुझे बस अपना साइन करना है। पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। बगल में खड़ी जियांग रुओक्सुए ये सब सुनकर पागल हो रही थी। भले ही उसे शेयर्स का मतलब नहीं पता था, पर पैसों की कमी नहीं होगी का मतलब उसे अच्छे से समझ आ गया था। उसकी आंखों में एकदम स्टार चमकने लगे। वाह चिंचन भाई, क्या तुम सच में अब मेरे दादाजी से भी ज्यादा अमीर हो गए हो? मैंने पेपर्स को देखा। भले ही मुझे अभी पैसों की काउंटिंग ठीक से नहीं पता थी, पर मुझे पता था कि इसका मतलब है दुनिया भर के मशीन पार्ट्स और इक्विपमेंट। थैंक यू ये पापा। तो क्या मैं एक बड़ा 5 एक्सेस सीएनसी मशीन कटिंग मशीन खरीद सकता हूं? ये किंग जो पापा ने अपना हाथ हवा में लहराया। एक क्यों 10 खरीदो। बहुत सस्ता टेस्ट यार तुम्हारा, बहुत ही बोरिंग और सस्ता। ली जियान पापा ने अपना चश्मा ठीक किया और एक भारी सा डब्बा पकड़कर आगे आए। एक बच्चे को बड़ा करना, उसके माइंड की साइंस और बॉडी की स्टडी पर फोकस होना चाहिए। चिंचन, ये ली पापा का स्पेशल गिफ्ट है तेरे लिए। मैंने बहुत खुशी से वो बॉक्स खोला और अगले ही सेकंड पूरे हाल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बॉक्स के अंदर एक एकदम सफेद रंग का असली इंसान के बराबर साइज वाला ह्यूमन स्केलेटन कंकाल का मॉडल रखा था और वो इतना रियल लग रहा था, यहां तक कि उसके जॉइंट्स की नसें, लिगामेंट्स भी ठीक से बनाई गई थी। उस कंकाल के बगल में एक पूरी इंग्लिश में लिखी हुई ग्रैज एनाटॉमी बुक रखी थी और एक पूरे प्रोफेशनल सर्जिकल नाइफ्स ऑपरेशन टूल्स का सेट था। बाप रे बाप, जियांग रुओक्सुए चीख मारकर डर के मारे सीधा टेबल के नीचे घुस गई। लेटिंग भी उछलकर पीछे हो गया और उस कंकाल की तरफ देखकर गुस्से में भौंकने लगा। लेहू पापा गुस्से में फट पड़े। ली जियान, पागल हो गया है क्या तू? 5 साल के बच्चे के बर्थडे पर तू कंकाल दे रहा है? क्या तू हमारे बेटे को डराकर मारना चाहता है? ली जियान पापा ने अपनी सफाई दी। ये टॉप मेडिकल कॉलेज का सबसे बेस्ट मॉडल है। मैंने सोचा क्योंकि चिंचन को मशीन स्ट्रक्चर पसंद है तो इंसानी बॉडी भी तो एक स्ट्रक्चर ही होती है ना। उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा, अपनी बात समझाने की कोशिश की। चिंचन, तू स्केलेटन की रीढ़ की हड्डी, स्पाइन का मूवमेंट फोर्स देख। मैंने उस कंकाल को पूरे 3 सेकंड तक ध्यान से देखा। फिर मैंने अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया और उस कंकाल के घुटने नी जॉइंट को दबाया। इसके जॉइंट का फ्रिक्शन रगड़ बहुत कमाल का डिजाइन हुआ है। थैंक यू ली पापा। क्या मैं इसमें एक मोटर लगाकर इसे एक रोबोट में बदल सकता हूं? सबके सब लोग हैरान रह गए और अगले ही सेकंड जोर जोर से हंसने लगे। वाह रे मेरे चीफ एडवाइजर, तेरा दिमाग चलता भी तो अलग ही दिशा में है। उसके बाद बारी आई शेन यानजो पापा की। उन्होंने जर्मनी की इंपोर्टेड असली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिफ्ट की। शेन यानजो पापा ने मेरा सिर सहलाया। उस दिन जब तू कैमरा की फिल्म चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि तेरा पुराना माइक्रोस्कोप बहुत कबाड़ हो चुका है। ये वाला 20,000 टाइम्स जूम कर सकता है। आगे तो कोई भी माइक्रोवायरस या सेल चेक करना चाहे या कोई सीक्रेट क्लू निकालना चाहे, ये तेरा पूरा साथ देगा। और सबसे आखिर में आए लेहू पापा। लेहू पापा अपने दोनों हाथ घिस रहे थे। वो एक अजीब सा सस्पेंस बनाकर सबको आंगन गार्डन में ले गए। बेटे अब आके फाड़ कर देख। लेहू पापा का गिफ्ट एकदम होश उड़ा देने वाला धमाका है। आंगन के बीच में एक बहुत बड़ी लाल चादर ढकी हुई थी। 3, 2, 1 खोल दो इसे। फर लाल चादर हटा दी गई और वहां पर एक आर्मी कैमोफ्लेज प्रिंट वाली छोटी सी मिनी विलीज जीप खड़ी थी। ये कोई खिलौना कार नहीं थी, ये एकदम असली फ्यूल पर चलने वाली कार थी। 50 सीसी का इंजन, अलग अलग सस्पेंशन, ऑफ रोड वाले टायर्स, यहां तक कि उसमें रोल केज और रूफ लाइट्स भी लगी हुई थी। ये तो जियांग रुओक्सुए की उस मॉडिफाइड साइकिल की सीधा परदादी लग रही थी। वाह, इस बार जियांग रुओक्सुए ने जोर की चीख मारी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। असली कार, ये तो असली कार है। लेहू पापा का सीना चौड़ा हो गया। कैसा लगा? ये मैंने मोटर गैराज वाले अपने फौजी भाइयों से हाथ से बनवाई है। ये पेट्रोल फ्यूल से चलती है और टॉप स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। हां, तेरी सेफ्टी के लिए मैंने इसकी स्पीड थोड़ी ब्लॉक की हुई है। आगे से तू जब स्कूल जाएगा तो चैन फैंग पीछे अपनी गाड़ी से आएगा और तू अपनी आगे आगे ये गाड़ी चलाना। सोच कितना भौकाल लगेगा। मैं उस छोटी जीप के गोल गोल 2 राउंड घूमा। मैंने इंजन का कवर उठाया और उसके इंजन के डिजाइन को देखा। सिंगल सिलेंडर, एयर कूल्ड, 2 स्ट्रोक, डिजाइन एकदम सिंपल और मेंटेन करने में इजी। थैंक यू लेहू पापा, मुझे बहुत पसंद आई। पर मैंने अपना सिर उठाकर लेहू पापा को देखा। मैं इसमें एक नाइट्रस ऑक्साइड नास बूस्टर सिस्टम ऐड करना चाहता हूं। कैसा रहेगा? लेहू पापा का चेहरा देखने लायक था। उनका पसीना छूट गया। बेटे एक काम कर, पहले ठीक से ब्रेक लगाना सीख ले, बाकी बाद में देख लेंगे। गिफ्ट का टाइम पूरा हुआ
हुआ रात काफी हो चुकी थी। जियांग रुओक्सुए को उसके दादाजी का ड्राइवर आकर ले गया। बिल्डिंग नंबर 1 अब शांत हो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने मोटे और क्यूट से बियर वाले नाइट सूट में था और लेटिंग को गले लगाकर फर्स्ट फ्लोर की ओपन बालकनी पर बैठा था। आज का मौसम बहुत क्लियर और प्यारा था। सर्द हवा ने सारे पॉल्यूशन को धक्का देकर साफ कर दिया था और आसमान में ढेर सारे तारे चमक रहे थे। चैन फैंग अंकल बालकनी पर आए। उनके हाथ में गर्म चॉकलेट हार्ड कोको का कप था। उन्होंने वो कप मुझे पकड़ाया और पूछा, अंदर जाकर अपना नया माइक्रोस्कोप क्यों नहीं ट्राई कर रहे? मैं उस गर्म कोको का कप पकड़े थे। उसकी हीट से मेरे छोटे छोटे गाल लाल हो गए थे। मैं तारे देख रहा हूं। मम्मी कहती थी, पापा आसमान में तारा बन गए हैं। पर आसमान में इतने सारे तारे हैं, मुझे नहीं पता उनमें से पापा कौन से हैं। चैन फैंग अंकल के दिल में किसी ने जैसे चाकू मार दिया हो। वो मेरे सामने नीचे बैठे इस 5 साल के बच्चे को देखा और उन्हें 4 साल पहले का वो दिन याद आ गया जब जंगल की बारिश में भीगते हुए येटिंग ने उन्हें क्या बात बोली थी। चैन फैंग अंकल ने अपना हाथ उठाया और साउथ दक्षिण के आसमान में सबसे ज्यादा चमकते हुए तारे की तरफ इशारा किया। सीरियस डार्क स्टार। चैन चैन, तुझे पता है जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना, तभी से तेरे पापा मुझे तेरे बारे में बताकर बहुत घमंड दिखाते थे। मेरी आंखें चमक उठी। पापा ने मेरे बारे में क्या कहा था? चैन फैंग अंकल की आवाज बहुत दूर और प्यार भरी हो गई। वो बॉर्डर पर हमारी छुपे रहने की ड्यूटी का तीसरा महीना था। उस दिन भी आसमान में ऐसे ही तारे चमक रहे थे। तुम्हारे पापा के हाथ में तुम्हारी मम्मी की भेजी हुई एक चिट्ठी थी। वो एक अल्ट्रासाउंड की फोटो थी। भले ही उसमें बस एक छोटा सा काला डार्ट बिंदु दिख रहा था, पर वो किसी पागल की तरह खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा था, शैडो परछाई देख, ये मेरा बेटा है। जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी ना, तो मैं सीधा घर जाऊंगा। मैं उसके लिए लकड़ी का एक घोड़ा वुडन हार्स बनाऊंगा, उसे साइकिल चलाना सिखाऊंगा और उसे खुद स्कूल छोड़ने जाऊंगा। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। मेरे आंसू एक एक करके मेरे उस गर्म कोको के कप में गिर रहे थे और उसमें छोटी छोटी लहरें बना रहे थे। मैंने कभी अपने पापा की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन चेन फेंग अंकल की बातों से उस आदमी की शक्ल आज पहली बार मेरे दिमाग में इतनी क्लियर बन चुकी थी। वो सिर्फ फोटो में दिखने वाला कोई हैंडसम आर्मी ऑफिसर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे पापा थे जो अकेले में पागल की तरह हंसते थे और मेरे लिए दुनिया की किसी भी आफत से टकरा सकते थे। चेन फेंग अंकल ने साउथ वाले आसमान में उस सबसे चमकते सीरियस डार्क स्टार तारे की तरफ इशारा किया और बाद में उस ब्रोकन सोल क्लिफ पर उन्होंने तुझे हमारी जिम्मेदारी बना दिया। जब तक तू अपना सिर उठाकर देखेगा, तेरे पापा हमेशा वहीं होंगे। मैंने अपना सिर उठाया और उस चमकते तारे को बिना बल के झपकाए घूरने लगा। मेरी आंखों में आंसू थे जिससे सब धुंधला हो गया था, पर उस धुंधली रोशनी में मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मैंने फौजी यूनिफॉर्म पहने एक लंबे चौड़े आदमी को देखा हो जो मुस्कुराते हुए मुझे सैल्यूट कर रहा था। पापा, मैंने अपना छोटा सा हाथ हवा में आगे बढ़ाया और हवा में ही मुट्ठी बंद करके जैसे कुछ पकड़ा। मुझे मिल गया, आपका गिफ्ट मुझे मिल गया। मैंने अपनी पॉकेट से वो चेन टिंग चाकू निकाला और उसे अपने सीने से कस के लगा लिया। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, आप एक हीरो हो और मैं एक हीरो का बेटा हूं। ठीक उसी वक्त मेरे पीछे का शीशे वाला दरवाजा खुला। शाओ युआन, लेई हु, ली जियान, येकिंग झो, शेन यान झो, पांचों मर्द बाहर आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने एक आधा घेरा सेमी सर्कल बना लिया था, एक दीवार की तरह, एक ऐसी दीवार जो मेरी लाइफ की सारी बुरी हवाओं और तूफानों को रोक सकती थी। शाओ युआन पापा आ गया। उन्होंने एक हैवी मिलिट्री कोट मेरे कंधों पर डाल दिया। चेन चेन, शाओ युआन पापा की आवाज भारी और जोर से भरी थी। आज रात हम सब तेरे यहाँ हैं और आगे आने वाले हर साल हम तेरे साथ होंगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। इन पांचों पापा लोगों को देखा जिनका मुझसे खून का कोई रिश्ता नहीं था, पर जो किसी सगे रियल बाप से भी ज्यादा मेरे थे। साइड में बैठकर आंसू पोंछते हुए चैन फेंग अंकल को देखा और मेरे पैरों के पास मेरी हिफाजत करते हुए लेटिंग को देखा। मैं अचानक से मुस्कुराया। वो एकदम दिल से आई रिलैक्स वाली मुस्कान थी। मैंने अपने असली मम्मी पापा को खो दिया था। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे उसके बदले 5 गुना ज्यादा पापा का प्यार दिया था। मैं कितना लकी था। मैं खड़ा हो गया उस तारों भरे आसमान को देखते हुए और अपने सामने खड़े इन सभी लोगों को देखते हुए जोर से चिल्लाया, हैप्पी 5वां बर्थडे। ये चैन अब 5 साल का हो गया है। हैप्पी 5वां बर्थडे। उन पांचों बड़े मर्दों ने भी मेरे साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज इस सर्दियों की रात में पूरे कंपाउंड में गूंज गई और आसपास सोते हुए कुछ पक्षियों को उड़ा दिया। कल से मेरा छोटा सा चेहरा अचानक सीरियस हो गया। वो चीफ इंजीनियर वाला एटीट्यूड वापस आ गया था। मैं वापस अपने काम पर लग रहा हूं। शैन पापा, उस घोसला को डिकोड करने का काम मुझे थोड़ा स्पीड अप करना होगा। झाओ गोडोंग भले ही चला गया, लेकिन जिसने मेरे असली पापा का चैप्टर क्लोज किया था वो अभी भी जिंदा है। मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। और फिर मैंने अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को देखा, उसे और कस के पकड़ लिया। शाओ युआन पापा और बाकी सबने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक गर्व, प्राइड और हैरानी थी। दुख ने मुझे तोड़ा नहीं था, बल्कि उसने मुझे और भी ज्यादा मजबूत और डेंजर बना दिया था। डन। शाओ युआन पापा ने अपनी मुट्ठी कस के बंद की। बिल्डिंग नंबर 1, सब लोग एक्शन मोड में आओ। चेन चेन के लिए, बड़े भाई के लिए और उस असली सच्चाई के लिए। रात के 1-1 बजे एएम बज चुके थे। सारा शोर शराबा खत्म हो चुका था। मैं लेटिंग को गले लगाकर आराम से सो चुका था, लेकिन बेसमेंट की लैब में लाइट अभी भी जल रही थी। शैन यान जो पापा सोए नहीं थे। वो उस रेडियो से निकाले गए घोष लाख डाटा को चेक कर रहे थे। डाटा का बड़ा हिस्सा मैंने रिकवर कर लिया था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोड की लाइंस नीचे घूम रही थी। ये झाओ गोडोंग की आखिरी टाइम तक की सारी कॉल रिकॉर्ड्स थी। उसमें से ज्यादातर कॉल्स बॉर्डर के उन दुश्मनों के थे, लेकिन उनमें एक ऐसी कॉल थी 20 नवंबर 1985 रात 11 बजे 23 बजे। कॉल करने वाला अननोन फ्रीक्वेंसी, कॉल का टाइम 30 सेकंड। शैन यान जो पापा ने उस ऑडियो पर क्लिक किया। ऑडियो को मैंने पहले ही नॉइस कैंसिल करके साफ कर दिया था। भले ही उसमें थोड़ा शोर बचा था, पर एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी आदमी की आवाज नहीं थी, ना किसी औरत की। वो एक वॉइस चेंजर से बदली हुई किसी मशीन जैसी आवाज थी। माल मिल गया है। वो बिल्ली कैट आजकल कंट्रोल से बाहर हो रही है, उसका चैप्टर क्लोज कर दो। शैन यान जो पापा के माथे पर लकीरें आ गई। बिल्ली कैट, झाओ गोडोंग ने कोई बिल्ली नहीं पाली थी और बिल्डिंग नंबर 1 में भी कोई बिल्ली नहीं थी। तो ये बिल्ली किसके लिए वर्ड था? क्या ये किसी इंसान का कोड नेम था या सच में कोई बिल्ली थी? शैन यान जो पापा उस रिकॉर्डिंग को बार-बार सुनने लगे। अचानक उन्हें बैकग्राउंड आवाज में एक बहुत ही हल्का पर एकदम स्पेशल साउंड सुनाई दिया। वो वेस्टर्न खाने में यूज होने वाले चाकू कांटे कटलरी का किसी बहुत ही महंगी बोन चाइना प्लेट से टकराने की आवाज थी। इतनी क्लियर आवाज सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की प्लेट से ही आ सकती थी। और उसके ठीक बाद एक बहुत ही रॉयल पियानो म्यूजिक की बैकग्राउंड आवाज आई। चोपेन का नैक्टर्न फेमस पियानो सॉन्ग वेस्टर्न रेस्टोरेंट। शैन यान जो पापा का दिमाग गोली की तरह दौड़ा। 1985 के बीजिंग में ऐसी महंगी बोन चाइना प्लेट्स यूज करने वाली और देर रात को चोपेन का पियानो म्यूजिक बजाने वाली पूरे शहर में सिर्फ एक ही जगह थी, रेड हाउस वेस्टर्न रेस्टोरेंट। वो एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ बड़े-बड़े वीआईपी और अमीर, यहां तक कि फॉरेन गेस्ट आते थे। ये एकदम टॉप लेवल जगह थी। शैन यान जो पापा की आंखें एकदम ठंडी और खतरनाक हो गई। रेड हाउस, बिल्ली कैट, महंगी बोन चाइना, लगता है वो बिग बॉस हमारे बहुत पास है। यहां तक कि वही पावर वाले वीआईपी सर्कल में है जहां हम आते जाते हैं। उन्होंने लैपटॉप बंद किया और सीसीटीवी कैमरा में मुझे सोते हुए देखा। चिंचन, आराम से सो जा बेटा, तेरे पापा लोगों ने उस लोमड़ी फॉक्स की महक पकड़ ली है। बीजिंग की इस हिडन लड़ाई का नया चैप्टर उस रेड हाउस वेस्टर्न रेस्टोरेंट से ही खुलेगा। बर्थडे के अगले दिन की सुबह पूरा वेस्ट माउंटेन कंपाउंड अचानक एक गाड़ी के इंजन की शोर मचाती आवाज से उठ गया। व्रम व्रम। आवाज ज्यादा लाउड तो नहीं थी, पर वो सीधा कानों में घुस रही थी। वो किसी छोटे इंजन की 2 स्ट्रोक वाली एकदम अग्रेसिव आवाज थी। पड़ोसी दादाजी जियांग वेगो ने जल्दी से अपना बड़ा मिलिट्री कोट पहना। गुस्से में बिल्डिंग नंबर 2 की खिड़की खोली और जोर से चिल्लाए, लेहू, तू सुबह-सुबह अपने आंगन में लकड़ी काटने की मशीन चला रहा है क्या? लेकिन जैसे ही उन्होंने आंगन का सीन देखा, जो बात उनके होठों तक आ गई थी, वो उन्होंने वापस निकाल ली। उन्होंने देखा कि बिल्डिंग नंबर 1 के बड़े से आंगन में मैं उस कैमोफ्लेज फौजी प्रिंट वाली मिनी विलीज जी को फुल स्पीड में घुमा रहा था और आगे पीछे टर्न मारकर ड्रिफ्टिंग कर रहा था। वो गाड़ी भले ही छोटी थी, पर उसमें किसी चीज की कमी नहीं थी। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, ऑफ रोड टायर्स, रोल केज, यहां तक कि उसके आगे एक मिनी विंच खींचने वाली मशीन भी लगी थी। उसके साइलेंसर से हल्का-हल्का नीला धुआं निकल रहा था, जो बता रहा था कि इंजन कितना बेस्ट कंडीशन में है। ड्राइविंग सीट पर मैं वो प्रो विंड गॉगल्स चश्मा पहने हुए था। मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़े हुए थे। मेरा फोकस ऐसा था जैसे मैं कोई असली आर्मी टैंक चला रहा हूं और मेरे साइड वाली सीट पर लेटिंग बैठा था। उसने भी मेरे बनाए हुए स्पेशल पायलट स्टाइल डागी गॉगल्स पहने थे। वो एकदम फौजी बास की तरह फुल एटीट्यूड में बैठा था। हवा की वजह से उसकी जीप एक साइड को उड़ रही थी और वो पूरे मजे ले रहा था। लेहू पापा आंगन के बीच में कोच की तरह खड़े थे। उनके हाथ में एक स्टॉप वॉच थी। वो जोश में चिल्ला रहे थे, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट, टर्न के टाइम रेस दो और टर्न के बाद गाड़ी सीधी करो, 28 सेकंड्स, नया रिकॉर्ड बन गया बेटे, तेरा ये ड्रिफ्ट एकदम प्रो लेवल का था। स्क्रीच। मैंने एक जबरदस्त टेल विद ड्रिफ्ट वाला ब्रेक मारा और दरवाजे के सामने गाड़ी स्मूथली पार्क कर दी। मैंने अपना चश्मा उतारा और एकदम सीरियस मैकेनिक वाले टोन में बोला, ले पापा, सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है, पीछे वाले शॉक अब्जॉर्बर्स का बाउंस ठीक नहीं है। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो लेटिंग का पीछे वाला हिस्सा उछल जाता है। मुझे इसमें नए हाइड्रोलिक रॉड्स लगाने होंगे। भाऊ, लेटिंग ने भी मेरी बात से एग्री होकर आवाज निकाली। वो गाड़ी से कूदकर बाहर आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। दादाजी जियांग वहां खिड़की से ये सब देखकर दिमाग से सिर खुजला रहे थे। भाई, ये कौन से
5 साल के बच्चे के खेलने वाले खिलौने हैं। और फिर उन्होंने अपनी पोती जियांग रोक्सवे को देखा। जियांग रोक्सवे आज वही सिंपल वाली बिना फ्लाईव्हील वाली पुरानी साइकिल चला रही थी जो दादाजी ने उससे जब्त की थी। वो आंगन के कोने से ये सब रोते हुए और जली कटी निगाहों से देख रही थी। उसके मुंह से जेलसी के मारे राल टपक रही थी। जियांग रोक्सवे ने पीछे मुड़कर अपने दादाजी को देखा। दादाजी मुझे भी जीप चलानी है। दादाजी जियांग ने अपनी लाठी जोर से खिड़की की फ्रेम पर मारी। कहां की कार? वो पेट्रोल से चलती है। कहां है तेरा ड्राइविंग लाइसेंस? जल्दी स्कूल जा, आज लेट हो जाएगी। 7:30 बज गए थे स्कूल जाने का टाइम। अगर पहले के दिन होते तो शायद झांग दाजुन अंकल या कोई नॉर्मल गार्ड मुझे स्कूल छोड़ देता, लेकिन अब बिल्डिंग नंबर 1 का सिक्योरिटी लेवल जब से चेन फैंग अंकल ने ड्यूटी ज्वाइन की थी एक अलग ही टॉप लेवल पर पहुंच चुका था। गाड़ी चेक हो गई है, फ्यूल टैंक फुल है, ब्रेक्स परफेक्ट है, नीचे चेसिस में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। चेन फैंग अंकल आज एकदम प्रोफेशनल ब्लैक सूट पहने हुए थे। आंखों पर काले रंग का चश्मा था और कानों में मेरा खुद का बनाया हुआ स्पेशल ईयरपीस लगा था। उन्होंने उस काली बुलेट प्रूफ एसयूवी का पीछे वाला दरवाजा खोला और एकदम स्ट्रिक्ट मिलिट्री स्टाइल में मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं अपना स्कूल बैग लटकाए और लेटिंग को गोद में उठाए हुए बहुत दुख के साथ एक लंबी सांस ली। चेन अंकल इतनी टेंशन मत लीजिए, हम सिर्फ स्कूल जा रहे हैं, किसी वर्ल्ड लेवल मीटिंग में नहीं। चेन फैंग अंकल ने एकदम रोबोट की तरह बिना स्माइल किए दरवाजा बंद किया। सेफ्टी सबसे पहले है। हमारा काफिला चल पड़ा और ये कोई एक आम गाड़ी नहीं थी बल्कि ये पूरा एक वीआईपी काफिला कानवाय था। सबसे आगे चेन फैंग अंकल खुद उस बुलेट प्रूफ एसयूवी को चला रहे थे जो मेन एस्कॉर्ट गाड़ी थी। उसके ठीक पीछे बीच में मैं अपनी वो मिनी आर्मी जीप चला रहा था और सबसे आखिर में जियांग रोक्सवे अपनी पुरानी साइकिल पर जान लगाकर धक्के मारती हुई और हाफती हुई मेरे पीछे आ रही थी। रास्ते में हमारी ऐसी एंट्री देखकर लोगों की नजरें एकदम 300% हमारी तरफ घूम गई। रोड के किनारे खड़े दादाजी और आंटियां सब होश उड़े हुए खड़े थे। बाप रे, ये किस वीआईपी का बच्चा है? ये कार तो मुझसे भी बढ़िया चला रहा है। वो शाह कमांडर का बच्चा है ना? कितना भौकाल है। आगे वाली गाड़ी के अंदर चेन फैंग अंकल की नर्व स्ट्रिंग्स एकदम तनी हुई थी। उनकी आंखें किसी रडार की तरह रास्ते पर चलने वाले एक आदमी एक गाड़ी यहां तक कि वहां से गुजरने वाली स्ट्रे बिल्लियों कैट्स को भी चेक कर रही थी। ईयरपीस में उनकी आवाज आई, ध्यान दो 3 बजे की डायरेक्शन में कैंडी बेचने वाला है। उसकी कैंडी की लाठियां 6 अनजाने में चोट पहुंचा सकती हैं। सेफ डिस्टेंस बनाकर रखो। अटेंशन, आगे वाले चौराहे पर पानी जमा है, टायर स्लिप ना हो जाए, ध्यान रखना। जियांग रोक्सवे साइकिल तेज चला, पीछे मत छूटना। पीछे रहना मतलब आसान शिकार बनना। जियांग रोक्सवे जो सबसे पीछे आ रही थी उसके फेफड़े लंग्स फटने वाले थे। चेन अंकल, मैं सच में साइकिल को पेट्रोल वाले इंजन की स्पीड पर नहीं चला सकी। मैं आराम से अपनी छोटी जीप चला रहा था। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। असल में मुझे चेन फैंग अंकल की ये स्ट्रिक्टनेस बुरी नहीं लग रही थी। उसकी जगह मैं उस बुलेट प्रूफ एसयूवी को देख रहा था जो हमेशा मुझसे एकदम परफेक्ट सेफ डिस्टेंस पर चल रही थी। मेरे दिल को ये देखकर बहुत गर्माहट सुकून मिल रहा था। ये थी असली परछाई शैडो। चाहे मैं जहां भी रहूं, मेरी परछाई हमेशा मेरे ठीक पीछे होगी और मेरे आगे आने वाले हर खतरे डार्कनेस को अपने ऊपर ले लेगी। स्कूल पहुंच गए। आज मैं अपने बैग में वो मशीनरी टूल्स या लाउड गैजेट्स नहीं लाया था। आज मैंने वो बर्थडे गिफ्ट लाया था जो शेन यानजो पापा ने मुझे दिया था, जर्मनी का जाइस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ब्रेक रिसेस के टाइम क्लास 1 के कमरे में एक बार फिर से सबका दिमाग फटने वाला था। वाह, ये क्या है? क्या ये टेलीस्कोप दूरबीन है? अरे बुद्धू, ये माइक्रोस्कोप है, इससे जर्म्स कीटाणु देखे जाते हैं। मैंने उस माइक्रोस्कोप को अपने डेस्क पर ठीक से सेट किया, उसका फोकस एडजस्ट किया, उसके ग्लास लाइट पर मैंने ग्राउंड के गंदे पानी के गड्ढे से लाया हुआ पानी रखा और फिर सबसे पूछा, कौन देखना चाहता है? मैं। जियांग रोक्सवे सबसे पहले दौड़ कर आई। उसने अपनी आंखें उसके लेंस पर लगा दी और 3 सेकंड बाद इसमें मॉन्स्टर्स है। जियांग रोक्सवे डर के मारे चिल्लाती हुई पीछे कूदी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। पानी के अंदर कितने सारे कीड़े हैं, उनके बाल हेयर हैं, वो हिल भी रहे हैं, कितने गंदे हैं। वो असल में पैरामीशियम और रोटिफर्स नाम के बैक्टीरिया थे, लेकिन इन प्राइमरी बच्चों के लिए जिन्होंने ऐसी चीजें पहली बार देखी थी, ये सब उनके लिए एलियंस जैसे थे। बाकी बच्चे खुशी और क्यूरियोसिटी के मारे वहां भीड़ लगाने लगे। सच में मैं भी देखूंगा। देखने के बाद पूरे क्लासरूम में चिल्लाने और उल्टी वोमिटिंग आने जैसी आवाजें आने लगी। मैं आज के बाद कच्चा पानी कभी नहीं पीऊंगा। नहीं, कभी नहीं। क्या मेरे हाथों पर भी कीड़े हैं? मैं हाथ धोने जा रहा हूं। मैं अपनी सीट पर शांति से बैठा था और इन छोटे बच्चों को साइंस के छक्के से हैरान होते हुए देख रहा था। मेरे होठों पर एक बहुत ही पतली और तेज मुस्कान थी। ये पावर ऑफ नॉलेज, पढ़ाई की ताकत है। ये मुकों से भी ज्यादा भारी पड़ती है। ठीक उसी वक्त एक लड़का जिसका नाम छोटा लियू था, जो पुराने वाले बाज दालियों के साथ मिलकर जियांग रोक्सवे को तंग करता था, वो मेरे पास आया। अब वो जब भी मुझे देखता था तो डर से उसकी टांगें कांपती थी, पर फिर भी उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत थी कि ये अमीर माइक्रोस्कोप कैसा है। छोटा लियू ने मक्खन लगाते हुए पूछा, ये भाई, ये चीज तो बहुत महंगी लग रही है, सुना है इसकी कीमत में तो एक पूरी मोटरसाइकिल आ जाएगी। मैंने उसे बहुत घमंड और ठंडे एटीट्यूड से देखा। ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि मैंने अभी तुम्हारी उस ब्रेड बन के टुकड़ों में जो टेबल पर रखे हैं उनमें बहुत ही डेंजरस स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया देखा है। अगर तुमने वो खाया तो 3 दिन तक तुम वॉशरूम से बाहर नहीं आओगे, बॉडी का पानी खत्म हो जाएगा और शायद बेहोश भी हो जाओ। छोटा लियू ने जल्दी से अपने उस ब्रेड के टुकड़े को देखा जिसमें उसने बस एक बाइट ली थी। उसका पूरा चेहरा हरे ग्रीन रंग का पड़ गया। वो क्लास से उड़ते हुए बाहर निकल गया और सीधा टॉयलेट की तरफ भागा। जियांग रोक्सवे मेरी तरफ किसी सुपर हीरो की तरह देख रही थी। भाई, क्या सच में उसमें वो खतरनाक बैक्टीरिया था? मैंने माइक्रोस्कोप के लेंस को टिश्यू से साफ किया। फालतू बोल रहा था मैं। वो नॉर्मल ईस्ट खमीर बैक्टीरिया थे जिससे ब्रेड बनती है, पर बेवकूफों को डराने का भी एक अलग ही लेवल का मजा होता है। शाम के 4:30 बज गए। स्कूल का गेट पर चेन फैंग अंकल ठीक वक्त से पहले ही पहुंच चुके थे। वो बाकी पेरेंट्स की तरह गेट पर खड़े होकर फालतू गपशप गासिप नहीं कर रहे थे। वो गेट के पास लगे एक पत्थर के पिलर पर टिके हुए खड़े थे, काले चश्मे पहने, दोनों हाथ सीने पर क्रॉस किए हुए, एकदम किसी डेंजरस बॉडीगार्ड की तरह। कोई भी अनजान आदमी अगर उनके पास से गुजरने की कोशिश करता तो उनकी डरावनी आवाज और एटीट्यूड से ही पीछे हट जाता। वो आदमी कौन है? बहुत डरावना लग रहा है। धीरे बोल। वो ये चेन का बॉडीगार्ड है। सुना है वो स्पेशल फोर्सेस का रिटायर्ड कमांडो है जिसने दुश्मनों की धज्जियां उड़ाई हैं। ठीक उसी वक्त मैं अपना स्कूल बैग लटकाए हुए बाहर आया। आज लेटिंग घर की पहरेदारी कर रहा था। वो नहीं आया था तो चेन फैंग अंकल अकेले ही मेरी फुल सिक्योरिटी थे। चेन यहाँ। चेन फैंग अंकल तेजी से चलकर पास आए, मेरा स्कूल बैग अपने हाथ में लिया और अपनी बॉडी से एक कवर शील्ड बनाकर आसपास की भीड़ से मुझे अलग किया, जैसे एक मूविंग सेफ जोन हो। चेन अंकल, मैंने उनके कोट के किनारे को पकड़ा और खींचा। आपको स्वीट पोटैटो शकरकंदी बेचने वाले बुढ़े को इतनी ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। उसके तंदूर के अंदर कोई बाम नहीं है, वहां सिर्फ शकरकंदी भुनी जा रही है। चेन फैंग अंकल थोड़े हैरान रह गए और थोड़ा एम्बैरस होकर अपना सिर खुजलाया। आदत पड़ गई है। उस तंदूर का डिजाइन और शेप मेरे पिछले मिशन वाले एक देसी बाम से बहुत मिलता जुलता है। रिलैक्स करो। मैंने अपनी पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकाली, उसका कवर खोला और चेन फैंग अंकल के मुंह में डाल दी। ये बीजिंग है, वो लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। आपका आज का मिशन मुझे सेफली घर लेकर जाना है, ना कि यहाँ बाम ढूंढना। चेन फैंग अंकल उस मीठी स्ट्रॉबेरी वाली लॉलीपॉप को चूस रहे थे। उनकी वो टेंशन और स्ट्रेस से भरी नर्व स्ट्रिंग्स उसे एक मीठी चीज से जैसे नर्म और रिलैक्स हो गई थी। उन्होंने इस बच्चे को देखा जिसकी हाइट सिर्फ उनकी जांघों थाइस तक थी। रूल के हिसाब से उन्हें इस बच्चे को सेव करना था, पर क्यों? उन्हें लग रहा था कि असल में ये बच्चा उन्हें हीलिंग सुकून दे रहा है। चेन फैंग अंकल मुस्कुरा दिए। उनके उस रफ और सॉलिड चेहरे पर काफी दिन बाद एक सॉफ्ट सी हंसी आ गई। समझ गया चेन। तो फिर हम सीधा घर चलते हैं। आज रात लेई कमांडर ने बारबेक्यू पार्टी रखी है, मुझे जल्दी जाकर बेस्ट वाली जगह लेनी होगी। दिन की रोशनी और हल्ला गुल्ला रात के अंधेरे में डूब चुका था। बिल्डिंग नंबर 1 एक बार फिर रात के सन्नाटे में घिरी थी। ऊपर फ्लोर का माहौल प्यार और खुशी वाला था, पर उसके नीचे बेसमेंट में काम बहुत ठंडा, डेंजरस और स्ट्रिक्ट चल रहा था। बेसमेंट की लैब में शेन यानजो पापा एकदम सीरियस होकर एक बहुत ही बड़ी स्टेनलेस स्टील की ऑपरेशन ऑक्सी टेबल के पास खड़े थे। टेबल पर कुछ काले रंग के स्ट्रॉन्ग दवा डिसइंफेक्टेंट की स्मेल वाले कचरे के बैग्स रखे थे। ये सामान उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क हिलाकर यहां तक कि लॉ डिपार्टमेंट के पुराने दोस्त से लड़ाई करके किंचेंग प्रिजन के गार्बेज बंद करने वाले सेक्शन से छीना था। ये झाओ गोडाउन की आखिरी बाकी चीजें थी। जेल अथॉरिटीज ने कहा था कि इन चीजों में मनहूसियत है और वो इसे जलाकर राख करने वाले थे, लेकिन शेन यानजो पापा को ये बात अच्छे से पता थी कि ये चीजें उस झाओ गोडाउन की इस दुनिया में आखिरी निशानियां हैं और यहीं से हमें उस दुश्मन का सुराग मिलेगा। शेन यानजो पापा ने अपनी रबर ग्लव्स पहनी और मेरी तरफ देखकर बोले, बस इतना ही सामान मिला है, कपड़े, बेडशीट, चादर, टूथब्रश और कुछ किताबें, सब कुछ यही है। मैंने भी अपने छोटे छोटे हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे। मेरा चेहरा किसी जासूस डिटेक्टिव की तरह सीरियस था। शुरू करते हैं। हम किसी हिस्ट्री वाले साइंटिस्ट की तरह एक एक आइटम को ध्यान से चेक करने लगे। खून से भरी हुई जेल की यूनिफॉर्म, उसमें कोई हिडन पॉकेट छुपा हुआ हिस्सा नहीं था, कोई खून से लिखा पेपर नहीं था। टूथब्रश का टूटा हुआ हैंडल, वो एकदम शार्प तीखा बनाया गया था लेकिन उसकी प्लास्टिक सॉलिड नहीं थी। इसका मतलब है जाओ गोडाउन ने उसे बहुत देर तक रगड़कर शार्प किया होगा। वॉश बेसिन, मुंह धोने का बर्तन, उसके नीचे बेस पर कुछ स्क्रैच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बिना सोचे किसी बेचैनी में खरोचा हो, पर उनका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं निकल रहा था।
शेन यानजो पापा ने एक वेस्ट पेपर को फर्श पर फेंका। उन्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी और वो अपने सिर को रगड़ने लगे। डैम इट, क्या सच में इसने कोई सुराग नहीं छोड़ा? जाओ गोडोंग इतना तेज इंसान था, चैप्टर क्लोज होने से पहले उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि हमें हिंट मिल सके। आराम से शेन पापा, मैंने एक बहुत मोटी सी बुक टेबल से उठाई। वो 4 सबसे फेमस किताबों में से एक ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर थी। किताब के पेजेस पीले और मुड़े हुए थे। साफ पता चल रहा था कि जाओ गोडोंग ने इसे जेल के दिनों में बार-बार पढ़ा था। इस बुक में गड़बड़ है। मेरी उंगलियां किताब के साइड एजेस पर हल्के से स्लाइड कर रही थी। शेन यानजो पापा ने पूछा, क्या गड़बड़ है? मैंने भी चेक किया है, इसके अंदर कोई पेपर पर्ची नहीं छुपी है और ना ही इसे काट कर अंदर जगह बनाई गई है। इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है। मैंने बुक को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसकी हाई पावर लाइट ऑन कर दी। ये फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशान और दबाने के निशान है। माइक्रोस्कोप के हाई जूम लेंस के अंदर बुक के पेजेस के किनारे वाले पेपर फाइबर्स एकदम साफ दिख रहे थे। मैंने नोटिस किया कि ये बुक भले ही बहुत पुरानी हो, पर कुछ पेजेस के पेज नंबर वाली जगह पर पेपर के फाइबर्स सिर्फ घिसने से खराब नहीं हुए थे, बल्कि वहां नाखून से बहुत जोर से दबाने पिंच के निशान थे। ये वही निशान होते हैं जब इंसान बहुत एक्सट्रीम टेंशन में हो या बहुत गहरी सोच में हो और बिना सोचे अनजाने में अपने नाखून दबा देता है। मैंने पेजेस पढ़े और जिन पेजेस पर नाखून के निशान थे उनके नंबर्स बोलने शुरू किए। चैप्टर 45, चैप्टर 87, चैप्टर 12। शेन यानजो पापा ने तुरंत पेन लेकर नोट करना शुरू किया। 45, 87, 12, 33, 9। ये नंबर्स किसी पासवर्ड की तरह नहीं लग रहे। मैंने अपना सिर नाम हिलाया। ये नंबर्स खुद कोई हिंट नहीं है। आप इन नाखून के निशानों की जगह ध्यान से देखो। कुछ निशान पेज नंबर के पहले डिजिट यूनिट्स पर है और कुछ दूसरे डिजिट टेंस पर है और इनकी गहराई डेप्थ भी अलग-अलग है। मैंने अपनी आंखें बंद की। मेरी उंगलियां पेजेस पर बिल्कुल वैसे ही मूव कर रही थी जैसे जाओ गुओडोंग ने उस वक्त किया होगा। उन्हें छूने की वो फीलिंग, अचानक मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। ये ब्रेल अंधों की लिपि है। ब्रेल। शेन यानजो पापा हैरान रह गए। हाँ, जाओ गुओडोंग पहले सामान खरीदने, परचेज का काम करता था। बिजनेस के सीक्रेट्स लीक होने से बचाने के लिए उसने शॉर्ट हैंड जल्दी लिखने वाली 6 डॉट ब्रेल लैंग्वेज सीखी थी। मैंने उन छोटे-छोटे नाखून के निशानों की तरफ इशारा किया। ये निशान, अगर आप पेज को रोशनी की तरफ करके देखो तो रोशनी जिन पॉइंट से आ रही है वो बिल्कुल ब्रेल लैंग्वेज का डॉट पैटर्न बना रहे हैं। शेन यानजो पापा ने तुरंत बुक उठाई और उसे टेबल लैंप की रोशनी के आगे किया। सच में उस तेज रोशनी के आर-पार होने पर वो अनजाने से लगने वाले नाखून के निशान एक हल्के रोशनी वाले पॉइंट्स में बदल गए। अगर ध्यान ना दिया जाए तो इनको ढूंढना नामुमकिन था। ये वही आखिरी मैसेज था जो जाओ गुओडोंग ने जेल के सीसीटीवी कैमरास के ठीक सामने होते हुए छोड़ा था। मैंने पेपर और पेन निकाला और उसे ट्रांसलेट करना शुरू किया। डॉट्स को पेनियन अल्फाबेट्स में बदला, फिर उन अल्फाबेट्स को वर्ड्स में। पहला ब्रेल वर्ड HONG रेड लाल, दूसरा ब्रेल वर्ड FANG हाउस घर, तीसरा ब्रेल वर्ड MAO कैट बिल्ली और आखिर में कुछ नंबर्स हैं 1305 रेड हाउस लाल घर बिल्ली 1305। शेन यानजो पापा ने इन लिखे हुए वर्ड्स को देखा। उन्हें अपनी पीठ पर कांटा चुभने जैसा फील हुआ। ये उस गोस्ट लाग वाले क्लू से जिसमें वेस्टर्न रेस्टोरेंट की बैकग्राउंड आवाज आई थी और उस बिल्ली वाले ऑर्डर के साथ पूरी तरह मैच हो रहा था। रेड हाउस वेस्टर्न रेस्टोरेंट, वो बिल्ली, रूम नंबर 1305 VIP रूम। मिल गया। शेन यानजो पापा की आवाज एकदम भारी और शिकार करने वाले गुस्से से भरी थी। जाओ गुओडोंग इस तरह हमें ये बताना चाहता था कि उसके ऊपर का बास, वो बड़ा राज वाला बिग बास, वो रेड हाउस वेस्टर्न रेस्टोरेंट के रूम 1305 में बैठा है और वो इंसान बिल्ली पालता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उस बुक के आखिरी पेज पर इशारा किया। यहाँ पर एक लाइन लिखी है जो उसने आखिरी द एंड वर्ड पर खून से बहुत छुपाकर रगड़ रगड़ कर लिखी है। भले ही ये बहुत लाइट है लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे हीमोग्लोबिन खून का फ्लोरोसेंट रिएक्शन छुप नहीं सका। ये एक वर्ड है जिंग, बीजिंग के लिए। बीजिंग। शेन यानजो पापा ने गहरी सांस ली। क्या इसका मतलब ये है कि ये बिग बास सिर्फ बीजिंग में ही नहीं है बल्कि वो बीजिंग के उस VVIP टॉप पावर सर्कल का कोई बहुत बड़ा आदमी है? अगर ऐसा है तो सब कुछ समझ आ रहा है। क्यों जाओ गुओडोंग का उस हाई सिक्योरिटी जेल में चैप्टर क्लोज कर दिया गया? क्यों वो पाइजन स्कॉर्पियन बॉर्डर गोल्डन ट्रायंगल तक वो भारी मिलिट्री मशीनें भेज पा रहा था? क्योंकि एक ऐसी पावर वाली छिपी हुई ताकत है जो बीजिंग के पावर सेंटर में बैठकर उनको फुल कवर छाता दे रही है। मैंने बुक बंद की, अपने ग्लव्स उतारे। शेन पापा, लगता है हमें आज वेस्टर्न खाना खाने जाना पड़ेगा। शेन यानजो पापा ने मुझे देखा और हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने दराज जार से अपनी काले रंग की ग्लास पिस्टल निकाली, उसे लोड किया और अपनी कमर के पीछे लगा लिया। ठीक है, चलकर देखते हैं इस बिल्ली को और देखते हैं कि इसकी कितनी जिंदगियां बची हैं। खिड़की के बाहर ठंडी हवा जोर से चल रही थी। बिल्डिंग नंबर 1 की लाइट्स बंद हो गई लेकिन अंधेरे के शिकारी हंटर्स ने अपने पंजे और दांत तेज कर लिए थे। सुबह की रोशनी पर्दे के गैप से अंदर आई। शेन यानजो पापा पूरी रात नहीं सोए थे। उनकी आंखों में लाल नसें दिख रही थी पर उनका एनर्जी लेवल इस वक्त एकदम खतरनाक जुनून पर था। टेबल पर वो बुक जिसमें जाओ गुओडोंग ने ब्रेल निशान बनाए थे, उस ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर बुक को पढ़ पूरा कंडीशन खराब हो चुका था। रूम नंबर 1305 रेड हाउस वेस्टर्न रेस्टोरेंट। शेन यानजो पापा अपने हाथ में लाइटर घुमा रहे थे। उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं इस जगह गया हूं। ये बीजिंग का सबसे पहला फेयरनेस वाला रेस्टोरेंट है। यहाँ पर रशियन और फेयरनेस का सबसे ज्यादा आना जाना होता है और ये जगह कुछ ऐसी पावर वाले VIPs के लिए डील फाइनल करने का एक डार्क स्पॉट भी है। बिल्ली पालने वाला बड़ा VIP। शाओ युआन पापा माथे पर लकीरें लिए हुए थे। उनके हाथ में एक स्ट्रॉन्ग चाय का कप था। बीजिंग के सर्कल में डागी और बिल्ली पालने वाले तो बहुत हैं। बर्ड्स, पंछी पालने वाले भी हैं लेकिन बिल्ली पालना और उसे रेस्टोरेंट में अपने साथ खाना खिलाने लाना, ये शौक तो बहुत रेयर है, खासकर अगर वो कोई पर्शियन कैट बिल्ली हो। वो बिल्लियां बहुत नखरे वाली होती हैं, उनके बहुत नखरे उठाने पड़ते हैं। लेहू पापा अपनी गन साफ कर रहे थे और गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, वो चाहे जो भी हो बस एक बार मेरे हाथ आने दो। फर्क नहीं पड़ता इंसान है या बिल्ली, तेरा बाप सबको एक साथ उड़ा देगा। ये किंग जो पापा ने अपना सिर हिलाया। जल्दीबाजी मत कर, उस जगह पर फॉरेन गेस्ट्स और टॉप लीडर्स VIPs होते हैं। तुम वहां गन लेकर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि वहां जोर से आवाज तक नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात, हमें सबूत एविडेंस ढूंढना है। वहां जाकर बवाल खड़ा नहीं करना। शेन यानजो पापा ने हाँ में सिर हिलाया। सही कहा, हमें दिमाग से खेलना होगा। आज रात मैं और लेहू अंदर जाएंगे अमीर बिजनेसमैन का रूप बनाकर। ये किंग जो बाहर की तरफ से बैकअप देंगे क्योंकि उनका चेहरा बिजनेस सर्कल में बहुत फेमस है, आराम से पहचाने जाएंगे। और जहां तक चेंचन की बात है, मैं जमीन पर कारपेट पर बैठा था और लेटिंग के बाद फर ब्रश कर रहा था। मेरे छोटे से हाथ में एक किसी वॉकमैन जैसा दिखने वाला डिवाइस था। ये मेरा सबसे लेटेस्ट मॉडिफाई किया हुआ डायरेक्शनल ऑडियो रिसीवर था। मैंने अपना गैजेट हवा में उठाया। मैं गाड़ी में बैठकर आप लोगों की आंख और कान बनूंगा और हाँ, लेटिंग भी जाएगा। इसकी नाक आप लोगों की आंखों से ज्यादा बेटर काम करती है। शाम के ठीक 6 बजे डोंगआन मार्केट, रेड हाउस वेस्टर्न रेस्टोरेंट। रात का अंधेरा छाने लगा था। शहर की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। ये रेड हाउस वेस्टर्न रेस्टोरेंट डोंगआन मार्केट के भारी भीड़ वाले नॉर्थ साइड पर था। लाल ईंटों ब्रिक्स और सफेद खिड़कियों वाली बिल्डिंग, इसमें से एकदम विदेशी, फॉरेन और रॉयल फीलिंग आ रही थी। बाहर दरवाजे पर काले रंग की होंकी टॉप क्लास गाड़ियां और कुछ इंपोर्टेड मर्सिडीज कार्स लाइन में खड़ी थी। यहाँ आने जाने वाले लोग या तो बहुत अमीर थे या VIP पावर वाले थे। मर्दों ने ब्रांडेड सूट और शाइनिंग शूज पहने थे। औरतों ने स्टाइलिश कर्ल्स वाले बाल बनाए थे। एक बहुत ही आम और सिंपल सी काली संताना कार सड़क के उस पार अंधेरे में पार थी। ये गाड़ी चेन फेंग अंकल चला रहे थे। पीछे वाली सीट पर मैं अपने हेडफोन लगाए बैठा था। मेरे ठीक सामने एक पोर्टेबल ऑसिलोस्कोप साउंड वेव स्क्रीन रखा था। लेटिंग मेरे पैरों के पास लेटा था। उसके गले में वो टैक्टिकल कलर पड़ा था जिसमें एक हिडन कैमरा फिट था। मैंने अपने कलर के माइक में बोला, सिग्नल कनेक्शन एकदम क्लियर है। शेन पापा, ले पापा। हेडफोन टेस्ट। हेडफोन्स में शेन यानजो पापा की एकदम रिलैक्स आवाज आई। लाउड एंड क्लियर सुन रहा हूं। इस वक्त शेन यानजो और लेहू पापा रेस्टोरेंट के मेन गेट तक पहुंच चुके थे। शेन यानजो पापा ने एकदम फिटिंग वाला ग्रे रंग का सूट पहना था। बाल एकदम परफेक्ट स्टाइल में सेट, एक बाल भी इधर उधर नहीं था। उन्होंने एक गोल्ड फ्रेम वाला चश्मा पहना था और उनके हाथ में एक स्टाइलिश चलने वाली छड़ी वॉकिंग स्टिक थी। वो एकदम किसी फॉरेन से वापस आए हुए बिलियनियर बिजनेसमैन लग रहे थे। उनका एटीट्यूड एकदम परफेक्ट मैच हो रहा था। और वहीं लेहू पापा, उन्होंने एक एकदम टाइट फिट वाला काला सूट पहना था। गले में उंगली जितनी मोटी सोने की चेन लटक रही थी। अपनी बगल में एक चमड़े लेदर का बैग दबाया हुआ था। वो पूरी तरह से किसी न्यूली अमीर हुए कोल माफिया के गुंडे बॉडीगार्ड जैसे लग रहे थे। गेट पर खड़े वेटर ने बड़ी रिस्पेक्ट से पूछा, सर आप लोग कितने हैं? 2 लोग। एक शांत क्वाइट टेबल चाहिए। शेन यानजो पापा ने कैजुअली अपनी पॉकेट से एक $10 का नोट निकालकर टिप में दिया। उनका स्टाइल एकदम रॉयल था। वेटर की आंखें उस डॉलर को देखकर चमक उठी और वो और भी ज्यादा मक्खन लगाने वाले मूड में आ गया। इस तरफ आइए सर, सेकंड फ्लोर पर प्राइवेट सीटिंग है। रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ही साफ पियानो म्यूजिक चल रहा था। ये चोपैन का नैकन सॉन्ग था। ये बिल्कुल वही म्यूजिक था जो जाओ गुओडोंग के उस घोस्ट लाग रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में बज रहा था। शेन यानजो और लेहू पापा सेकंड फ्लोर के एक कोने वाली टेबल पर बैठ गए। इस टेबल का व्यू एकदम परफेक्ट था। यहाँ से थर्ड फ्लोर के VIP रूम एरिया तक जाने वाली सीढ़ियां ठीक सामने दिख रही थी और थर्ड फ्लोर की उन सीढ़ियों के पास 2 काले सूट पहने हुए और कान में माइक लगाए बॉडीगार्ड खड़े थे। ये लोग किसी रेस्टोरेंट के नॉर्मल गार्ड्स तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ये लोग एक्टिव ड्यूटी आर्मी वाले लग रहे थे। वही जगह उनका VIP प्राइवेट रूम एरिया था और वहीं पर रूम 1305 था। लेहू पापा ने अपनी आवाज
आवाज दबाकर मेन्यू कार्ड पर लिखे दाम प्राइसेस देखकर उनका दिमाग घूम गया। बाप रे बाप, एक तो इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है और ऊपर से ये सेक मीट 30-30 रुपए का, ये तो सीधा ढाका डाल रहे हैं। इतने में तो तेरा बाप पूरे 1 महीने तक मस्त मीट खाएगा। चुप रहो। थर्ड फ्लोर पर देखो, शेन यानजो पापा ने रेड वाइन का ग्लास उठाया और ग्लास घुमाने की एक्टिंग करते हुए अपने चश्मे के फ्रेम में छुपे हुए माइक्रो कैमरा से सीढ़ियों वाले रास्ते पर नजर रखने लगे। ठीक उसी वक्त एक सफेद यूनिफॉर्म पहने हुए वेटर ने एक सिल्वर ट्रे थाली उठा रखी थी और वो बहुत संभाल कर थर्ड फ्लोर की तरफ ऊपर गया। ट्रे के ऊपर एक कवर ढका हुआ था पर उसके गैप से निकलने वाली गर्म भाप सीम से लग रहा था कि वो एकदम फ्रेश बना हुआ खाना था। शेन यानजो पापा ने धीरे से बोला, चिंचन उस वेटर की आवाज सुनो। गाड़ी के अंदर बैठे हुए मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर गोली की तरह चलने लगी। मैंने अपने डायरेक्शनल ऑडियो रिसीवर की फ्रीक्वेंसी सेट की और उसे वेटर के डायरेक्शन में सेट कर दिया। आवाज कैप्चर हो रही है। मेरे हेडफोन्स में वेटर के डोर नॉक करने की आवाज आई। नाक नाक नाक। दरवाजा खुला। एक बहुत ही भारी और किसी बूढ़े आदमी की आवाज अंदर से आई, इसे दरवाजे पर ही रख दो। जुएर स्नोई को अनजान लोग पसंद नहीं है। और उसके ठीक बाद एक बहुत ही हल्की सी और आलसी आवाज आई, म्याऊं। शेन यानजो पापा की आंखें एकदम शार्प हो गई। कंफर्म हो गया, रूम नंबर 1305 में सच में एक बिल्ली है और उसका नाम जुएर स्नोई है। वेटर ने ट्रे को दरवाजे के पास रखी छोटी टेबल पर रखा और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक सफेद ग्लव्स पहना हुआ हाथ अंदर से बाहर आया और उस ट्रे को अंदर खींच लिया। उस एक पल में शेन यानजो पापा ने उस हाथ पर पहनी हुई एक रिंग अंगूठी देख ली। वो एक जेड हरे पत्थर का बड़ा सा छल्ला थंब रिंग था। उसकी क्वालिटी एकदम टॉप लेवल की थी जो लाइट के नीचे एक खतरनाक डार्क ग्रीन रोशनी दे रहा था। लाओ शेन, देखा तूने? लेहू पापा ने फोक से स्टेक का टुकड़ा उठाया। ऐसा दिखा रहे थे जैसे खा रहे हैं पर असल में वो चुके से ऑब्जर्व कर रहे थे। वो अंगूठी मैंने बीजिंग में सिर्फ उन पुराने राजघराने रायल वाले बुड्ढों के हाथ में देखी है। ये आदमी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। लगातार मत घूर से, बस नजर रखो। शेन यानजो पापा का चेहरा एकदम नॉर्मल था और वो आराम से अपने ग्लास की वाइन घुमा रहे थे। 2 घंटे गुजर गए। उस वीआईपी रूम का आदमी अंदर से बाहर नहीं आया। शेन यानजो और लेहू पापा ने वाइन की आखिरी बूंद भी खत्म कर ली थी। अगर वो अब वहां से नहीं निकलते तो दुश्मन को शक हो जाता। शेन यानजो पापा ने दिमाग लगाया, हम जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते। उन दोनों बॉडीगार्ड्स की कमर का साइज फूला हुआ लग रहा है। पक्का उनके पास टूल्स वेपन्स हैं। अगर यह पंगा हुआ तो हम बुरे फंस जाएंगे। फॉल बैक, वापस चलो। पीछे वाले दरवाजे पर चलते हैं। दोनों ने बिल भरा और निकल गए और रेस्टोरेंट के ठीक पीछे वाली पतली गली एली में आ गए। ये वो जगह थी जहां किचन का कचरा फेंका जाता था। रास्ते के किनारे कचरे के बड़े-बड़े डस्टबिन रखे थे जो कचरा उठाने वाली गाड़ी का वेट कर रहे थे। शेन यानजो पापा ने माइक में बोला, चेन लेटिंग को यहां भेजो बहुत जल्दी। चेन फैंग अंकल गाड़ी घुमाकर उस पीछे वाली गली में आ गए। दरवाजा खुला। मैं लेटिंग को पकड़कर नीचे कूदा। इस वक्त लेटिंग वो भोकाल वाला गार्ड डाग नहीं लग रहा था। मैंने उसकी वो हमेशा पहनने वाली टेक्टिकल जैकेट उतार दी थी और उसे एक स्ट्रीट डाग आवारा कुत्ते जैसा भेज दिया था। मैंने एक जिप-लॉक बैग निकाला जिसके अंदर जाओ गुओडोंग की आखिरी निशानी उस ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर बुक से निकाले गए सफेद बिल्ली के बाल कैट हेयर थे। लेटिंग इसे सूंघो। लेटिंग ने बहुत ध्यान से उसे सूंघा। उसकी नाक हिली और उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया जैसे कह रहा हो कि कैसी घटिया स्मेल है। फिर वो उन कचरे के डब्बों डस्टबिन की तरफ घूमा। एक ऐसे मिलिट्री डाग के लिए जिसकी सूंघने की पावर इंसानों से 1 मिलियन 10 लाख गुना ज्यादा होती है। उस सड़ी हुई कचरे की ढेर में से किसी एक स्पेसिफिक बिल्ली की महक को पहचानना भले ही थोड़ा गंदा काम था पर उसके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं था। लेटिंग तीसरे डस्टबिन के ठीक सामने गया। बाऊ, उसने एक आवाज लगाई और अपने पंजे से उस डस्टबिन का ढक्कन खरोचा। यही वाला है। लेहू पापा को थोड़ी सी भी गंदगी फील नहीं हुई। उन्होंने सीधा उस डस्टबिन को खींचा और कचरे को जमीन पर पलट दिया। शेन यानजो पापा ने फ्लैशलाइट ऑन की। 3 इंसान और एक डागी उस कचरे के ढेर में ढूंढने लगे। बचा हुआ खाना, सड़ी हुई सब्जियों के पत्ते, टूटे हुए शराब के बैटल्स। अचानक मेरा छोटा सा हाथ एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग के पास आकर रुक गया। उस बैग के अंदर ऐसी चीजें थी जो बहुत वीआईपी और महंगी लग रही थी। खाई हुई साल्मन फिश की हड्डियां, एक खाली कैवियार, महंगी फिश एक्स का डिब्बा और मुंह साफ किए गए कुछ टिश्यू पेपर्स और सबसे मेन चीज, इन कचरे के ठीक नीचे एक छोटी सी ब्राउन कलर की दवाई की पिल बैटल दबी हुई थी। बैटल का लेबल किसी ने फाड़ दिया था और उसके बेस पर थोड़ा सा सफेद रंग का पाउडर बचा था। ये 1305 नंबर से निकला हुआ कचरा है। शेन यानजो पापा ने उस बैटल को उठाया और सूंघ कर चेक किया। साल्मन फिश बिल्ली के लिए थी, कैवियार उस आदमी ने खाया। और जहां तक इस दवाई की बात है, नंबर 3 ली जेआन, अब तुम्हारी बारी है। यह क्या बवाल है? इस पाउडर को कैमरा के लेंस के सामने रखो। शेन यानजो पापा ने ऐसा ही किया। ली जेआन पापा ने वीडियो कॉल के जरिए उस दवाई की बैटल को ध्यान से देखा। ये नाइट्रोग्लिसरीन की स्लो रिलीज पिल्स टैबलेट है। ये एंजाइना, दिल का दर्द और हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है और ये इंपोर्टेड टॉप क्वालिटी वाला वर्जन है। नॉर्मल लोकल हॉस्पिटल्स में ये दवाई मिलना नामुमकिन है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिस बिग बॉस को हम ढूंढ रहे हैं उसे दिल की बीमारी है और उसकी उम्र पक्का 60 साल से ऊपर होगी। 60 साल से ऊपर, हार्ट डिजीज, जेड की अंगूठी पहनता है, पर्शियन बिल्ली पालता है और इंपोर्टेड दवाई लाने का जुगाड़ रखता है। इससे हमारी लिस्ट बहुत छोटी हो गई है। जैसे ही सब लोग सबूत इकट्ठे करके निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेटिंग ने अचानक उन टिश्यू पेपर्स के ढेर से अपने मुंह में दबाकर एक मुड़ा हुआ पेपर का टुकड़ा निकाला। उसने वो पर्ची मेरे हाथ में थूक दी। मैंने उस तेल से सनी हुई पर्ची को बहुत ध्यान से खोला। वो एक रेफरेंस न्यूज़पेपर का टुकड़ा था। उसके ऊपर चाइना अमेरिका सीनो यूएस मिलिट्री टेक पार्टनरशिप की एक न्यूज़ छपी थी जिसके ठीक ऊपर लाल पेन से एक बड़ा सा सर्कल बनाया गया था और उसके ठीक बगल वाली खाली जगह पर एकदम रफ फास्ट हैंडराइटिंग में फाउंटेन पेन से एक लाइन लिखी थी, खतरा है, पूछ काट दो, टारगेट एलिमिनेट करो, फिक्र मत करना। शेन यानजो पापा की आंखें आग की तरह जल उठी। उन्होंने न्यूज़पेपर की उस खबर को ध्यान से देखा। पूछ काट दो, पूछ काट दो। ये न्यूज़पेपर की कटिंग मुझे याद है, ये उसी दिन आई थी। हां, एकदम पक्का। उन्होंने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। ये लाइन जाओ गुओडोंग के लिए लिखी गई थी। जिस दिन जाओ गुओडोंग का चैप्टर क्लोज हुआ था उसी दिन ये न्यूज़पेपर छपा था। इस आदमी को पहले से ही पता चल गया था कि जाओ गुओडोंग पकड़ा जाएगा, इसलिए इसने पहले ही उसे अपना दी एंड करने का ऑर्डर भेज दिया था। कितना खतरनाक खेल है। लेहू पापा गुस्से से अपने दांत पीसने लगे। सामने आए बिना ही सिर्फ एक लाइन लिखकर इसने एक टॉप लेवल ऑफिसर का गेम बजा दिया। ठीक उसी वक्त निगरानी कर रहे चैन फैंग अंकल ने अचानक धीमी आवाज में अलर्ट किया, टेंशन, टारगेट बाहर आ रहा है। हम सब तुरंत अंधेरे कोने में छुपे। हमने देखा कि रेड हाउस रेस्टोरेंट का पीछे वाला दरवाजा खुला। पहले वो दोनों बॉडीगार्ड्स बाहर आए और चारों तरफ बहुत ध्यान से स्कैन किया। सेफ कंफर्म करने के बाद एक काले रंग का चाइनीज स्टाइल सूट पहने हुए, कंधों पर लंबा कोट डाले एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी बॉडी पतली और कमजोर लग रही थी। उसका पीठ थोड़ा झुका हुआ था। हाथ में एक छड़ी वॉकिंग स्टिक थी लेकिन उसकी गोद में एक पूरी सफेद रंग की एक नीली और पीली आंख वाली पर्शियन बिल्ली बैठी थी। उस बिल्ली के गले में एक डायमंड जड़ा हुआ कलर था जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चमक रहा था। वो बूढ़ा आदमी मेन गेट से नहीं निकला बल्कि उसने पीछे का रास्ता चुना। साफ दिख रहा था कि वो लोगों की नजरों से बचना चाहता था। वहां एक बिना नंबर प्लेट वाली काली आड़ी 100 कार पहले से ही वेट कर रही थी। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठने वाला था, उसकी गोद वाली बिल्ली ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी उन 2 अलग रंगों वाली आंखों ने सीधा हमारी छुपने वाली जगह को देखा। बिल्ली ने एक आवाज निकाली। उस बूढ़े को शायद कुछ गड़बड़ फील हो गई। उसने भी मुड़कर हमारी तरफ देखा। उसके होंठों पर एक बहुत ही पतली और डरावनी मुस्कान आ गई। वो फीलिंग ऐसी थी जैसे बादलों पर बैठा कोई शैतान अपने पैरों के नीचे किसी कीड़े को देख रहा हो। चैन फैंग अंकल के रोंगटे गूज़बम्प्स खड़े हो गए। उन्होंने जंगल में दुश्मनों की लाशें गिराई थी, खतरनाक माफिया बासेस को देखा था, लेकिन आज तक किसी एक आदमी ने भी उन्हें इतना खतरनाक और हैवी प्रेशर फील नहीं करवाया था। ये एक ऐसी फीलिंग थी जो किसी इंसान को बहुत सालों तक पावर में बैठने से आती है, जिसने लाखों लोगों के गेम बजाने पर राज किया हो। बाहर कौन है? उस बूढ़े की आवाज बहुत धीमी थी पर उसमें किसी लोहे मेटल के टकराने जैसी खतरनाक आवाज थी। चैन फैंग अंकल का दिल जोर से धड़कने लगा। गड़बड़ है, हम पकड़े गए। उन्होंने जल्दी से कैमरा का बटन दबाया। क्लिक क्लिक। बिना देखे लगातार 2 फोटोज खींच ली। फिर उन्होंने मुझे गोद में उठाया। हम सब वहां से खड़े हुए और भाग निकले। भागो। हम सब पागलों की तरह भागकर मेन रोड पर आ गए। ये किंग जो पापा पहले से ही अपनी रेस्क्यू गाड़ी लेकर वहां घूम कर आ चुके थे। गाड़ी में बैठो जल्दी। हमारी सांताना कार बर्फ में बुरी तरह से खाने लगी। टायर्स ने आसमान में बर्फ की धूल उड़ाई। हमारे ठीक पीछे 2 काले रंग की सेडान कार्स हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई थी। अचानक बैंग बैंग, टूल फायर गोली चलने की आवाज ने उस शांत सर्दियों की रात को बीच से फाड़ दिया।